बिना किसी देरी के तो हमारे इस न्यू सीरीज के फर्स्ट पार्ट में हमें एक स्पीयर किंग के बारे में बताया जाता है कि एक ऐसा स्पीयर किंग जो कि किसी चट्टान से कम नहीं था, और जहां तक कि स्वॉर्ड्समैन मास्टर की बात होती थी तो उसको भी इस स्पीयर नाइट ने पीछे पछाड़ दिया। और यहाँ तक कि जिस एम्पायर से ये रिलेटेड है, एवलोन एम्पायर, तो इस स्पीयर नाइट ने एवलोन एम्पायर के लिए बहुत सारी जंगों को जीता है और इसी के ही बलबूते की वजह से आज एवलोन एम्पायर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। और इस स्पीयर नाइट का नाम जोशुआ है और जोशुआ बाकी वॉरियर्स के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, यहाँ तक कि उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। लेकिन ये बात तब चेंज होती है जब आपका अपना दोस्त ही आपको मारने की कोशिश करे। तो इसी तरह ही हमारे जोशुआ को भी उसके बेस्ट फ्रेंड जो कि एवलोन एम्पायर का किंग है, उसी ने ही जोशुआ को पॉइजन दिया है। और जोशुआ ने अपने मरते वक्त सारे टावर मास्टर्स को भी देख लिया था कि कौन कौन इसमें शामिल है। तो इसी बीच एक काले नकाब वाला बंदा बोलता है कि अगर जोशुआ की जगह कोई और होता तो वो तो कब का मर चुका होता। लेकिन यही तो इसकी खासियत है कि इसकी बॉडी में डिमोनिक एनर्जी और होली नाइट एनर्जी दोनों कंपाउंड है, तो इस पर इतनी जल्दी पॉइजन असर नहीं करता। लेकिन जहाँ तक जोशुआ की बात है तो वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज है क्योंकि उसके दोस्त ने उसे धोखा दिया है। और जहाँ तक कि उसके दोस्त की बात है तो जोशुआ ने उसकी बहुत जगहों में मदद की है। सिविल वॉर में भी जोशुआ ने अपने दोस्त की बहुत ही ज्यादा मदद की है और एवलोन एम्पायर को सेफ एंड साउंड रखा है। और ना ही कभी जोशुआ ने किंगडम पर रूल करने के बारे में सोचा है। तो आखिर क्यों उसके दोस्त ने उसे पॉइजन क्यों दिया है और वो आखिर उसे मारना क्यों चाहता है? तो जोशुआ का दोस्त एवलोन एम्पायर का किंग है जिसका नाम काइजर है। तो जोशुआ के इस सवाल का जवाब एक मैजिक टावर का मास्टर देता है कि उसको अच्छी तरह से पता होगा कि एक ऐसी चीज जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो और ओवर पावर्ड हो तो उसकी एग्जिस्टेंस ही बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। लेकिन सिविल वॉर को तुम्हारी मदद से खत्म करने के बाद हमारा एम्पायर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है कि वो हर एक चीज को अचीव कर सकता है। और वो आखिर में अपने रियल इंटेंशन को भी रिवील करता है कि उसके एम्परर के अपने गोल्स हैं, लेकिन उस गोल में वो एक चीज से डर रहा है और वो चीज और कोई नहीं बल्कि तुम हो जोशुआ। तुम्हारी ताकत से ही हमारा एम्परर तुमसे डर रहा है, तो इसलिए पहले से ही तुम्हें रास्ते से हटा रहा है ताकि आगे जाके तुम एक कांटा ना बनो। क्योंकि जोशुआ इतना माना पोसेस करता है कि कोई भी मास्टर उसके माना के मुकाबले में उसे टक्कर नहीं दे सकता। और जहाँ तक कि स्पीयर की बात है तो जोशुआ ने स्पीयर को इस तरह मास्टर कर लिया है कि उसके स्पीयर के सामने कोई भी वेपन नहीं चलता। क्योंकि एवलोन एम्पायर में स्पीयर को बहुत ही ज्यादा चीप वेपन समझा जाता है, लेकिन जोशुआ ने उसी चीप वेपन को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बना लिया कि बाकी के जितने भी वॉरियर्स हैं जो कि डिफरेंट वेपन इस्तेमाल करते हैं तो उनको इस बात से बहुत ही ज्यादा बेइज्जती मिली थी। तो इन्हीं बातों को वो काफी टाइम से नोटिस कर रहे थे और अब जबकि वो बहुत कुछ अचीव कर चुका है तो उनके गोल्स में वो कांटा बन सकता है, तो इसलिए उसे पहले से ही रास्ते से हटाया जा रहा है। और वही मैजिक टावर के मास्टर एक ऑर्ब की मदद से जोशुआ को बहुत ही ज्यादा तकलीफ देते हैं। वहीं पर ही सोर्ड मास्टर आ जाते हैं जो कि जोशुआ को लास्ट टाइम कहते हैं कि जोशुआ मेरे दोस्त, तुम्हारी इसी स्पीयर की वजह से मुझे इतनी बेइज्जती मिली है कि मैं तुम्हें कब से इस पोजीशन में देखना चाहता था कि तुम अपने घुटने टेक कर मेरे को इसी नजरों से देखो, और आज मेरी वो विश पूरी हो गई है। तो मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है तुम्हें इस वीक फॉर्म में देख कर। जिसके बाद काइजर यानी कि जोशुआ का दोस्त, वो जोशुआ को इस वीक स्टेट में नहीं देख सकता, तो इसलिए वो बाकी के टावर मास्टर को भी अपने साथ वापस ले जाने का ऑर्डर देता है। लेकिन जाते जाते लास्ट टाइम उसे जोशुआ से वार्निंग मिलती है कि अगर उसे दूसरा जन्म मिला तो वो तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देगा, तुम्हें धोखे का बदला धोखा ही मिलेगा और मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से मारूंगा। फिर उसके बाद जोशुआ के नीचे एक फॉर्मेशन खुल जाती है जो कि एक टाइम बॉम्ब की तरह काम करती है और उस फॉर्मेशन के एक्सप्लोजन में कुछ ही मिनट्स रहते हैं। तो इसी के बारे में सोचकर जोशुआ को अपने आप पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है कि एक वॉरियर के लिए एक बैटलफील्ड में मरना बहुत ही ज्यादा गर्व की बात होती है, लेकिन यहाँ पर मुझे देखो, मुझे अपने दोस्त ने मारा है, वो भी मुझे धोखा देकर। तो इस स्टेट में मैं खुद को स्पीयर किंग कैसे बुला सकता हूँ और इस तरह की मौत मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो उसी दौरान उसे अपने वेपन लूगिया की याद आती है। उसी स्पीयर का नाम लूगिया है जिसको गॉड ऑफ बैटल फील्ड भी बोलते हैं। तो उसकी ओर धीरे धीरे बढ़ते हमें जोशुआ बताता है कि पहले में तो उसके साथ बिल्कुल भी पावर नहीं थी, लेकिन लूगिया को पाने के बाद वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया कि उसे सब लोग स्पीयर किंग बुलाने लगे और वो इस किंगडम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर बन गया। लेकिन उसने लूगिया से ये चमत्कार कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो जब वो फॉर्मेशन ब्लास्ट कर जाती है और जोशुआ को एक ऐसी मौत मिलती है जिसके बारे में वो सोचकर ही खुद पर गुस्सा होने लगता है और खुद को टोकता है। तो उसी मौत का बदला लेने के लिए अपने दोस्त जिसने उसे धोखा दिया है तो उससे भी अपना रिवेंज लेने के लिए लूगिया की पावर एक्टिव होती है और वो उसे टाइम में पीछे लेकर आ जाता है, जिसमें वो खुद को एक नॉर्मल घर में पाता है। लेकिन सरप्राइज की बात ये होती है कि उसकी पिछली मेमोरीज उसे याद है कि उसके साथ लास्ट टाइम क्या हुआ था। लेकिन यहाँ पर खुद को पाकर उसे लगता है कि वो दोबारा रीइंकारनेट हुआ है, लेकिन जल्दी से पानी में अपनी रिफ्लेक्शन को देखने के बाद वो शॉक में पड़ जाता है क्योंकि वो रीइंकारनेट होके नहीं बल्कि टाइम में पीछे आया है, जिसके बारे में वो सोचकर खुश होता है क्योंकि उसे एक मौका मिला है कि वो काइजर और बाकी लोगों से अपना बदला ले सके और इस मर्तबा वो उन लोगों की मीठी मीठी बातों में बिल्कुल भी नहीं आएगा।
तो अब ये ठान लेने के बाद कि वो काइजर से अपना बदला जरूर लेगा, तो उसी एंड टाइम पर पीछे से गार्ड्स आ जाते हैं, जिन्हें देख हमारा जोशुआ उसे अच्छी तरह से पहचानता है कि ये तीनों कौन है और ये यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं। तो उन्हीं में से एक गार्ड जोशुआ को बोलता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, तो जोशुआ कुछ भी नहीं बोलता, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन उसका दोस्त उसे कहता है कि शायद वो इस बात को भूल चुका है कि ये बच्चा बोल नहीं सकता। तो याद आने पर वो जोशुआ से मजीद सवालात नहीं करता, लेकिन ये सिर्फ हमें ही पता है कि जोशुआ बोल सकता है। तो जोशुआ ऐसा प्रिटेंड क्यों कर रहा है कि वो बोल नहीं सकता, तो इसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि वो कमजोर है। अगर वो इन लोगों को जवाब देगा तो ये लोग उसे और भी ज्यादा बुली करेंगे। तो उसी बीच उन तीनों में से एक गार्ड बोलता है कि लूसिया नजर नहीं आ रही। तो लूसिया अब कौन है, मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। लूसिया हमारी जोशुआ की मदर है और लूसिया एक कॉमनर थी, लेकिन एक बड़ी फैमिली जिसका नाम आग्नेस है, तो उसके रिप्रेजेंटेटिव डूक आग्नेस, तो उसने लूसिया के साथ जबरदस्ती की थी, जिसके बाद जोशुआ पैदा हुआ था और फिर ये दोनों डूक आग्नेस की फैमिली के मेंबर्स बन गए। लेकिन एक रॉयल फैमिली से रिलेटेड होकर भी इन दोनों को बहुत ही ज्यादा चीप तरीके से ट्रीट किया जाता है, क्योंकि अभी तक वो लोग इसे कॉमनर समझते हैं और ये बात इन आम गार्ड्स को भी पता है और ये बात हर जगह फैली हुई है। तो लोग मुझे इससे बहुत ही ज्यादा तंग करते हैं। तो इसलिए जोशुआ ने सबको यकीन दिलाया कि वो बोल नहीं सकता, लेकिन दरअसल वो बोल सकता है। लेकिन उन तीनों में से एक और गार्ड बोलता है कि तुम लोगों को लूसिया का नाम इतना फॉर्मली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने हमें ये कहते हुए सुन लिया तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। लेकिन उसी का ही दोस्त जोशुआ की तरफ पॉइंट आउट करके बोलता है कि इस कचरे के मामले में कौन ही हमें डांटेगा, और वैसे भी डूक वनेसा ने हमें ऑर्डर दिया है कि अगर हम लूसिया और इस कचरे को सीक्रेटली मार दे और किसी को पता भी ना चले तो वो इसका रिवॉर्ड भी हमें देंगी। तो अब डूक वनेसा कौन है ये भी मैं आपको समझाता हूँ। तो डूक आग्नेस जो कि डूक फैमिली के रिप्रेजेंटेटिव और जोशुआ के फादर हैं, तो उन्होंने सबसे पहले डूक वनेसा के साथ शादी की थी और फिर बाद में लूसिया के साथ जबरदस्ती करके उसके साथ भी शादी कर ली। तो ये हमारी जोशुआ की स्टेप मदर है, जो कि इन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और वो तो अपने रॉयल गार्ड्स को ऑर्डर देती है कि इसको मार डालो तो अच्छा होगा। तो अब जबकि लूसिया यहाँ पर नहीं है, तो ये तीनों गार्ड्स हमारे जोशुआ को तंग करने का इरादा ठान लेते हैं। लेकिन इन सारी बातों को हमारा जोशुआ सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। वो अपनी बेइज्जती तो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपनी माँ के बारे में वो जरा भी टॉलरेट नहीं करेगा और वो अपने बॉडी के अंदर माना को जमा करना शुरू कर देता है। अब माना को इस्तेमाल करना और वो भी इतनी छोटी उम्र में, तो ये तो इम्पॉसिबल बात है। लेकिन हमारे जोशुआ के साथ बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। इसके जो माना मेथड है वो बाकी माना मास्टर्स के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा आसान है। लेकिन जो मेथड जोशुआ यूज करता है तो वो आज तक किसी को भी नहीं पता, सिर्फ जोशुआ को ही पता है। क्योंकि जब एक माना यूजर माना को इस्तेमाल करता है तो उसे सबसे पहले अपनी बॉडी में एक माना हाल बनाना होता है, ताकि वो आसपास के माना को उसमें स्टोर कर पाए, और उससे ज्यादा वो स्टोर नहीं कर पाते। लेकिन जोशुआ का तरीका बहुत ही ज्यादा अलग है। इसमें आप अपनी पूरी बॉडी को एक माना हाल की तरह इस्तेमाल करते हो और हर एक बॉडी पार्ट में आप माना को स्टोर कर सकते हो। और अनलिमिटेड माना जो कि नेचर से कलेक्ट होके पूरी बॉडी में स्टोर होता है, तो यह माना बिल्कुल भी खत्म नहीं होता, क्योंकि वो आसपास के एटमॉस्फेयर में अनलिमिटेड इधर उधर फिरता रहता है। और ये मेथड इतना ज्यादा इंप्रेसिव है कि इस बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक माना यूजर को माना हाल बनाने में सालों लग जाते हैं। लेकिन ये काम माना हाल के बगैर होता है, क्योंकि इसमें आप अपनी पूरी बॉडी को ही माना हाल की तरह इस्तेमाल करे हो, तो सालों की ट्रेनिंग आप कुछ ही सेकंड्स में सीख सकते हो। और इस टाइम जोशुआ वही कर रहा है और अपनी बॉडी को माना हाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। तो उसी बीच उन्हीं में से एक गार्ड बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो जब जोशुआ के फेस को देखता है तो उसका उसे मारने का मन करता है। तो इसलिए अब वो जोशुआ की पिटाई करने के लिए एकदम रेडी होता है। लेकिन जोशुआ को देखने के बाद कि उसने तो अपने आंखें बंद की हुई है, तो उसे लगता है कि ये डर के मारे बेहोश हो गया और ये खड़े खड़े बेहोश हो गया। लेकिन उन लोगों को क्या पता कि क्या आफत उन लोगों पर आने वाली है। जोशुआ दरअसल अपनी बॉडी में माना को स्टोर कर रहा होता है और इस टेक्निक को सीखने में उसे 10 साल लगे थे, लेकिन अब ये इसे कुछ सेकंड्स में कर सकता है, क्योंकि उसकी पुरानी मेमोरीज उसके साथ हैं और वो इस तरीके को बहुत ही आराम से एक्टिव कर लेता है। और अपनी बॉडी में माना को स्टोर करने के बाद गुस्से की नजरों से उस गार्ड की ओर देखता है, जिससे वो गार्ड डर जाता है और डर के मारे वो उस पर चिल्लाने लगता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे डराया, अब तो मैं तुम्हारा कीमा बना दूंगा। लेकिन जब उसका अटैक लैंड होने ही वाला होता है, तो तब तक वो अपने हाथ में ही माना को स्टोर करके एक दमदार पंच उस गार्ड के सीधा पेट में देता है, जिससे वो गार्ड नीचे गिर जाता है। लेकिन माना को यूज करते वक्त उसे अपने लोअर बॉडी में एक अजीब सी फीलिंग फील होती है, जो कि उसके साथ पहले कभी भी नहीं हुई। लेकिन तब तक वो उसको सॉर्ट आउट कर पाए तो दूसरा गार्ड आ जाता है और अपने दोस्त का बदला लेने के लिए जब उस पर अपनी सोर्ड से अटैक करता है, तो उसके अटैक को डॉज करके वो उसके सीधा चेहरे पर एक माना पंच देता है, जिससे वो दूर गिर जाता है। पहली मर्तबा तो एक कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन दूसरी मर्तबा कोइंसिडेंस से नहीं हो सकता। और लास्ट वाला जो गार्ड बचा है उसे भी बहुत ही ज्यादा हैरानी होती है कि ये बंदा माना को कैसे इस्तेमाल कर सकता है। और हमारा जोशुआ भी अपनी टेक्निक को हैंडल नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसकी बॉडी बच्चे की है, लेकिन उसकी टेक्निक एक एक्सपीरियंसफुल मास्टर की तरह, तो इसलिए उसकी बॉडी उसके साथ कीप अप नहीं कर पा रही। लेकिन लास्ट वाला गार्ड बाकी गार्ड से बहुत ही ज्यादा अलग है तो ये एक गार्ड, लेकिन ये उससे अभी के लिए बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, तो इसलिए उसे भी डराने के लिए वो अब बोल पड़ता है। तो उसे बोलते हुए देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और वो भी इस बात को समझ लेता है कि अभी तक ये जस्ट प्रिटेंड कर रहा था, इसे बोलना आता था, लेकिन इसने अपने आप को म्यूट चाइल्ड
चाइल्ड करार दिया था। जोशुआ गुस्से में उसे वार्निंग देता है कि आज के बाद उसकी मदर की कोई भी इंसल्ट करेगा तो वो उसकी हड्डी पसलियों को तोड़ देगा, और वो इस बात की कसम भी खाता है कि कोई करके तो दिखाए तो फिर उसका अंजाम इनसे भी बुरा होगा। तो जोशुआ की धमकी को सुनने के बाद उस गार्ड की हवा टाइट हो जाती है और वो वहाँ से भाग जाता है। और जोशुआ की ये खबर वो उन सब लोगों को देगा कि बच्चा वैसे ही प्रिटेंड कर रहा था और ये माना भी इस्तेमाल कर सकता है। तो जोशुआ की बॉडी अभी के लिए बहुत ही ज्यादा यंग है और उसने उस पर बहुत ही ज्यादा बोझ डाला है, तो वो बेहोश हो जाता है क्योंकि उसने अभी बिगिनर लेवल पर बहुत ही ज्यादा इंटेंस माना इस्तेमाल किया है, तो इसी वजह से वो बेहोश हो जाता है। और अगली और ये खबर डूक आग्नस के कासल तक भी पहुंच जाती है, जहां पर 3 लोग इसी बात को डिस्कस कर रहे होते हैं कि लॉर्ड जोशुआ ने 2 गार्ड्स को अपने माना की मदद से नॉकआउट किया है और एक तो अपनी जान बचा के यहाँ पर आकर हमें खबर दिया है। तो क्या अब इसका मतलब कि डूक का सक्सेसर लॉर्ड जोशुआ ही बनेगा? तो उन्हीं में से एक और बंदा कहता है कि इस बात पर यकीन करना मुश्किल है क्योंकि डूक आग्नस का दूसरा बेटा जिसका नाम यंग मास्टर बेबिल है, तो उन्होंने 14 साल की उम्र में ही माना को कंट्रोल करना सीख लिया था। और जहाँ तक डूक आग्नस की खुद बात हो रही है तो वो 16 साल के थे कि उन्होंने अपने माना को कंट्रोल करना सीख लिया था। तो इसका मतलब यंग बेबिल ही डूक आग्नस का सक्सेसर है और डूक आग्नस के बाद यंग मास्टर बेबिल ही इस फैमिली के रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे। और यंग मास्टर बेबिल ने तो अपने फादर को ही पीछे छोड़ दिया, तो ये लॉर्ड जोशुआ यंग मास्टर बेबिल को कैसे चैलेंज देगा? इस बात के साथ बाकी लोग भी एग्रीड करते हैं, लेकिन तब तक उनको सरप्राइज के तौर पर लॉर्ड जोशुआ पीछे नजर आता है, जो कि आगे सीधा मेन पॉइंट पर आता है और उन लोगों से कहते हैं कि जाकर डूक आग्नस को बताओ कि उनका बेटा लॉर्ड जोशुआ आग्नस उनसे मिलने के लिए आया है और उनसे कुछ जरूरी बात करने के लिए आया है। और जब हमारा सीन डूक आग्नस के कमरे पर पड़ता है तो वहाँ पर वही गार्ड डूक आग्नस को रिपोर्ट देने के लिए आया था, जहाँ पर डूक आग्नस अपने नाइट के साथ जिसका नाम चीवोन है, तो उसी के साथ ही इस रिपोर्ट पर डिस्कशन हो रही होती है। तो उस गार्ड की रिपोर्ट को पूरा सुनने के बाद जिसका नाम रोल्स होता है, वो सबूत के तौर पर उस आर्मर को भी लेकर आता है जिसको लॉर्ड जोशुआ ने इस तरह की हालत में बना दिया है, जिसे देखकर डूक आग्नस भी समझ जाता है कि ये किसी वेपन से नहीं हुआ बल्कि एक माना की मदद से हुआ है। और अगर जोशुआ इतने कम एज में अपने माना को इस्तेमाल कर सकता है तो वो तो बेबल से भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ और मुझसे भी हुआ। जब वो चीफोन से उसके एज के बारे में पूछता है तो पता चलता है कि लॉर्ड जोशुआ अभी तक 9 साल के हैं और 9 साल की उम्र में ही उन्होंने माना को इस्तेमाल करना सीख लिया है, जिसका जब वो चीफोन को बताते हैं कि ये तो माना है तो चीफोन इस बात के साथ बिल्कुल भी एग्रीड नहीं करता कि अभी तक वो बहुत छोटे हैं और यंग मास्टर बेबिल भी 14 साल की उम्र में माना को कंट्रोल करना सीख गए थे, तो ये उनसे पहले और अकेले में कैसे सीख गए? और अगर लॉर्ड जोशुआ 9 साल की उम्र में ही माना को इस्तेमाल करना सीख गए हैं तो ये तो इतिहास में पहली मर्तबा हुआ है। तो चीफोन को लगता है कि ये गार्ड झूठ बोल रहा है और ये इसलिए ही इस तरह के रूमर्स फैला रहा है क्योंकि ये जोशुआ को बोली कर रहा था। इसी सिनेरियो को छुपाने के लिए ये इस तरह के अजीब और गरीब रूमर्स फैला रहा है। तो अब चीफोन उसको सजा देने के लिए रेडी होता है और वो डूक से भी इसकी परमिशन तो ले लेता है, लेकिन डूक से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। लेकिन वो गार्ड जो कि अब तक सच बोल रहा है वो बार बार एक ही बात पर कायम है कि जो बात उसने बताई उसमें 1% भी झूठ उसने नहीं बोला, लेकिन उसने एक गलती कर दी कि वो डूक और चीफोन के सामने अपनी आवाज को ऊंचा किया है, तो इसलिए अब उसको तो सबक सिखाना तो बनता ही है। और वो अपनी सोट को निकाल कर उसे बस मारने ही वाला होता है कि तब तक उसे डूक आग्नस रोक लेते हैं और कहते हैं कि अगर ये रूमर्स है तो अब इसको सॉर्ट आउट करने के लिए खुद मैं जोशुआ से मिलने के लिए जा रहा हूँ और अब ये टाइम हो गया है कि मैं उससे मुलाकात करूँ कि उससे अभी तक मेरी मुलाकात नहीं हुई। तो चीफोन ये देख कर कि डूक आग्नस पर्सनली अपने लॉर्ड जोशुआ से मिलने के लिए जा रहा है तो ये तो उसने कभी भी नहीं किया, क्योंकि जब यंग मास्टर बेबिल ने भी अपने 14 साल की उम्र में माना को कंट्रोल करना सीख लिया था तो इससे डूक इतने ज्यादा हैरान नहीं थे जितना कि इस केस से है। और डूक आग्नस चीफोन से बोलते हैं कि जोशुआ कहाँ पर है, तो पता चलता है कि वो फर्स्ट फ्लोर के कॉरिडोर में है और वहीं पर ही आपका इंतजार कर रहा है। तो चीफोन को रास्ते को लीड करने की परमिशन डूक आग्नस दे देता है और अब वो जोशुआ से मिलने के लिए फर्स्ट फ्लोर पर्सनली जा रहे हैं। लेकिन जब हमारा सीन फर्स्ट फ्लोर पर पड़ता है तो वहाँ पर हम यंग मास्टर बेबिल को देखते हैं जो कि जोशुआ को फर्स्ट फ्लोर के कॉरिडोर में देखकर और इस कासल में देखकर गुस्सा है क्योंकि एक कॉमनर यहाँ पर क्या कर रहा है। असल में यंग मास्टर बेबिल जोशुआ से बहुत ही ज्यादा नफरत करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इसके पीछे का रीजन हमें नहीं बताया जाता और वो उससे पूछता भी है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। लेकिन हमारा जोशुआ जो कि रिवेंज के गुस्से में इतना ज्यादा मगन है और वो करंट एम्परर मार्कस को देखता है और उसके बेटे काइजर को भी देखेगा और इनकी फैमिली पर हमारे जोशुआ का एक रिवेंज है, तो वो इस रिवेंज को जरूर लेगा चाहे इसमें उसकी जान ही क्यों न चली जाए। लेकिन तब तक जोशुआ का ध्यान बेबल पर पड़ा तो बेबल का पंच हमारे जोशुआ के बहुत ही ज्यादा करीब होता है क्योंकि वो उसे कब से इग्नोर करता जा रहा है। लेकिन उसके पंच को पकड़कर और उसको जोर देकर हमारे बेबल को उसकी स्ट्रेंथ का अंदाजा हो जाता है और जो रूमर्स उसने सुना तो इस स्ट्रेंथ को देखकर उसे लगता है कि शायद वो रूमर नहीं बल्कि रियलिटी थी। लेकिन वो भी शांत नहीं रहने वाला, वो भी अपने माना को एक्टिव
करता है और जैसे उसे पंच देने वाला होता है तो तब तक डूक आग्नोस पर्सनली वहाँ पर आ पहुँचते हैं। डूक आग्नोस को देखकर यंग बेबल तो डायरेक्ट उन्हें ग्रीटिंग्स देते हैं और जहाँ तक हमारे जोशवा की बात है तो उन्हें पर्सनली खुद डूक आग्नोस ग्रीटिंग करते हैं, लेकिन रिस्पॉन्स में हमारा जोशवा सिर्फ अपना सिर ही नीचे करता है, जो कि देख चीफोन इस बिहेवियर से गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि ये डूक आग्नोस के लिए एक बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल बात है। और वो जब जोशवा को सही से रिस्पेक्ट देने का बोलता है तो डूक आग्नोस को बहुत ही ज्यादा हेट्रेड वाली माना फील होती है, जो कि जोशवा से ही आ रही होती है। जोशवा जो कि अपने फादर के बारे में हमें थोड़ा सा डिटेल में बताता है कि ये वन ऑफ द 5 मास्टर में से है जो कि वेस्ट एम्पायर के हैं और ये माना के लिए बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, यानी कि ये माना सेंस करने में इतने ज्यादा एक्सपर्ट है कि पित्तू सा भी माना ये जल्दी से फील कर लेते हैं। और अब वो इस बात को खुद पर्सनली कंफर्म करना चाहते हैं कि जोशवा माना को एक्सप्लेन कर सकता है या नहीं। तो बेबल माना का सुनकर गुस्सा हो जाता है क्योंकि अब तक जोशवा सिर्फ जानवरों की टट्टी ही उठा रहा था, तो इसने माना को कंट्रोल करना कब सीख लिया था। लेकिन जोशवा को इस टाइम में अपनी बॉडी में कुछ अजीब सी माना भी फील हो रही थी जिसके बारे में वो खुद भी नहीं जानते। तो अगर वो चीज गड़बड़ वाली निकली तो डूक आग्नोस उसे नहीं छोड़ेंगे और वो उसे मार भी सकते हैं क्योंकि इस पावर के बारे में उसे खुद भी नहीं पता जो कि उसके पेट में है। लेकिन तब तक वो इस बारे में कुछ कर पाए तो डूक आग्नोस उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसे पता भी नहीं चलता। और जब अपनी पावर का इस्तेमाल करके माना को सेंस करते हैं तो जब हमारा सीन उनके चेहरे के रिएक्शंस पर पड़ता है तो लगता है कि उन्होंने कुछ खास सी चीज को सेंस कर लिया है। तो उसके रिएक्शन को देखने के बाद जोशवा भी टेंशन में पड़ जाता है क्योंकि उस पावर के बारे में उसे खुद भी नहीं पता जो कि उसको अपनी बॉडी में फील हो रहा है। तो डूक आग्नोस जब रिवील करते हैं कि उन्होंने क्या महसूस किया तो पता चलता है कि उन्होंने कुछ भी महसूस नहीं किया, यानी कि उसकी बॉडी में जर्रा सा भी माना नहीं है, जो कि देख बेबल खुश हो जाता है। और चीफोन भी बोलता है कि डूक आग्नोस, मैंने तो आपको पहले से ही बता दिया था कि ये एक रूमर्स है और इतने कम एज में माना को इस्तेमाल करना इम्पॉसिबल है। लेकिन बात ये नहीं, डूक आग्नोस का मतलब ये था कि जब भी कोई इंसान का बच्चा पैदा होता है या फिर जानवर का या फिर बीस्ट का तो उसकी बॉडी में थोड़ा सा माना तो पैदाइशी होता है, लेकिन इसकी बॉडी में जर्रा सा भी माना नहीं है। हो सकता है कि इसके मानों को किसी ने ब्लॉक कर दिया हो और इसकी बॉडी में इसलिए जर्रा सा भी माना नहीं है, जो कि सुन चीफोन बोलता है कि अगर इसकी बॉडी में डूक आग्नोस को ही माना फील नहीं हुआ तो इसके और एक मुर्दे के बीच में कोई भी फर्क नहीं है। लेकिन डूक आग्नोस एक और बात को भी रिवील करता है कि इसकी बॉडी में एक और चीज थी जो कि शायद से इसके माना को ब्लॉक कर रही है, जिसको फील करके मुझे बहुत ही ज्यादा डिस्कस्टिंग फील हो रहा है। तो हो सकता है कि उसी चीज की वजह से इसका माना ब्लॉक हो गया हो और शायद से इस पर किसी ने माना कर्ज किया हो। जो कि सुन चीफोन इस मुद्दे पर आता है कि इसका मतलब वो सारे के सारे रूमर्स फैलाने वालों को सजा भी मिलनी चाहिए। हमें इस खबर को भी फैला देना चाहिए कि जोशवा किसी माना को इस्तेमाल नहीं कर सकता ताकि सब रूमर्स थम जाए। लेकिन डूक आग्नोस चीफोन को बोलते हैं कि इस काम की जरूरत नहीं क्योंकि अब तक वो रूमर सच निकला है, लेकिन 50% ही सच है, बाकी के 50% को मालूम करने के लिए मैं खुद इस मामले को इंस्पेक्ट करूंगा। तो वो जोशवा से कहते हैं कि तुम यहाँ पर ही रहोगे और यहाँ पर बहुत सारे कमरे भी हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि सुन बेबल को गुस्सा आता है और वो जब एहतजाज करता है तो अपने फादर के रिएक्शन को देखने के बाद उसके मुंह से कोई शब्द भी नहीं निकलता। और जब डूक आग्नोस के मुंह से ये बात सुनी कि वो पर्सनली इसे ट्रेन करेंगे तो चीफोन के तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अभी तो ये बात कंफर्म हुई है कि इसकी बॉडी में जरा सा भी माना नहीं है। लेकिन डूक आग्नोस की बात को उन्होंने सही समझा नहीं है कि उनकी बात का आखिर क्या मतलब था। और वो जाते जाते जोशवा से बोलते हैं कि मैं फ्यूचर में तुमसे बहुत अच्छी अच्छी चीजें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो उम्मीद है तुम मुझे डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं करोगे। जिसके बाद अगले सीन में चीफोन हमारे लॉर्ड जोशवा को उसका कमरा दिखा देते हैं और वहाँ पर उनको कमरा दिखाने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जाते जाते उसके फेस रिएक्शन को देखने के बाद जोशवा समझ जाता है कि चीफोन को मुझसे नफरत हो रही है, क्योंकि ये यंग मास्टर बेबिल यानी कि मेरे ब्रदर को सपोर्ट करते हैं और उसी को ही डूक आग्नोस का सक्सेसर मानते हैं। लेकिन मेरे आने की वजह से हो सकता है कि वो सक्सेसर सीट चेंज हो जाए, लेकिन उससे जोशवा को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे सक्सेसर सीट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और जहाँ तक डूक आग्नोस के फेस एक्सप्रेशन को वो दोबारा याद करता है तो ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस बात है कि जिस चीज के बारे में वो खुद नहीं जानता तो उसके बारे में उसके फादर जानते हैं, जो कि उसके लिए एक डेंजरस खबर हो सकती है। लेकिन फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे रहने के लिए डूक आग्नोस ने कमरा भी दे दिया है और वो पर्सनली उसे ट्रेन भी करेगा। तो अभी के लिए टॉप प्रायोरिटी ये है कि वो अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करे ताकि वो अपने माना के साथ कंपैटिबल रहे। और ये सब कुछ करने के लिए उसे वहाँ पर जाना होगा। अब वहाँ से उसका मतलब जब हमारा सीन शिफ्ट होता है तो उसी रात जोशवा अपने कमरे की खिड़की से छलांग मारता है और नीचे आने के बाद वो सेफ एंड साउंड होता है। लेकिन उसके पीछे का रीजन माना को उसने अपने पैरों में ट्रांसफर कर लिया था। और अगर माना को कंट्रोल करना इतना आसान है, वो भी इतनी यंग एज में, क्योंकि इतनी वो आसानी से कर रहा है, तो वो तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा और उसे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन उसी दौरान उसके पेट में बहुत ही ज्यादा इंटेंस दर्द होता है क्योंकि माना हाल किसी चीज को लेकर रिएक्ट कर रहा है और वो पावर डिवाइन और डिमोनिक एनर्जी है। लेकिन इन दोनों एनर्जी को कोई सरप्रेस कर रहा है और जब वो एनर्जी को वो फील करता है तो लुगिया की पावर इन दोनों डिवाइन पावर और डिमोनिक पावर को सरप्रेस कर रही है। तो ये एक हाईली चांस है कि इन दोनों पावर को लुगिया किसी चीज से सरप्रेस कर रही है, लेकिन ये जरूरी नहीं। अभी के लिए उसे उसी जगह पर पहुंचना होगा। तो जब सीन उस जगह पर पड़ता है तो वो और कोई जगह नहीं बल्कि उसका पुराना घर होता
है जहाँ पर वो अपनी माँ से मिलने के लिए आया है, क्योंकि वो चिंता कर रही होगी कि उनका बेटा कहाँ चला गया। तो जब सीन जोशुआ के घर पर पड़ता है तो वहाँ पर वही तीनों गार्ड वापस आ गए होते हैं और उसकी मदर को बुली कर रहे होते हैं। उसकी मदर को पकड़कर वो मारना चाहते हैं, क्योंकि अपना बदला इसी वजह से वो पूरा कर सकते हैं, क्योंकि जोशुआ ने जब उनकी कुटाई कर दी तो उनके ग्रेड्स बहुत ही ज्यादा नीचे गिर गए। वो नाइट से एक सर्वेंट के ओहदे पर आ गए हैं। तो सारी की सारी गलती जोशुआ है, लेकिन जोशुआ यहाँ पर नहीं है, तो उसकी मदर को ही सजा भुगतनी होगी। लेकिन रोल्स जो कि इसी बात को डूक आग्नोस को रिपोर्ट किया था, वो उन लोगों को पहले से ही रोक देता है, क्योंकि अगर जोशुआ यहाँ पर आ जाता है तो मुसीबत खड़ी हो सकती है। लेकिन वो उस पर गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम दफा हो सकते हो, और अब इस काम को जल्दी से निपटाना होगा। तो वो उसकी माँ को स्टेबल करके उसके गर्दन पर जैसे ही सोट को मारने वाले होते हैं तो उसी बीच पीछे से आवाज आती है, जो कि और किसी की नहीं बल्कि जोशुआ की होती है। जोशुआ को देखकर रोल्स के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन बाकी दोनों बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि अब बदला 100% पूरा होगा। लेकिन जोशुआ गुस्सा होता है और उनको कहता है कि यहाँ से दफा हो जाओ। जिसके बाद वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन जोशुआ दोबारा बोलता है कि दफा हो जाओ, लेकिन इस मर्तबा उसको नहीं बल्कि किसी और को, क्योंकि उन सब के अलावा एक और बंदा भी यहाँ पर है जो कि ऊपर लटका हुआ है, और वो वन ऑफ द 3 नाइट्स में से है। जिसके बैच को देखने के बाद हमें जोशुआ बताता है कि जो बैच आप देख रहे हो तो इस तरह के सिर्फ 3 ही नाइट्स हैं जो कि डूक आग्नोस ने खुद अपने पर्सनली अपॉइंटमेंट किए हैं। तो हो सकता है कि डूक आग्नोस ने इसे ऑर्डर दिया हो या फिर चीफों ने इसे मेरा पीछा करने का बोला हो। सीएन को देखने के बाद बाकी के गार्ड्स उनको काफी ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, और अब जोशुआ उनसे कुछ पूछना चाहता है। वो गुस्से से सीएन को बोलता है कि सीएन, तुम्हें पता है ना कि तुम वन ऑफ द 3 नाइट्स में से हो, तो तुम्हें इस रूल के बारे में अच्छी तरह से पता होगा कि डूक आग्नोस की फैमिली पर हमला करना और उनको चोट पहुंचाना, इसकी सजा क्या होती है। तो उसके बातों में इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि सीएन भी मजबूर हो जाता है, और वो उसके जवाब में बोलता है कि आपने बिल्कुल ठीक बोला, इस तरह के कामों की सजा सिर्फ एक ही हो सकती है, और वो एग्जीक्यूशन, यानी कि इन सबको मरना होगा। तो ऑर्डर मिलने के बाद सीएन तुरंत से ही अपनी फाइटिंग को शुरू करता है, और वो उन लोगों को काफी आसानी से संभालता है, और उसकी स्पीड इतनी फास्ट होती है कि उन लोगों को भी समझ नहीं आता कि कब कहां और कहां से इन लोगों को फटका पड़ा। सीएन खुद भी एक नाइट है जो कि खुद डूक आग्नोस ने खुद ही अपने लिए चुना है, तो इसलिए ये बाकी नाइट्स के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और वो उन दोनों को इतनी जल्दी से मारता है कि उन लोगों को पता नहीं चला कि कहां से चमाट पड़ी और कहां से लात और कहां से फटका पड़ा। और अब आखिर में सिर्फ रोल्स ही रहता है। रोल्स को मारने के लिए जब वो आगे बढ़ता है तो तुरंत से ही पीछे जोशुआ उसको आवाज लगाता है कि रुक जाओ, तो वो रुक तो जाता है, लेकिन तब तक रोल्स की पैंट गीली हो जाती है। लेकिन वो फिर भी इंसिस्ट करता है कि इसको पनिशमेंट जरूर देनी चाहिए, क्योंकि इसने डूक फैमिली मेंबर और खास करके डूक आग्नोस की वाइफ को थ्रेट किया है। लेकिन इस बात की इजाजत जोशुआ उसे नहीं देता, और जोशुआ उससे पूछता है कि तुम किसे सर्व करते हो, तो उसका जवाब डूक आग्नोस ही होता है। तो अगर वो डूक आग्नोस को सर्व करता है तो वो डूक आग्नोस का क्या लगता है। ये पॉइंट क्लियर करके और उसकी आंखों में आंखें डाल के उसे जोशुआ बिल्कुल उसके पिता की तरह लगता है, तो वो उसके ऑर्डर को मान लेता है, तो तलवार को दोबारा रख लेता है। जिसे देखकर रोल्स बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, और वो अपने घुटने टेक कर बार बार शुक्रिया कहता है, और वो अपनी पूरी लॉयल्टी अब जोशुआ के हवाले करना चाहते हैं और उसे सर्व करना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ लॉर्ड जोशुआ बिल्कुल भी एग्रीड नहीं होते, क्योंकि उसे बुज़दिल, मक्कार, कामचोर और उसकी फैमिली को हर्ट करने वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो तो सिर्फ एक वार्निंग के तौर पर उसे छोड़ रहा है, क्योंकि जोशुआ चाहता है कि सब नाइट्स, यानी कि अभी के नाइट्स और बाकी के जितने नाइट्स कासल में हैं, तो उनको वार्निंग दे कि कोई भी अगर उनकी मदर या फिर उनकी फैमिली मेंबर को हर्ट करेगा तो वो उसको पर्सनली अपने हाथों से पनिश करेंगे। यही कहकर वो उसे यहाँ से दफा होने का बोलता है, तो रोल्स भी ऑर्डर सुन के वहाँ से भाग निकलता है। पर अब अपनी मदर को देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में तो हो जाता है, लेकिन पीछे से सीएन उसे कहता है कि आप पहले से बहुत ही ज्यादा चेंज है, मैं पहले भी आपको देख चुका हूँ, लेकिन पहले वाला और अभी वाला बहुत ही ज्यादा चेंज है, तो इतने कम टाइम में आपको क्या हुआ कि आपकी पूरी पर्सनैलिटी ही चेंज हो गई। जिसका जवाब जोशुआ जब देता है तो सीएन को सुनना पड़ता है कि उनके पिता ही इसके पीछे का रीजन है, और उसे लगा कि उसको अपनी माँ को ही प्रोटेक्ट करना है और सिर्फ वही फैमिली है, तो इसलिए उनको खुद को बदलना पड़ा। इसके पीछे और कोई रीजन बिल्कुल भी नहीं है। तो उसके जवाब को सुनने के बाद अब सीएन अपने रियल इंटेंशन को भी रिवील करता है और कहता है कि लॉर्ड जोशुआ, जैसे कि आपको पता है कि जब एक नाइट पूरे 23 ईयर सर्व करता है तो फिर उसके बाद वो खुद भी अपने लिए एक मास्टर को चुन सकता है। तो आज आपको देखने के बाद अपनी ड्यूटी को छोड़ रहा हूँ और मैं आपको 1 साल तक ऑब्जर्व करूंगा, क्योंकि आगे मुझे भी अपने लिए एक लॉर्ड को चुनना है। तो इसलिए अभी के लिए आप मेरी नजरों में सबसे पहले वो बंदे हैं जिसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, और हो सकता है कि फ्यूचर में मैं आपको ही अपना मास्टर बना लूं और आपको ही सर्व करूं। जो कि सुन जोशुआ बोलता है कि अगर इसने मुझे देखकर अपने फ्यूचर के बारे में सोचा है तो ये तो बहुत ही ज्यादा काबिल तारीफ है, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग लीडर को पहले से ही चुनना ये एक बुद्धिमान इंसान की निशानी है। जिसके बाद पीछे से लूसिया भी उठ जाती है, और जोशुआ को देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा रिलीफ फील करती है कि उसका बेटा सही सलामत है। बाद में माँ और बेटा एक दूसरे को गले भी देते हैं, और ये काफी ही ज्यादा होलसम मोमेंट है। और जोशुआ हेवंस का शुक्रिया अदा करता है कि उसे दूसरा मौका मिला ताकि वो अपनी पास्ट लाइफ की रिग्रेटफुल मोमेंट्स को दोबारा ठीक करे। और वो इस बात को ठान लेता है कि इस मर्तबा बिल्कुल भी कुछ ऐसा वो नहीं करेगा जिसको बाद में उसे पछताना पड़े, और वो किसी म्यूट चाइल्ड के नाम
नाम से नहीं बल्कि स्पीयर नाइट, अनराइवल स्पीयर नाइट के नाम से ही खुद को दोबारा मशहूर करेगा जैसे कि वो पहले था। इसके बाद हमारा अगला सीन डूक आग्नोस और चीफोन पर पड़ता है, जो कि कॉरिडोर हॉल में किसी चीज के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं। और वो डिस्कशन और किसी चीज के बारे में नहीं बल्कि हाल ही में ही एक लड़की के बारे में है, जो कि जिन रेब्रिका, जो कि एक बड़ी सी फैमिली है। उनका रैंक डूक फैमिली से नीचे तो है, लेकिन फिर भी उनकी इन्फ्लुएंशियल कनेक्शन जो है वो बहुत ही ज्यादा है। और हाल ही में ही पता चला है कि जिन रेब्रिका की जो बेटी है सेली रेब्रिका, तो उसे माना की ब्लेसिंग मिली है। अब माना ब्लेसिंग क्या है, तो इसे हमें डूक आग्नोस एक्सप्लेन करके बताता है कि एक ब्लेसिंग और एक माना ब्लेसिंग, ब्लेसिंग वो जो कि बॉडी में ही पैदाइशी से होती है और उसके साथ रिएक्ट करने के लिए यानी कि उसे सीखने के लिए आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है। लेकिन माना ब्लेसिंग वो चीज होती है जो कि पैदाइशी से ही आपको दी गई होती है। लेकिन मैजिशियन कहते हैं कि ये एक गॉड की तरफ से एक गिफ्ट है, क्योंकि जिसके पास भी माना की ब्लेसिंग होती है तो उसको ट्रेनिंग करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो खुद ब खुद ही माना को बचपन से ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिन रेब्रिका की बेटे सेली रेब्रिका, वो अभी तक 9 साल की उम्र में ही सेकंड स्टेज मैजिशियन बन चुकी है, यानी कि अभी तक इस कॉन्टिनेंट में बेबल और ये जिन रेब्रिका की बेटे सेली रेब्रिका, इनसे और कोई टैलेंटेड इस कॉन्टिनेंट में नहीं है। यूं ही बात एक अलग मोड़ ले लेती है और वो अपनी फैमिली को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है, तो वो अपने बेटे के लिए एक अच्छी सी पार्टनर को भी ढूंढना चाहता है। और आपको इस बात की तो समझ आ गई होगी कि डूक यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा है। अपने बेटे के लिए एक अच्छी पार्टनर यानी कि एक वाइफ, तो ऑलरेडी उन लोगों की नजर में एक लड़की है जिसका नाम शेरिल है, और वो इस कॉन्टिनेंट में सबसे बड़े मर्चेंट और ट्रेडर की बेटी है, जिससे डूक फैमिली और भी ज्यादा रिच हो जाएगी। और फ्यूचर डूक फैमिली के रिप्रेजेंटेटिव के लिए वो अभी से ही सब चीजों का इंतजाम कर रहे हैं और ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, क्योंकि देख चीफोन इसी बात से ही तो खुश है कि वो डूक फैमिली को ही सर्व कर रहा है, क्योंकि डूक फैमिली का रिप्रेजेंटेटिव डूक आग्नोस वो लोगों के टैलेंट को नहीं बल्कि उसके स्किल को देखता है कि वो स्किल से उसकी फैमिली के लिए क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। बीच में ही डूक आग्नोस कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन बीच में ही रुक जाते हैं। तो चीफोन जब उससे पूछते हैं कि क्या मसला है, तो बात को रिवील करने पर चीफोन के तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सेली रेब्रिका जोशुआ के लिए एकदम परफेक्ट है, यानी कि वो जोशुआ के बारे में भी सोच रहा है कि उसके लिए भी एक पार्टनर का बंदोबस्त कर ले। तो सेली रेब्रिका जिसके साथ माना की ब्लेसिंग है, वो एक ऐसे बंदे के लिए चुनी गई है जिसके पास माना नहीं बल्कि माना कर्ज है। जब हमारा सीन जोशुआ पर पड़ता है तो वो एक रूइंस में आया होता है, जो कि देखने से तो एक अलग डायमेंशन नजर आती है। तो उस जगह पर आने के कुछ मिनट्स के पहले का जब हमें सीन दिखाया जाता है, तो डूक फैमिली के नॉर्दर्न पार्ट पर हमारा जोशुआ आया होता है। वो वहाँ पर किसी जगह को खोजने वाला है जिसकी लोकेशन उसे ऑलरेडी पता है, लेकिन उस तक पहुँचना इतना आसान भी नहीं। लेकिन हमारे जोशुआ को इस जगह के बारे में कैसे पता चला, तो पास्ट लाइफ में उसे बहुत ही ज्यादा रिग्रेटफुल फील हो रहा था और उसने अपने मदर को भी खो दिया था। तो अपने गम को हल्का करने के लिए उसने ये जगह ढूंढी, लेकिन प्योर लक की वजह से, क्योंकि अगर उसकी किस्मत अच्छी ना होती तो इस जगह को ढूंढना 100% इम्पॉसिबल था। तो उस चट्टान पर चढ़ने के बाद जब वो ऊपर आ जाता है तो वो उस जगह को खोजकर उस पर कुछ ब्लड के ड्रॉप्स डाल देता है, जिसके कुछ सेकंड्स के बाद एक पोर्टल बन जाता है और उसमें वो अंदर इंटर कर जाता है। इसके बाद वो एक अलग डायमेंशनल प्लेस पर आ जाता है जहाँ पर उसे लोगिया मिला था, और इसी जगह पर पहले भी और आज भी लोगिया जोशुआ को मिलेगा। तो उस अलग डायमेंशनल जगह पर आने के बाद उसे एक चीज तो नोटिस होती है कि ये जगह पहले से बहुत ही ज्यादा बिगड़ी हुई है, यानी कि पहली मर्तबा जब उसे लोगिया मिला था और इस जगह के बारे में उसे पता चला था तो ये इस तरह की जगह नहीं थी। यहाँ पर ये जगह एकदम ठीक थी और अंदर उसे लोगिया मिला था जो कि चेन से बंधा हुआ था। लेकिन अब जब कि वो अंदर आ गया है तो उसे सिर्फ एक रॉड ही मिलती है, जिसको उठाने के बाद वो रॉड चमकना शुरू कर देती है और हमारे जोशुआ को किसी और जगह ले जाती है जो कि एकदम सफेद होती है। और उस जगह पर जोशुआ को अपने अलावा और कोई चीज नजर नहीं आती। जोशुआ घबरा जाता है, लेकिन पीछे से उसे आवाज आती है कि पीछे देखो, मैं पीछे हूँ। तो पीछे देखने के बाद और कोई चीज नहीं बल्कि वही मेटल रोड था। तो वो मेटल रोड खुद की इंट्रोडक्शन करके हमारे जोशुआ को बताता है कि मैं कोई मेटल रोड नहीं बल्कि मैं डीमन गॉड की स्पिरिट लोगिया हूँ, जो कि सुन हमारे जोशुआ के पैरों तले जमीन घिसक जाती है, क्योंकि अगर ये लोगिया है और इसने अपनी इंट्रोडक्शन करवाई है जिसमें इसने अपना नाम डीमन गॉड की स्पिरिट बताई है, तो इसका मतलब जो पास्ट लाइफ मैंने इस लोगिया के साथ गुजारी थी तो वो दरअसल डीमन गॉड की स्पिरिट थी। जो कि सुन वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि एक इंसान डीमन के साथ क्यों काम करना चाहेगा। लेकिन लोगिया अब जोशुआ को बताती है कि तुम्हारे साथ टाइम बहुत कम है। ये सुनकर जोशुआ को कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन लोगिया जब डिटेल में बताती है तो सीधा पॉइंट उसके बॉडी के अंदर जो दो एनर्जी है, जो कि एक डिवाइन एनर्जी है और एक डीमन एनर्जी, तो वो आपस में बहुत ही ज्यादा क्लैश कर रही है। और अगर वो इसी तरह ही क्लैश करती रही तो वो उसकी लाइफ को खाकर उसे दोबारा मार डालेगी। इसको अवॉइड करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है और वो ये है कि उसे खुद को स्ट्रॉन्ग करना होगा। अगर वो खुद को स्ट्रॉन्ग कर ले, और ऐसे वैसे स्ट्रॉन्ग भी नहीं बल्कि तुम्हें मैजिक स्पीयर के स्टेज 4 को सीखना होगा। तो अब मैजिक स्पीयर के स्टेज 4 को हमें जोशुआ एक्सप्लेन करके बताता है कि मैजिक स्पीयर आर्ट जो कि एक एंशिएंट आर्ट है, जो कि मैंने अपने पिछले लाइफ में डिस्कवर की थी और उसको मास्टर भी किया था। तो उससे मुझे इतनी ताकत मिली कि सोर्ड्समैन जो है वो स्पीयर यानी कि भाले के
यूजर को बहुत ही ज्यादा डिग्रेड करते थे और सोर्ड्समैन को बहुत ही ज्यादा इज्जत मिलती थी। लेकिन मेरे आने के बाद ये सब कुछ चीजें चेंज हो गई, क्योंकि उस वक्त मैंने 5th लेवल के मैजिक स्पीयर को सीख लिया था और मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया था कि मैं 8 रैंक के सोर्ड मास्टर से भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। 8 रैंक के मास्टर सोर्डमैन आखिर क्या होते हैं? तो जब एक सोर्डमैन 8 रैंक के सोर्डमैन मास्टर तक पहुंच जाता है तो वो अपने माना की मदद से एक सोर्ड को भी बना सकता है, क्योंकि सोर्डमैनशिप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और आप एक मास्टर कहला सकते हो। लेकिन मेरी सिर्फ स्पीयर मैजिक के 5th लेवल में ही मैंने उस स्टेज को छाड़ दिया और मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर इस कॉन्टिनेंट में बन गया। हालांकि स्टेज 4 5th लेवल से कम है, लेकिन फिर भी अगर मैं बताऊं तो 4th लेवल को सीखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि 8 रैंक सोर्डमैनशिप मास्टर एक A लेवल का मास्टर होता है। और अगर मैं 4th लेवल मैजिक स्पीयर के बारे में बात करूं तो B लेवल के नाइट के बराबर मेरी 4th लेवल की स्पीयर हो सकती है। तो इसका मतलब मुझे इतना ज्यादा खुद को स्ट्रॉन्ग करना होगा कि मैं B लेवल का नाइट बन जाऊं। लेकिन ये मैंने पहले भी किया है, तो इसमें मुझे ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी, लेकिन कल्टीवेशन ही है जो कि इस फॉर्म में मैं नहीं कर सकता, जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो लूगिया बोलता है कि मैं हूँ तो फिक्र किस बात की। तो लूगिया अगर हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट के साथ होता है तो वो एक सर्टेन अमाउंट तक माना को इस्तेमाल कर सकता है। और लूगिया जोशुआ से बोलता है कि मेरी मदद से खुद को स्ट्रॉन्ग करो, इतना स्ट्रॉन्ग करो कि तुम्हें मेरी ताकत की जरूरत ना हो। अगर तुम खुद को इतना स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो मेरा गोल पूरा हो जाएगा। जिसको सुनकर वो कंफ्यूज होता है और जब वो पूछता है तो टाइम लिमिट खत्म हो जाता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, बल्कि फिर भी मौका मिल सकता है कि वो लूगिया से इस तरह की बात करे। तो उस जगह से बाहर आने के बाद वो अपने हाथों में लूगिया को पाता है। अब जबकि लूगिया की मदद से वो सर्टेन अमाउंट तक माना इस्तेमाल कर सकता है, तो वो कल्टीवेशन को शुरू करता है। ऐसी कल्टीवेशन जो कि कुछ ही सेकंड्स में उसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगी। ये कल्टीवेशन सिर्फ उसी के ही पास है और उसी को ही इस्तेमाल करना आता है। और पूरे एम्पायर और किंगडम में ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो कि मेरी तरह कल्टीवेशन को सीखना जानता हो। जिसके बाद माना को कलेक्ट करने के बाद वो अपनी मैजिकल स्पीयर की टेक्निक को फर्स्ट स्टेज तक ले जाता है, जो कि कुछ ही सेकंड्स का काम था। और एज अ टेस्टमेंट अपनी पावर को टेस्ट करने के लिए वो माना को एक ही पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट करता है और आगे की ओर जब पुश करता है तो एक बहुत ही बड़ा मैजिकल ब्लास्ट सामने की दीवार को तोड़ देता है, जो कि देख वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि धीरे धीरे वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है और रिवेंज लेने के लिए वो खुद को जल्द से जल्द तैयार करेगा ताकि वो काइजर से अपना बदला ले सके। अगली और हमारा सीन डूक फैमिली के कासल पर दोबारा पड़ता है, जहाँ पर गेस्ट रिसेप्शन रूम में हम डूक को पाते हैं और डूक किसी से मिलने के लिए आया है। तो डूक जिस पर्सन से मिलने के लिए आया है तो वो और कोई नहीं बल्कि शेरल होती है। शेरल जो कि डूक को देखकर उसे ग्रीटिंग्स करती है और साथ में उसके साथ कॉक्स भी होता है। कॉक्स जो कि डूक फैमिली के लिए एक खजाने से कम नहीं, क्योंकि कॉक्स मर्चेंट भी है और साथ में इस पूरे कॉन्टिनेंट के बड़ी बड़ी फैमिली का पैसा इसके हाथ से ही गुजरता है। और साथ में ये शेरल फैमिली का एक मेंबर भी है। वो भी डूक को देखकर उसको ग्रीटिंग्स करता है और सॉरी भी कहता है कि हम अनएक्सपेक्टेडली यहाँ पर आपको विजिट करने के लिए आ गए। तो डूक बोलता है कि अगर वो सॉरी ही बोलना चाहता है तो वो उसकी फैमिली को ज्वाइन क्यों नहीं करता, जिसको शेरल समझ लेती है और वो डूक से बोलती है कि डूक तुम बिल्कुल भी नहीं बदले, इतने साल गुजर गए लेकिन तुम अभी तक क्रूल हो। किसी दूसरे की फैमिली के ट्रेजर पर नजर डालना ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती। डूक भी शेरल को देखकर कि वो इतनी जल्दी समझ गई तो वो इससे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस है। और साथ में शेरल लॉर्ड बेबल का भी पूछती है कि मैंने सुना कि वो A से C रैंक के नाइट का भी बन चुका है, तो क्या ये बात सच है? क्योंकि मैं लोगों को रिक्रूट करना चाहती हूँ ताकि वो मेरे लिए काम करे। जो कि सुन कॉक्स डायरेक्ट डूक से सॉरी बोलता है कि उसके बेटे को शेरल बिल्कुल एक पॉन की तरह इस्तेमाल कर रही है। उसके साथ ग्रीटिंग करने के बाद साइड पर जिन रेब्रिका होता है और साथ में उसकी माना ब्लेसिंग वाली डॉटर सेली रेब्रिका भी होती है, जिसे देख वो उससे सॉरी बोलता है कि ज्यादा टाइम शेरल के साथ ग्रीटिंग में लग गया। तो सेली भी अपनी ग्रीटिंग्स आग्नोस डूक को दे देती है। तो सेली को पर्सनली देखकर आग्नोस डूक बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन साइड पर हमारी शेरल जो होती है वो आग्नोस डूक के रिएक्शन को देखने के बाद और सेली को यहाँ पर देखने के बाद बहुत ही ज्यादा इरिटेट फील कर रही है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि ये यहाँ पर हो। बाद में शेरल को एक रूमर के बारे में भी पता चला है कि डूक आग्नोस के सेकंड सन ने 2 गार्ड्स को काफी आसानी से हराया है। तो क्या ये बात सच है या नहीं? ये कहकर जो उसके साथ कॉक्स होता है वो तुरंत से ही शेरल को चुप करवाता है, क्योंकि ये बात अभी तक कंफर्म नहीं हुई और अगर कंफर्मेशन वाली बात अगर आप बोल देते हो तो इससे मसला भी बन सकता है। इसके साथ हमारा चीफ भी एग्रीड होता है और वो कहता है कि इस तरह की रूमर्स को कहना बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, पर अभी तक वो बात कंफर्म नहीं हुई है। लेकिन हमें एक बात पता चली है कि उसे माना कर्स है। अगर एक बंदे को माना कर्स है तो वो कैसे 2 गार्ड्स को हरा सकता है? जिसके बाद डूक आग्नोस को भी बात याद आ जाती है, क्योंकि वो जिन रेब्रिका को अपना जोशुआ देना चाहता है ताकि वो उसका ध्यान रखे और वो सेंसिटिव भी है, तो वो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर ढूंढ लेगा। डूक आग्नोस को जिन रेब्रिका पर पूरा भरोसा भी है, तो डूक आग्नोस उसे अपना बेटा सौंप रहा है। वो इस मैटर को जल्दी से सॉल्व कर लेगा, और अगर वो इस मैटर को जल्दी से सॉल्व कर ले तो डूक आग्नोस उसके साथ फ्यूचर में अपना रिलेशन बरकरार रखेंगे। लेकिन उसको सौंपने से पहले हमारा जो चीफ होता है वो हमारे डूक आग्नोस को एक बात क्लियर आउट करता है कि आप कैपिटल वैसे भी जाने वाले हो, उससे पहले क्या हम इस बात को पूरी तरह से क्लियर ना कर ले कि क्या लॉर्ड जोशुआ अपने माना को इस्तेमाल कर सकता है या नहीं, और क्या उसे वाकई में एक माना कर्स है? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये मैटर जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए। आपके कैपिटल के जाने से पहले तो मैं जरूर चाहूंगा, और हम ये बात कंफर्म भी करवा सकते हैं। आप जस्ट मुझे ऑर्डर दीजिए। तो डूक
आग्नोस उसे ऑर्डर तो दे देंगे, लेकिन अगर वो करेंगे कैसे? क्या वो क्रिम्सन नाइट का इसका इस्तेमाल करेंगे? जिसके लिए हमारा चीफ एग्रीड होता है, लेकिन इसी से ही ये बात कंफर्म हो सकती है। पर्सनली वो देखे और ऑब्जर्व करे, हो सकता है जोशुआ कुछ छुपा रहा हो, और वो इस बात की गारंटी भी देता है कि उस बंदे को सेलेक्ट करने के बाद मैं आपसे उसको मिलवा भी दूंगा और मेरी चॉइस को देखकर आप जरा भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे। तो चीफोन ने इस टास्क के लिए हमारे सीएन को ही सेलेक्ट किया था, और सीएन ने जब उस हादसे को खुद अपने आंखों से विटनेस किया तो वहाँ पर उन लोगों को कुछ कैजुअलिटीज को फेस करना पड़ा, क्योंकि उसकी लोकेशन के बारे में लॉर्ड जोशुआ जान गया था और लॉर्ड जोशुआ कुछ भी नहीं कर रहे थे, जस्ट उनको बाहर जाने का बोल रहे थे। और मजीद डिटेल में बात बताने के बाद हमारे स्टीफन को पता चलता है कि सीएन ने कुछ गार्ड्स को बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मारा है। तो इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? तो सीएन जब पूरी बात हमारे चीफन को बता देता है तो ये सुनकर के वो डूक के वाइफ को थ्रेट कर रहे थे और उसे हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, तो इससे चीफन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। लेकिन जब बाद में उसे पता चलता है कि वेनेसा को नहीं बल्कि लूसिया को वो लोग तंग कर रहे थे, तो झट से ही उसका गुस्सा खत्म हो जाता है और कहता है कि अच्छा तो ये मैटर है। लेकिन सीएन ने कुछ गलत भी नहीं किया, और वो जब चीफन को कहता है कि अगर आपकी नजरों में मैंने कुछ गलत किया है तो मैं अपनी पनिशमेंट खाने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे पनिशमेंट दे सकते हैं। लेकिन वो पनिशमेंट नहीं देना चाहता, बल्कि उसे एक और टास्क देना चाहता है। और जब वो उस टास्क के बारे में पूछता है तो चीफन से उसे पता चलता है कि उसे आज हमारे लॉर्ड जोशुआ के साथ एक स्पार करना होगा, यानी कि एक फाइट करनी होगी, क्योंकि सुन सीएन के पैरों तले जमीन घिसक जाती है, क्योंकि वो अपने से छोटे के साथ फाइट क्यों करेगा। तो चीफन हमारे सीएन को बताता है कि वैसे भी हमारे डूक वापस कैपिटल जाने वाले हैं, तो उससे पहले हम इस बात को कंफर्म करना चाहते हैं कि क्या वाकई में लॉर्ड जोशुआ माना का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि अगर वो कैपिटल चले गए तो हो सकता है कि वो माना को छुपा रहा हो और बाद में वो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा कांटा बन जाए। तो इसलिए अगर हमें पहले से ही पता होगा तो हम भी सावधान रहेंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उससे फाइट करो। तो सीएन चीफन के प्रिकॉशन को देखने के बाद चीफन से बोलता है कि क्या उन्हें डर लग रहा है कि लॉर्ड जोशुआ बेबल को हरा देगा, जो कि सुन चीफन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि बकवास करना बंद करो। उस छोटे से पेबल यानी कि एक छोटे से पत्थर को यंग मास्टर बेबल काफी आसानी से हटा सकते हैं, और तुम्हें क्या लगा कि यंग मास्टर बेबल को अंडर एस्टिमेट किया जा सकता है? इतने छोटे से अपोनेंट को तो वो एक झटके में हरा देंगे। यंग मास्टर बेबल की तरह इस कॉन्टिनेंट में और कोई भी नहीं है। तो एक छोटे से कांटे और पत्थर के बारे में सुनकर सीएन को हंसी आती है, क्योंकि वो लोग उसे एक छोटा सा पत्थर समझ रहे हैं, लेकिन खुद उसकी आंखों में एक मर्तबा देखने के बाद वो उसे एक छोटा सा पत्थर नहीं बल्कि एक इतनी बड़ी ऊंची चट्टान नजर आती है, जो कि इस पूरे एम्पायर नहीं बल्कि इस पूरे वर्ल्ड को अपसाइड डाउन कर सकता है। तो अब अगर उसको बात समझ में आ गई हो तो वो ट्रेनिंग ग्राउंड में उसका इंतजार करेगा। डूब भी पर्सनली इस फाइट को विटनेस करेंगे, उन्हें जस्ट कंफर्म ही तो करवाना है। तो इसलिए सीएन को थोड़ा सा माना लॉर्ड जोशुआ के बॉडी में इंजेक्ट करना होगा, और माना तो पॉइजनस तब होता है जब एक बंदे को माना कर्स होता है। अगर लॉर्ड जोशुआ को माना कर्स है तो उसको 10 दिन से ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, 10 दिन के बाद वो मर जाएंगे। तो ये देखकर कि ये लॉर्ड जोशुआ को वाकई में मारना चाहते हैं तो ये बात कंफर्म हो जाती है कि ये यंग मास्टर बेबल को ही सपोर्ट करते हैं और लॉर्ड जोशुआ को ये रास्ते से हटाना चाहते हैं, इस तरह के वो उसे मारने के लिए भी तैयार हैं। तो अगला सीन ट्रेनिंग ग्राउंड पर पड़ता है, जहाँ पर सीएन इसी बात को लेकर बहुत ही ज्यादा टेंशन में है कि वो इस फाइट को कैसे लड़ेगा। तो उसी बीच साइड से लॉर्ड जोशुआ भी आ जाते हैं, और जोशुआ भी ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है कि वो सीएन के साथ एक स्पार करेगा। लेकिन सीएन जोशुआ को टेंशन ना लेने का बोलता है, क्योंकि वो अपनी फुल पावर का इस्तेमाल नहीं करेगा। तो जब जोशुआ को ये बात सुनने को मिलती है तो वो कहता है कि कितनी अफसोस की बात है कि तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। हाँ, तुमने बताया कि तुम मुझे अपना लॉर्ड मानते हो, लेकिन तुम्हें मुझे अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और जैसे कि तुम नाइट्स के साथ एक ऑप्शन होता है कि अपने मास्टर को तुम खुद चुनते हो, तो मेरे साथ भी एक ऑप्शन है कि मैं भी अपने सबऑर्डिनेट को चुनता हूँ कि जो मेरे लायक है या नहीं। तो अगर मेरा सबऑर्डिनेट मुझे ही अंडर एस्टिमेट करेगा तो मैं उसे अपने अंडर बिल्कुल भी नहीं लूंगा, जो कि हमारे सीएन के लिए एक शॉकिंग न्यूज होती है। और लॉर्ड जोशुआ सीएन से बोलता है कि उसे अंडर एस्टिमेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो अपनी फुल पावर का इस्तेमाल कर सकता है अगर वो उसे जानना चाहता है। तो साइड से हमारा डूक आग्नोस भी आ जाता है। जैसे देख सीएन हमारे डूक आग्नोस को ग्रीटिंग्स पेश करता है, और जब हमारे लॉर्ड जोशुआ की बारी होती है तो वो अभी तक खड़ा होता है। जैसे देख टिफन को लगता है कि इस बदतमीज ने अभी तक ये बात नहीं सीखी, लेकिन तुरंत से ही वो अपनी ग्रीटिंग्स डूक आग्नोस को पेश करता है, जो कि देख डूक आग्नोस बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि कभी भी उसको किसी ने ये नहीं सिखाया तो वो ये बहुत ज्यादा अच्छा कर रहा है। लेकिन जोशुआ बताता है कि ये तो ऑब्जर्वेशन से ही उसने सीखा है, और उसने सुना कि वो उसे टेस्ट करना चाहते हैं कि वो किस काबिल है। इसके साथ डूक आग्नोस भी पूरी तरह से एग्रीड होते हैं, लेकिन पीछे से चीफन दोबारा बोलता है कि ये तुम्हारी स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के नहीं बल्कि तुम्हारी इस फॉल्ट को टेस्ट करने का है, तुम में क्या फॉल्ट है कि उनको हम ठीक कर सकते हैं। अब इतनी डिग्रेड बातें कहकर हमारा जोशुआ समझ जाता है कि चीफन यंग मास्टर बेबल की साइड पर है, तो इसलिए मुझे डिग्रेड कर रहा है। और सीएन को बस ऑर्डर देने की ही देरी होती है, लेकिन पता चलता है कि डूक आग्नोस ने सीएन को पूरी बात नहीं बताई। सीएन की फाइट जोशुआ से नहीं होगी बल्कि जोशुआ की फाइट यंग बेबल से होगी। इसके बाद यंग बेबल भी साइड से आ जाते हैं। आते ही वो अपने जोशुआ को ग्रीटिंग बोलता है और कहता है कि मेरे छोटे भाई, तुम्हारी स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए तुम्हारा बड़ा भाई है ना, तो एक नाइट की क्या जरूरत।
तो डूक आग्नोस अब उन दोनों को स्पार के कुछ नियम बताता है कि वैसे भी ये स्पार एक फ्रेंडली फाइट होने वाली है, तो इसमें हम वुडन सोर्ड का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि वुडन सोर्ड ही है जो कि ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। जिसके बाद हमारा यंग बेबल अपनी वुडन सोर्ड को उठा लेता है और वो कहता है कि वो तो पहले से ही एक वुडन सोर्ड को उठाना चाहता था क्योंकि हो सकता है कि उसका यंगर ब्रदर असली सोर्ड को देखकर डर जाए। तो इस पूरे सिनेरियो को हमारा जोशुआ समझ जाता है और वो कहता है कि चीफोन और बेबल, अगर तुम चाहते हो कि मैं डिग्रेड हो जाऊं वो भी अपने फादर के सामने, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम दोनों ने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है। और वो साइड से सिर्फ एक वुडन स्टिक को उठाता है और कहता है कि सिर्फ मैं इसका ही इस्तेमाल करूंगा। जिसे देख शेरिल जो होती है वो हंसने लगती है क्योंकि उसे जोशुआ कुछ ज्यादा ही फनी लग रहा है। जहाँ तक चीफोन की बात है तो वो चाहता है कि वो इस फाइट को सीरियसली ले। डूक आग्नोस भी कहता है कि क्या वो इस चीज के लिए सीरियस है, तो जोशुआ का जवाब हाँ में होता है। तो अब फाइट बस शुरू होने वाली होती है। तो हमारा डूक आग्नोस सब लोगों को अपनी सीट पर बैठने का बोलता है और मास्टर यंग बेबल से ये भी कहता है कि तुम्हें माना इस्तेमाल करना आता है तो फाइट में माना का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करना, जो कि वो पहले से ही नहीं करने वाला था क्योंकि इस पर माना का इस्तेमाल करना उसे बहुत ही ज्यादा वेस्टफुल लगता है। उसके वेपन को देखने के बाद उसे वो बहुत ही ज्यादा सूटेबल लगता है क्योंकि एक बंदे के लिए जो कि हर वक्त गोबर साफ करता था तो उसके लिए ये वेपन एकदम सूटेबल है। और कुछ ही सेकंड्स के बाद हमारा डूक आग्नोस फाइट को स्टार्ट करने का ऐलान करता है, जिसके कुछ सेकंड्स के बाद सबसे पहला अटैक यंग बेबल करता है। वो बड़ी ही स्पीड के साथ हमारे जोशुआ की ओर बढ़ रहा होता है कि उसे सरप्राइज के तौर पर उसके सामने उसकी स्टिक नजर आती है। तो उसे मुश्किल से डोज करके जब वो उस पर अटैक करता है, हमें जोशुआ से एक बात पता चलती है कि है तो ये एक नाइट के लेवल का, लेकिन ये एक सिंपल माइंडेड है और इसकी सिर्फ ये एजिलिटी इसकी खासियत है। लेकिन मैं इसके पैटर्न को समझ चुका हूँ। तो उसके पैटर्न को समझने के बाद वो दोबारा उसे अपनी स्टिक से मारता है, जो कि अब इस मर्तबा उसे लग जाता है, जिससे हमारा यंग बेबल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और गुस्से में आकर जब वो उस पर अटैक करता है तो उसके अटैक करने से पहले ही वो दोबारा उसे उसके पेट पर मारता है, जिससे अब यंग बेबल कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है। जब वो काउंटर अटैक करते हैं तो उसके अटैक में अब माना होता है और डूक आग्नोस ने तो पहले से ही बता दिया था कि माना का इस्तेमाल नहीं करना। इतने शॉर्ट रेंज में माना का अगर हिट जोशुआ खा ले तो बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। तो उसी एंड टाइम पर वो भी अपने माना को रिलीज करता है। इतना जाइनोर्मस किस्म का होता है कि सामने की फाइट नहीं दिख रही होती, लेकिन जब माना हट जाता है तो हमें नजर आता है कि अब जोशुआ ने भी अपनी लोगिया को निकाल लिया है और वो भी अब इस फाइट में माना का इस्तेमाल करेगा। तो अब जब क्या हमारे जोशुआ ने ये रिवील कर दिया है कि वो भी माना को इस्तेमाल कर सकता है, तो इसकी कंफर्मेशन के लिए पीछे जिन भी इसको एक माना करार देता है, जिसके बाद सामने से हमारा बेबल भी इसके पास माना देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि अभी तक इसके पास कोई भी टैलेंट नहीं था, लेकिन अब ये माना को इस्तेमाल कर रहा है, वो भी 9 साल की उम्र में। तो ये तो उसके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। वो गुस्से में आकर अपनी सोर्ड को निकालता है और वो भी स्टील वाली सोर्ड। तो जोशुआ पर अटैक करने के लिए वो एकदम रेडी होता है, लेकिन अटैक करने से पहले वो अपने रियल इंटेंशन को भी गुस्से में बता देता है कि वही डूक आग्नोस का एक सक्सेसर बनेगा और वही इस फ्यूचर में इस फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन उसकी ये बात सुनकर हमारे जोशुआ को इस बात में जरा भी इंटरेस्ट नहीं होता क्योंकि उसे पता है कि आज से 10 साल बाद ये फैमिली पूरी की पूरी गिर जाएगी क्योंकि सिविल वॉर आएगा और उसमें ये पूरी की पूरी फैमिली खत्म हो जाएगी। तो अगर मैं अभी से इस फैमिली को सपोर्ट करूं और मुझे अपना रिवेंज लेना है तो मुझे इस पूरे डूक आग्नोस की फैमिली को इनहेरिट करना होगा क्योंकि मुझे अपना रिवेंज लेना है और वो भी ऐसे वैसे बंदे से नहीं बल्कि एम्पायर के किंग से लेना है। दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा करीब होते हैं और दोनों के अटैक एक दूसरे के साथ टच होने से पहले ही हमारा डूक आग्नोस जो होता है वो अपनी माना को रिलीज करता है और साथ में इतनी भारी आवाज में उन लोगों को रोकता है कि उस ट्रेनिंग ग्राउंड में जितने भी बंदे होते हैं वो सब के सब डर जाते हैं और उन दोनों की फाइट भी रुक जाती है। और अगर वो अपनी फादर की बात को नहीं मानेंगे तो दोनों को सजा भी मिल सकती है। तो फाइट तुरंत ही रुक जाती है। जब डूक आग्नोस चीफोन की ओर देखकर कहता है कि सब कुछ क्लियर हो गया कि नहीं, तो चीफोन का जवाब हाँ में होता है। लेकिन ये देखकर कि यंग मास्टर के अलावा और भी एक ऐसा टैलेंटेड बंदा है जो कि 9 साल की उम्र में ही माना को इस्तेमाल करना जानता है, लेकिन कंफ्यूजन की बात ये है कि इस तरह का माना उसने कभी भी नहीं देखा। तो पीछे जिन इस बात को अब डिटेल में हमें बताता है कि लॉर्ड जोशुआ ने माना का ही इस्तेमाल किया है, लेकिन ये माना बाकी माना से इसलिए अलग है क्योंकि ये इनहेंस और कंसंट्रेशन वाली माना है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। लॉर्ड जोशुआ के बॉडी में बहुत सारी माना है जो कि उसकी बॉडी भी हैंडल नहीं कर पा रही। तो इसको जिस नजर से भी देखो तो ये माना है, लेकिन बाकी माना से बहुत ही ज्यादा अलग और पावरफुल। चीफन कुछ और भी बताना चाहता है, लेकिन डूक आग्नोस अब उसकी एक भी नहीं सुनेगा क्योंकि डाउट क्लियर हो गया है। और चीफन ने भी इस बात को एडमिट कर लिया है कि यंग मास्टर बेबल के अलावा भी एक और बंदा एग्जिस्ट करता है जो कि उससे भी टैलेंटेड निकला। डूक आग्नोस अपने बेटे के अकॉम्प्लिशमेंट को देखकर काफी ज्यादा खुश है और वो लॉर्ड जोशुआ को शाम के टाइम अपने कमरे में आने का बोलता है, जो कि देख चीफन और यंग मास्टर बेबल के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि डूक आग्नोस अपने कमरे में हर किसी को नहीं बुलाते और लॉर्ड जोशुआ भी अपने फादर से मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। अगली और गेस्ट रूम में हमारी जो शेरिल होती है वो इस फाइट को देखकर बहुत ही ज्यादा अमेज हुई है क्योंकि डूक आग्नोस की फैमिली में और कॉन्टिनेंट में कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कि 9 साल की उम्र में अपने माना को इस्तेमाल करना जानता हो और वो भी इतनी अच्छी तरह से। जिसके बाद शेरिल के माइंड में एक आइडिया आता है जो कि जोशुआ को अट्रैक्ट करना और उसे अपने बनाने का एक प्लान होता है।
जिसके बाद हमारा अगला सीन चीवन पर पड़ता है और वो एक औरत से चमाटे खा रहा होता है। अब वो औरत कौन है? तो वो वेनेसा होती है, जिसको हमें पहली मर्तबा दिखाया जाता है। वेनेसा डूक की फर्स्ट वाइफ है और हमारे यंग मास्टर बेबल की मदर, जो कि आज के इंसिडेंट को सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि उन्हें पता चला कि डूक आग्नोस ने लॉर्ड जोशुआ को अपने कमरे में भी बुलाया है और उसने यंग मास्टर बेबल को भी फाइट में हराया है और वह माना को भी इस्तेमाल करना जानता है। और माना तो माना, लेकिन मास्टर बेबल से और भी ज्यादा बेटर तरीके से माना को इस्तेमाल करना जानता है, जिसकी वजह से वेनेसा कुछ ज्यादा ही गुस्सा है। लेकिन हमारे चीफन के साथ एक और आइडिया होता है, जिससे वो वेनेसा को थोड़ा बहुत शांत कर लेता है। और जब डिटेल के बारे में वेनेसा पूछती है तो पता चलता है कि डूक आग्नोस उसे अपने साथ कैपिटल ले जाएंगे और वो सबके सामने इसे सी रैंक का नाइट करार देंगे। लेकिन सिर्फ डूक आग्नोस के कहने से लॉर्ड जोशुआ सी रैंक का नाइट नहीं बनता, बल्कि जितने भी लोगों ने ये फाइट को विटनेस किया है तो उन्होंने ये माना कभी भी नहीं देखा, बल्कि इतना इनहेंस और प्योर माना तो बिल्कुल भी नहीं। तो हो सकता है कि उसने किसी और चीज का इस्तेमाल किया हो, तो कंफर्मेशन के लिए उसे एक रॉयल नाइट के साथ फाइट करनी पड़ेगी। जिसे सुनकर वेनेसा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है कि अगर इसी तरह ही बात है तो मुझे अपने अंकल के साथ कांटेक्ट कर लेना चाहिए। इसके बाद हमारा अगला सीन जोशुआ पर पड़ता है, जो कि अपने फादर के कमरे के सामने खड़ा होता है। नॉक करने के बाद उसे अंदर आने की इजाजत मिलती है और अंदर आते ही वो डूक आग्नोस को अपनी रिस्पेक्ट को पेश करता है। रिस्पेक्ट को पेश करते ही डूक आग्नोस तुरंत से ही उससे सवाल करता है कि तुम कौन हो, जिसको सुन के वो थोड़ा सा हिचकिचा के बोलता है कि मेरा नाम जोशुआ वॉन आग्नोस है और आप मेरे पिता हैं। अपने बेटे को इतने जल्दी चेंज पाकर वो कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, लेकिन जोशुआ कहता है कि बहुत टाइम गुजर चुका है और मुझे पता है कि आप मेरे लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए आपको मैं कुछ ज्यादा ही चेंज लग रहा हूँ। और हम दोनों ने कभी खुल के बात भी नहीं की, लेकिन वो एक रिक्वेस्ट अपने फादर से करना चाहता है। तो जब उसको इजाजत दे दी जाती है तो डूक आग्नोस को लगा कि उसका बेटा उसी से ही माफी मंगवाएगा, क्योंकि उसने उसके साथ बहुत बुरा किया है। लेकिन उसके ये इंटेंशन से बिल्कुल भी नहीं है। उसका बात करने का मकसद ये है कि वो उसे कैपिटल तो लेकर जा रहा है, लेकिन उससे पहले उसे एक रिक्वेस्ट करनी है। तो डूक आग्नोस ने कभी उसे बताया नहीं कि वो उसे अपने साथ कैपिटल लेकर जा रहा है, लेकिन जोशुआ को पता है कि वो जरूर उसके साथ कैपिटल जाएगा, क्योंकि उसने खुद को साबित जो किया है। लेकिन फिर भी उसे क्या लगता है कि वो उसे क्यों कैपिटल लेकर जा रहा है। तो इसको जब हमारा जोशुआ अपने फादर को एक्सप्लेन करके बताता है कि दो रीजन हो सकते हैं। पहला ये रीजन है कि मेरे आने से पहले आपके डूक का सक्सेसर बेबल था, लेकिन मेरी एंट्री के बाद ये सब कुछ चीजें बिगड़ गई, तो इसमें फैमिली में फाइटिंग पड़ सकती है। तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए आप मुझे अपने साथ कैपिटल लेकर जा रहे हैं। जो कि सुन डूक आग्नोस बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और अपने बेटे पर उसे बहुत ही ज्यादा गर्व हो रहा है। ये टैलेंट को भी पोसेस करता है, लेकिन इसकी समझ बहुत ही ज्यादा शार्प है। काश के वो इसे पहले ट्रेन कर पाता तो उसे ये बहुत अच्छा लगता। और दूसरा रीजन डूक आग्नोस का अपना पर्सनल ग्रीड है कि वो मुझ जैसे टैलेंटेड बच्चे को नहीं खोना चाहते, क्योंकि अगर टाइम चेंज हो गया और मैं आपसे भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, यहाँ तक कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग कि अपनी फैमिली को और भी बढ़ाऊं कि रॉयल फैमिली भी हमारा कुछ ना बिगाड़ पाए, तो इसलिए आप मुझे नहीं खोना चाहते। ये कहकर उसका फादर काफी अच्छा सवाल करता है कि उसके पास ये बात कहने के लिए एक स्पेशल पावर होनी चाहिए। तो अगर ये बात वो कर रहा है तो हो सकता है कि उसके साथ कोई स्पेशल पावर हो, लेकिन इस बात को बदल के वो कहता है कि हो सकता है कि मेरे साथ कोई पावर हो या ना हो, लेकिन मैं आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा और मुझे कैपिटल ले जाने का सिर्फ एक ही मकसद है, और वो भी एकेडमी में एडमिशन करवाने का। डूक अपने बेटे के कॉन्फिडेंट को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश है और इतना ज्यादा गर्व उन्हें कभी भी बेबल पर और खुद पर नहीं हुआ। तो अब कैपिटल में एकेडमी से क्या मतलब है? यही एकेडमी जहाँ पर रॉयल्टी वाली फैमिली अपने बच्चों को यहाँ पर बेचती है, ताकि उनमें रॉयल्टी के मैनर्स भी आ जाए और उनमें से जो सबसे ज्यादा स्पेशल है उसकी पावर को और भी ज्यादा यूटिलाइज की जाए। तो जैसे कि जोशुआ ने बोला, तो आग्नोस उसे अपने साथ कैपिटल लेकर जा रहा है, लेकिन वो उस पर नजर भी रखेगा और अगर चांस मिला तो वो उसे कभी कभार ट्रेन भी करने के लिए आएगा। जो कि सुन आग्नोस के लिए ये एक बहुत ही बड़ा ऑफर है, लेकिन नहीं, वो स्वॉर्डमैनशिप नहीं सीखना चाहता, क्योंकि उसका तो मेन वेपन स्पीयर है, जिसके बारे में ठान कर वो डूक आग्नोस को अपने रियल इंटेंशन बताता है कि आप द 9 स्टार में से हो और आप मास्टर ऑफ लॉन्ग सोर्ड हो और आप अपनी स्वॉर्डमैनशिप पर बहुत ही ज्यादा गर्व है, तो इसलिए मुझे भी अपनी स्पीयर पर बहुत ही ज्यादा गर्व है। अगर मैं आसान शब्दों में बताऊं तो मैं सोर्ड को नहीं बल्कि अपने स्पीयर को अपना मेन वेपन बनाना चाहता हूं। जो कि सुन डूक आग्नोस बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। उन्होंने बेबल के फाइट में देखा कि इसने एक डंडे को चूज किया है, लेकिन अब जबकि ये एक स्पीयर की बात कर रहा है तो आखिर क्यों वो स्वॉर्डमैनशिप को क्यों नहीं सीखना चाहता, और वो अपनी माना को भी रिलीज करता है, जिसके सामने हमारा जोशुआ टिक नहीं पाता और वो कहता है कि उनको फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, जो भी उनका सामना करेगा तो वो अपनी स्पीयर की मदद से उसे जरूर सबक सिखाएंगे, और जो भी उसके गोल्स के बीच में कांटा बनेगा तो अपनी स्पीयर की मदद से वो उसे जरूर मार डालेगा, चाहे वो द 9 स्टार ही क्यों ना हो। तो अब जबकि वो द 9 स्टार से भी लड़ने के लिए तैयार है, तो डूक आग्नोस उसके स्पीयर की पावर को टेस्ट करेंगे, यानी कि पर्सनली डूक आग्नोस देखना चाहेंगे कि एक स्पीयर सोर्ड से कितनी ज्यादा पावरफुल है और ये स्पीयर को क्यों इस्तेमाल करना चाहता है। तो अगर वो तैयार हो तो इस टेस्ट को वो जल्द ही शुरू करने का ऑर्डर भी दे देंगे। तो उन दोनों के आपस में एक डील हो जाती है कि जो जीतेगा तो वो उनकी कंडीशंस को मानेगा। और अब जबकि ये मैटर सॉर्ट आउट हो गया है तो हमारा अगला सीन वेनेसा पर जाता है, जो कि एक क्रिस्टल ऑर्ब की मदद से अपने अंकल के साथ कांटेक्ट करती है और उसे असल में होने वाले हर एक इंसिडेंट के बारे में बताती है कि उनके प्लान्स में एक कांटा आ गया है और उसी कांटे को हटाने के लिए उसने आपके साथ कांटेक्ट किया है।
तो अपने पिता के साथ एक एग्रीमेंट पर आने के बाद हमारा जोशुआ जब अपने पिता के कमरे से बाहर निकलता है तो उसकी पावर को फील करने के बाद उसकी बॉडी अब तक कपकपा रही है, और ये तो उसने एक्सपेक्ट किया ही था क्योंकि उसके पिता वन ऑफ द 9 स्टार में से हैं, जो कि अपने ही कलाकारी में एक मास्टर जो है। तो उसी एंड टाइम पर साइड से बेबल आ जाता है जो कि हमारा जोशुआ से कुछ जरूरी बात करना चाहता है, लेकिन जोशुआ उसे टोटली इग्नोर मारता है। तो उसके बाद हमारा बेबल उसे चैलेंज देता है कि वो उसके साथ दोबारा एक रीमैच करना चाहता है। तो उसकी आईज में रिफ्लेक्शन को देखने के बाद वो समझ गया है कि ये हारने के बाद बहुत ही ज्यादा बदल गया है, क्योंकि ये एक ट्रू वॉरियर है और ट्रू वॉरियर कभी भी हार नहीं मानता। ये देखकर वो खुश भी हो जाता है, लेकिन वार्निंग देता हुआ हमारा जोशुआ अपने भाई को बोलता है कि क्या तुम कॉन्फिडेंट हो कि सेकंड टाइम भी तुम नहीं हारोगे, क्योंकि मुझे लगता है कि अब भी तुम्हारी बेइज्जती ही होनी है। फिर उसके बाद हमारा अगला सीन इंपीरियल पैलेस पर पड़ता है, जहाँ पर किंग मार्कस को अपने बंदे से एक खबर मिलती है कि डूक आग्नोस की फैमिली में एक और टैलेंटेड बंदा पैदा हुआ है, जो कि सुन मार्कस बहुत ही ज्यादा क्यूरियस होते हैं और उन्हें लगता है कि वेनेसा आग्नस ने एक नए बच्चे को जन्म दिया है जो कि बेबल से भी ज्यादा टैलेंटेड है। लेकिन मार्कस को अपने बंदे से पता चलता है कि वो वेनेसा का बेटा नहीं बल्कि डूक फैमिली के सर्वेंट का बेटा है, यानी कि वो लूसिया की बात कर रहे हैं, एक नाजायज औलाद जो कि बेबल से भी ज्यादा टैलेंटेड है। तो किंग मार्कस को डूक फैमिली में कुछ अलग किस्म का इंटरेस्ट हो जाता है, लेकिन मार्कस अपने बेटे को इतना ज्यादा टैलेंटेड नहीं समझता, जिसमें उसका बंदा अपने किंग को बोलता है कि नहीं, आपको अपने बेटों से हाई एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। लेकिन मार्कस डिटेल में बताता है कि मेरे बेटे बुद्धिमान तो है, लेकिन उनके साथ स्वॉर्डमैनशिप या फिर इस तरह की मार्शल आर्ट की टेक्निक नहीं है। लेकिन एक एम्पायर को चलाने के लिए सिर्फ ताकत नहीं बल्कि दिमाग की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो हम अपने बच्चों का आईक्यू लेवल और भी ज्यादा बढ़ाते हैं। लेकिन अगर मार्शल आर्ट की बात की जाए तो डूक आग्नोस की फैमिली से 2 ऐसे टैलेंटेड बंदे मिले हैं जो कि एम्पायर के लिए एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है। मार्कस ऑलरेडी बेबल के टैलेंट से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हुआ है, क्योंकि पूरे एम्पायर में बेबल जैसा और कोई बंदा नहीं जो कि 14 साल की उम्र में माना को कंट्रोल कर पाए। लेकिन जब उसे पता चलता है कि बेबल भी उससे फाइट में हार गया और वो 9 साल का है और उसकी माना कंट्रोलिंग बेबल से भी बहुत ज्यादा अच्छी है, तो वो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि ये तो वाकई में एक मॉन्स्टर है। और मार्कस को अपने बंदे से पता चलता है कि अगर उन्हें कैलकुलेट करना पड़े तो वो उनके दूसरे बेटे को एक सी रैंक के नाइट के साथ बराबर कर सकते हैं, यानी कि आसान शब्दों में लॉर्ड जोशुआ की पावर इतनी ज्यादा है कि वो 9 साल के होकर भी सी रैंक नाइट के बराबर हो सकते हैं। अब मार्कस का सर्वेंट बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि उन दोनों की वजह से एम्पायर को कुछ ज्यादा ही पावर मिलने वाली है। अगर एम्परर उसमें इतना ज्यादा इंटरेस्टेड है तो वो जरूर पर्सनली उसके पावर को कंफर्म करने के लिए जाएंगे, लेकिन इसमें उसकी जान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि किसी जगह से भी कोई असैसिन आकर किंग को असैसिनेट भी कर सकते हैं। लेकिन मार्कस के जवाब से हमें पता चलता है कि वो खुद पर्सनली जाना चाहता था, लेकिन आसपास के दुश्मन कुछ बहुत ही ज्यादा अलर्ट हो गए हैं, तो इस मैटर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो इसलिए वो एक इंपीरियल प्रिंस यानी कि अपने बेटों में से एक को भेजना चाहता है ताकि वो लॉर्ड जोशुआ को रिक्रूट कर ले, क्योंकि एक अच्छा बंदा एम्पायर के लिए एक ब्लेसिंग होती है। इस वक्त उनको ब्लेसिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है अगर उनको और भी ज्यादा आगे बढ़ना है। और जब हमारा सीन मार्कस से हटकर हमारे जोशुआ और बेबल पर पड़ता है तो दोनों के फाइट के बीच में बेबल को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारा जोशुआ उस पर बहुत ही ज्यादा भारी हो रहा है, जिस मार्शल आर्ट को वो एक मजाक समझता है। तो जोशुआ उसे इस मार्शल आर्ट की डार्क साइड भी दिखाने को तैयार है, जो कि सुन बेबल को गुस्सा आता है, क्योंकि जोशुआ उसे बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहा है। लेकिन जब बेबल अपना काउंटर अटैक करता है तो तब तक हमारे जोशुआ ने अपनी बॉडी में ही माना को स्टोर कर लिया होता है और एक माना एक्सप्लोजन करके हमारे बेबल को पीछे दूर फेंक देता है, जिससे बेबल को हद से कुछ ज्यादा चोटें लग जाती हैं। और वो भी इस बात को अब मानने के लिए तैयार है कि जोशुआ उससे पावर के लेवल में बहुत ही ज्यादा आगे निकल चुका है। जिसके बाद जोशुआ उसके पास आकर अब उसे धमकियां देना शुरू कर देता है कि देखा, तुम में और मुझ में कितना ज्यादा गैप है। तुम मुझे इतने टाइम तक इग्नोर करते रहे, लेकिन तुमने कभी अपने ख्वाब में भी ये नहीं सोचा होगा कि जिस बंदे को तुमने इतना ज्यादा इग्नोर किया है तो उसी के ही कदमों के नीचे तुम इस तरह पड़े होगे। लेकिन मैं इस बात को अब जाने देता हूँ, क्योंकि तुम जैसे बंदे एम्पायर के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं, जिसकी आंखों से ही पता चल जाता है कि वो मार्शल आर्ट के लिए कितनी इज्जत रखता है। तो इसलिए अगर तुम्हारा एटीट्यूड चेंज नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी इससे भी बदतर हालत करूंगा, यहाँ तक कि तुम स्वॉर्ड को दोबारा अपने हाथों में उठा भी नहीं पाओगे। और जाते हुए वो उसे कहता है कि कभी भी मत भूलना कि हम दोनों में स्ट्रेंथ के मामले में कितना बड़ा गैप है। और इस स्पीच को सुनने के बाद हमारे बेबल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी हार को एडमिट कर लेता है। उसके बाद अगले दिन का सीन होता है और जोशुआ अपनी बॉडी में काफी ज्यादा बदलाव को पाता है, जैसे कि वो माना को पहले से अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकता है, लेकिन ज्यादा माना इस्तेमाल करने पर उसकी बॉडी को बहुत ज्यादा आराम की जरूरत है। तो इसका मतलब वो अभी तक परफेक्ट नहीं हुआ। तो उसी दौरान सुबह सुबह उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। उसे लगता है कि ये सीएन होगा, लेकिन दरवाजा खोलने पर शेरिल उसे नजर आती है। शेरिल अपना इंट्रोडक्शन करके उसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें करना चाहती है और वो उससे बड़ी है तो उसके साथ कंफर्टेबली वो बात करना चाहती है और वो बाहर खड़ी खड़ी क्या कर रही है, उसे अंदर आना चाहिए। लेकिन एक कदम लेने पर जोशुआ अपना हाथ उसके सामने करके उसे बोलता है कि मुझे पता नहीं कि तुम्हारे इंटेंशंस क्या है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है। तुम जैसी बातूनी और नचीली लड़की तो मुझे अपने कमरे में बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो इसलिए तुम पहली फुर्सत में निकल सकती हो। ये कहकर वो उसके मुंह पर दरवाजा बंद करके उसे वही का वही छोड़ देता है। लेकिन कुछ कदम लेते ही दोबारा नॉकिंग होती है और अब जोशुआ
को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो सबसे पहले सामने बंदे को दफा होने का बोलता है, लेकिन पता चलता है कि वो सीएन है। तो सीएन को लगा कि जोशुआ गुस्सा है तो इसलिए उसे बाद में आना चाहिए, लेकिन जोशुआ सीएन को कोई और ही समझ रहा था तो इसलिए उसके मुंह से उस तरह के अल्फाज निकले। और अब जिस चीज के बारे में सीएन को उसने ऑर्डर दिया था तो क्या वो उसने पूरा कर लिया है? सीएन ने वो चीज पूरी तो कर ली है लेकिन उसको उसकी समझ बिल्कुल भी नहीं है और वो उसके बारे में क्यूरियस है। तो जोशुआ कहता है कि अगर तुम मुझे फॉलो कर रहे हो तो बातें कम और काम ज्यादा, क्योंकि मैं जो भी तुम्हें देता हूँ उसके पीछे जरूर मेरा कोई मकसद होता है जो कि बाद में तुम खुद ब खुद समझ भी जाओगे। तो फिर उसके बाद हमारा अगला सीन डूक ट्रेनिंग हॉल पर पड़ता है और वहाँ पर जितने भी सोल्जर होते हैं वो इसी बात को लेकर कंफ्यूज है कि उन्हें आखिर यहाँ पर क्यों बुलाया गया और वो इसके बारे में रोल्स से पूछते हैं, लेकिन रोल्स को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता। सिर्फ जो ऑर्डर दिया गया है उसी को ही वो फॉलो कर रहा है और इन सबको यहाँ पर गैदर किया हुआ है। तो कुछ देर के बाद वहाँ पर सीएन भी आ जाता है और साथ में जोशुआ भी होता है। सारे गार्ड जोशुआ को देखने के बाद उसके पीछे बातें करने लगते हैं कि आखिर ये जीरे का दाना यहाँ पर क्या कर रहा है। जोशुआ को देखने के बाद रोल्स की तो हवा टाइट हो जाती है क्योंकि उसे पता है कि अब उसके लगने वाले हैं। सीएन सब लोगों को इकट्ठा करता है और उन लोगों को बताता है कि आज की ट्रेनिंग की अथॉरिटी हमारे जोशुआ को दी जा रही है, जो कि सुन सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो एक छोटे बच्चे से क्या ही सीख पाएंगे। तो जोशुआ जब अपनी स्पीच को शुरू करता है तो सबसे पहले वो उनको उनकी ड्यूटीज के बारे में बताता है कि तुम्हारी ड्यूटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम ही हमारे डूक फैमिली को प्रोटेक्ट करते हो और अगर तुम ही स्ट्रॉन्ग ना हुए तो हमारी डूक फैमिली तो तहस नहस हो जाएगी और सब लोग इसे ही टारगेट करेंगे। तो सबसे पहले तुम लोगों को खुद को स्ट्रॉन्ग करना होगा और उसके लिए मैं आज तुम लोगों पर नजर रखूंगा और तुम लोगों की स्ट्रेंथ को जानूंगा कि तुम लोग आखिर कितने ज्यादा पावरफुल हो। और एज अ टेस्टमेंट मैं चाहता हूँ कि तुम सब लोग मुझ पर इकट्ठा हमला करो। जो कि सुन अब सोल्जर बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं और ये उनके लिए एक डिसरिस्पेक्टफुल भी बात है। और सीएन जोशुआ को बताता है कि आप एक यंग मास्टर हैं लेकिन फिर भी इन सब से इकट्ठे फाइट करना ये तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। बाकी लोग भी लॉर्ड जोशुआ को बोलते हैं कि आप हमारे यंग मास्टर तो हैं लेकिन इस तरह की बात आपको बिल्कुल भी शोभा नहीं देता और ये हमारे लिए भी काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल बात है। जिसके बाद वो रोल्स की ओर अपने स्पीयर को पॉइंट आउट करता है और कहता है कि क्या तुम भी इनकी तरह ही सोचते हो? रोल्स डर के मारे इस बात के साथ एग्रीड बिल्कुल भी नहीं होता क्योंकि उसने सब के सब इंसिडेंट अपने आंखों से देखे हैं और उसने उसे बताया था कि सारे गार्ड्स को भी समझा देना कि आज के बाद उसे बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करना और ना ही उसके बारे में कुछ बुरा भला कहना। लेकिन ये बात उसने यहाँ तक नहीं पहुँचाई और इन लोगों के रिएक्शन से ही जोशुआ को पता चल गया है कि वो खबर यहाँ तक नहीं पहुँची और अब दूसरा चांस रोल्स को नहीं मिलने वाला और उसने इतनी सारी गलतियां की हैं और उसके लिए उसे मरना चाहिए लेकिन फिर भी उसको आखिरी चांस मिला था लेकिन उसने वो आखिरी चांस भी गवा दिया। यंग मास्टर ने उसे चांस दिया था लेकिन उसकी हरकतों से लगता नहीं कि वो इस चांस के काबिल है। लगता है उसका भी मार खाने का दिल कर रहा है जिस तरह उसके पिछले दोनों दोस्तों ने मार खाई थी। ये बात जोशुआ के मुंह से सुनकर और हमारे रोल्स की इस हालत को देखकर वो लोग भी समझ जाते हैं कि अगर वो बाकी के दोनों यहाँ पर मौजूद नहीं है तो इसका मतलब वो खबर सच्ची थी। अब रोल्स एक और चांस मांगना चाहता है लेकिन जोशुआ उसे एक और चांस बिल्कुल भी नहीं देना चाहता, लेकिन वो उसके लिए इतना जरूर कर सकता है कि मरने से पहले वो उसे फाइट करने की इजाजत देगा और यही डूक फैमिली का एक रूल है। जो कि सुन रोल्स को ये ऑफर बुरी भी नहीं लगती क्योंकि अगर वो मरने वाला है तो वो एक अच्छी फाइट करके ही मरेगा और वैसे भी उसका सामना बच्चे से हो रहा है तो उसे लगता है कि वो इस फाइट को जीत भी जाएगा। वो यहाँ पर जोशुआ को अंडर एस्टिमेट कर रहा है और बिना किसी प्लान के वो जोशुआ पर अटैक भी कर देता है, लेकिन अंजाम जिस तरह के आपने और मैंने एक्सपेक्ट किया था तो इसका अंजाम भी बिल्कुल उसी तरह ही होता है और जोशुआ एक ही स्ट्राइक से रोल्स को पीछे दूर फेंक देता है जिससे रोल्स की हालत खराब हो जाती है और लगता है कि वो दोबारा बिल्कुल भी नहीं उठने वाला। अब खुद की प्रॉपर इंट्रोडक्शन करने के बाद वो कहता है कि अगर और किसी को भी कोई भी डाउट है तो वो आकर क्लियर कर सकता है, लेकिन एक एक करके जितने भी वहाँ पर सोल्जर मौजूद होते हैं तो वो अपने घुटने टेक कर इस बात को एडमिट कर लिया है कि आज की ट्रेनिंग जोशुआ ही देगा। तो पीछे हमारा सीएन ये सारा कमोशन देखने के बाद बहुत ही ज्यादा गर्व महसूस करता है क्योंकि जिस बंदे को उसने अपना लॉर्ड चुना है तो वो तो वाकई में काबिल तारीफ है। उसी बीच हमारा सीन शेरल पर पड़ता है और हमारी शेरल बहुत ही ज्यादा उदास होती है और उसके पीछे का रीजन जोशुआ ही होता है। जोशुआ ने उसके साथ जो बिहेवियर किया था तो उसके बाद उसका बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा, लेकिन उसी दौरान पीछे से कॉक्स आ जाता है जो कि उसके फादर का ऑर्डर उसे सुनाने ही वाला होता है, लेकिन हमारी शेरल उसमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं लेती और वो कॉक्स को बोलती है कि उसके फादर के ऑर्डर में उसको जरा भी इंटरेस्ट नहीं लेना और उसे अकेला छोड़ दिया जाए। कॉक्स हमारे शेरल को इस तरह देखने के बाद टेंशन में पड़ जाता है कि आखिर इनको क्या हुआ, क्योंकि सुबह से ही वो इसी तरह ही बर्ताव कर रही है और उसके पीछे का रीजन अभी तक शेरल ने नहीं बताया। लेकिन शेरल जो कि अपने चेस्ट में एक अजीब से पेन को फील कर रही है तो उससे उसके मुंह से सिर्फ कुछ ही अल्फाज निकलते हैं जो कि ये अल्फाज होते हैं कि मैं जोशुआ को देखना चाहती हूँ। अगला सीन डूक आग्नोस के ऑफिस पर पड़ता है जहाँ पर उसने जोशुआ को समन किया होता है क्योंकि उसके पीछे का रीजन ट्रेनिंग हॉल में जो इंसिडेंट हुआ था तो उसके बारे में वो पर्सनली जोशुआ से कुछ पूछना चाहते हैं। जोशुआ जो कि बताता है कि वो लोग उसकी मदर के बारे में अजीब और गरीब बातें करते हैं और वो उसकी बातों को कभी भी सीरियस नहीं लेते, तो सब लोगों की अकल टिकाने लाने के लिए और उनको बताने के लिए कि मेरे अंदर भी डूक आग्नोस का ब्लड है तो इसलिए मैंने ये सब कुछ कमोशन क्रिएट किया, क्योंकि अगर मैं एक एक को समझाता तो बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट होता और कोई भी मेरी बात को सीरियसली नहीं लेता। तो मैंने इन सबको समझाने के लिए डर का इस्तेमाल किया, डर जो कि एक
मर्तबा दिल में बैठ जाता है तो वो बढ़ता रहता है, वो कम नहीं होता। तो मुझे माफ करिएगा अगर मैंने अपनी लिमिट को क्रॉस कर दिया हो। लेकिन डूक आग्नोस उसकी बातों के साथ एग्रीड हो जाते हैं। तो उन्हें ये रीजंस वैलिड लगते हैं और अब उसके माना को जांचने के लिए रॉयल नाइट्स भी आ चुके हैं। तो उसका टेस्ट भी कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा, जिसके लिए हमारा जोशुआ कब से वेट कर रहा है कि कब रॉयल नाइट्स आएंगे और कब वो डूक आग्नोस को अपनी पावर दिखाएगा। जिसके कुछ पलों के बाद हमें फर्स्ट नाइट को भी दिखाया जाता है, जो कि डूकडम का यानी कि आग्नोस डूक का सबसे पहला कैप्टन। वो इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है कि उन लोगों की फैमिली में 2 सी रैंक नाइट हैं, जो कि अभी तक अपनी टीम से भी नहीं निकले। जो कि सुन चीफोन इस बात के साथ जरा भी एग्रीड नहीं करता। तो हमारा फर्स्ट नाइट समझ जाता है कि ये इसलिए इस तरह बर्ताव कर रहा है क्योंकि इसके बेबल को उसने हरा दिया, जिसकी वजह से अब उन दोनों के बीच में अब बहस छिड़ जाती है। लेकिन तब तक डूक आग्नोस आ जाते हैं कि देख काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होते हैं कि 2 सबसे ट्रस्टवर्दी नाइट से आपस में लड़ रहे हैं, तो इस डूकडम का क्या होगा। उसके कुछ ही सेकंड्स के बाद रॉयल नाइट्स भी आ जाते हैं और इतनी भीड़ को देखने के बाद वो लोग भी हैरान होते हैं कि आखिर यहाँ पर कौन आने वाला है। तो कैबिन से निकलती हुई जिस शख्सियत को हमें दिखाया जाता है तो वो और कोई नहीं बल्कि फोर्थ प्रिंस यानी कि काइजर होता है। वही काइजर जो कि पास्ट में हमारे जोशुआ का दोस्त था और आखिर में ही इसने ही उसको बिट्रे किया। तो काइजर को पर्सनली देखने के बाद और अपनी टीम्स में देखने के बाद अब उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो इस मोमेंट का कब से इंतजार कर रहा था। हाँ भाई लोग, वीडियो के बीच में रोक रहा हूँ, लेकिन मैंने नीचे कमेंट सेक्शन में एक बंदे का लिंक दिया है जो कि मेरा दोस्त है और उसका नाम एनिमे रैंक्स है। तो काफी डिजर्विंग बंदा है और उसके चैनल को जरूर चेकआउट करना और अगर हो सके तो उसको सब्सक्राइब भी कर देना और उसकी एक्सप्लेनेशन एकदम गजब किस्म की है, तो आप लोगों को मजा आएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और साथ में कमेंट सेक्शन में भी। तो चलिए अब अपनी वीडियो की ओर दोबारा बढ़ते हैं। इसके बाद हमारी ये स्टोरी एक अलग मोड़ ले लेती है और हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसका नाम जोकर निम होता है। और जोकर एक इंपीरियल नाइट होता है जो कि अपने ही जगह पर दहशत को बरकरार रखा होता है और जो भी एक नया इंपीरियल नाइट बनता है तो उसको वो बहुत ही ज्यादा बुली करता है। और अभी भी वो बहुत सारे नूबीज नाइट को बहुत ही ज्यादा बुली कर रहा था कि पीछे से एक बंदा आता है और उसे कहता है कि बस करो, अगर वो इसी तरह ही सारे नूबीज नाइट को बुली करेगा तो कोई भी इंपीरियल नाइट बनने के लिए तैयार नहीं होगा। अब जोकर उसकी बात पर ज्यादा गौर नहीं करता, लेकिन वो उसके आने का रीजन पूछता है तो पता चलता है कि उसको वेनेसा ने भेजा है। वेनेसा वही डूक आग्नोस की वाइफ जो कि हमारे जोशुआ से पीछा छुड़ाना चाहती है, तो इसलिए उसने इस बंदे को यहाँ पर जोकर के पास भेजा है ताकि वो जोशुआ का काम तमाम कर दे। जिसमें उसको ऑर्डर मिला था कि उसे पूरा मारना तो नहीं, बस इतना काम तमाम करना है कि वो दोबारा कभी भी अपने हाथों से कोई भी वेपन ना उठा पाए। तो फोर्थ प्रिंस यानी कि छोटा काइजर जब रूमर्ड जोशुआ को देखता है तो वो उसे देखकर काफी ही ज्यादा एक्साइटेड होता है। लेकिन हमारे जोशुआ के तो कुछ अलग ही इरादे होते हैं। वो अपनी तरफ से बहुत सारी किलिंग इंटेंट उसकी ओर भेज रहे होते हैं, तो उसके बंदे नोटिस करके जोशुआ को काम डाउन होने का बोलते हैं और रिस्पेक्ट देने का भी बोलते हैं क्योंकि ये कोई आम बंदा नहीं है। तो जोशुआ कहता है कि उसे रिस्पेक्ट देने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि एक पहाड़ी पर सिर्फ एक ही टाइगर रूल करता है और ये तो फोर्थ प्रिंस है, इसकी इतनी ज्यादा चलती भी नहीं। और अगर मुझे किसी को रिस्पेक्ट करना है तो वो तो इस एम्पायर का किंग हो तो तब मैं रिस्पेक्ट दे सकता हूँ, लेकिन फोर्थ प्रिंस को नहीं। जो कि सुन अब 9th इंपीरियल गार्ड बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने गार्ड को रेडी होने का बोलता है क्योंकि जोशुआ को सबक सिखाना है। लेकिन जोशुआ को भी प्रोटेक्ट करने के लिए डूक फैमिली का फर्स्ट नाइट उस इंपीरियल नाइट से लड़ने के लिए एकदम रेडी हो जाता है। लेकिन उसे भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इस बात से होती है, अगर डूक आग्नोस भी होते और इस तरह बात होती और तुम उसे प्रोटेक्ट करते तो फिर भी इस बात को समझ लेता, लेकिन इस नाजायज लड़के को वो आखिर क्यों प्रोटेक्ट कर रहा है। तो सिंपल आंसर कि वो भी उसके फैमिली का हिस्सा है और उसको भी कोई हक नहीं वो आग्नोस डूक की फैमिली के मेंबर को इस तरह की बातें बोले। तो फाइट को रोकने के लिए बीच में आग्नोस आ जाते हैं जो कि एक ही माना प्रेशर से उस फाइट के शुरू होने से पहले ही खत्म कर देते हैं। तो माना प्रेशर को जब वो इंपीरियल गार्ड फील करता है तो उसके तो पैरों तले जमीन घिसक जाती है और प्रिंस भी इस बात को एडमिट कर लेता है कि इसने जो भी कहा वो एकदम सच है, मैं फोर्थ प्रिंस हूँ जो कि पावरलेस है। लेकिन उसके साथ जो कैप पर्सन होता है वो इस तरह की बातों से मना करता है क्योंकि वो फोर्थ प्रिंस है। इस तरह की बातें कहकर वो खुद को कुछ ज्यादा ही डिग्रेड कर रहा है। लेकिन प्रिंस को जोशुआ की बातें एकदम वैलिड लगती है क्योंकि अगर इस किंगडम में किसी को रिस्पेक्ट देना है और जो रिस्पेक्ट के काबिल है तो वो तो इस एम्पायर के एम्परर हुए। और मुझे पता है कि ये स्ट्रॉन्ग होगा इसलिए बातें कर रहा है क्योंकि इसे अच्छी तरह से पता होगा कि जो नाइट स्ट्रॉन्ग नहीं होते और इस तरह की बातें करते हैं तो उनका अंजाम आखिर में फिर क्या होता है। तो फोर्थ प्रिंस काइजर के जो आदतें होती हैं वो अभी तक चेंज नहीं हुई, लेकिन इस मर्तबा वो इसकी इस मीठी मीठी बातों में नहीं आएगा। वो उसके चैलेंज को एक्सेप्ट भी करता है कि हाँ उसमें इतनी पावर है कि वो इस तरह बिहेव कर रहा है। क्योंकि सुन अब जोकर ने बीच में पड़ता है और फोर्थ प्रिंस से इस बात की रिक्वेस्ट करता है कि माना आइडेंटिफिकेशन का जो टेस्ट है वो खुद इस बात को कंफर्म करना चाहते हैं कि जोशुआ में इतनी पावर है कि वो इस तरह आपके साथ बिहेव कर रहे हैं, तो प्लीज उसको इस बात की इजाजत दे दी जाए कि वो इस माना आइडेंटिफिकेशन के टेस्ट को खुद पर्सनली एनालाइज करे, जिसमें फोर्थ प्रिंस उसे परमिशन दे देते हैं। और अब हमारा सीन डूक ट्रेनिंग हॉल पर पड़ता है जहाँ पर सारे लोग अब इस टेस्ट को अपने आंखों से विटनेस करेंगे, जिसमें जोकर जोशुआ के हाथ में उस वेपन को देखकर उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि उसे इस फाइट को सीरियस लेना चाहिए। और जोकर ने मजीद कुछ और बकवास भी करता है, तो उसके जवाब में जोशुआ कहता है कि अब ये बात कंफर्म होती है कि इंपीरियल नाइट तब ही सेलेक्ट किया जाता है जब वो बात करने में अच्छा हो। तो अगर तुम्हारी बकवास खत्म हो गई हो तो चलो अब इस फाइट को शुरू करते हैं। जोकर इस जवाब से खुश नहीं, लेकिन
इसका वो बदला अब इस वो टेस्ट में लेगा और वही कंफर्म करेगा कि ये माना यूज कर सकता है या नहीं। लेकिन तब तक वो कुछ और बोल पाए तब तक हमारा जोशुआ उस पर अटैक कर देता है और अब उन दोनों के बीच में काफी अच्छी घमासान फाइट शुरू हो जाती है। उसके माना को फील करने के बाद उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि इतना छोटा बच्चा इतनी हेवीली माना को कैसे रिलीज कर पा रहा है, लेकिन फिर भी उसके वेपन को दूर करते हुए वो इस बात को ठान लेता है कि ये फिर भी एक छोटा बच्चा है। अगर मुझे इसे हराना है तो इसके और मेरे बीच में डिस्टेंस को क्लोज करना होगा। यही एक स्पीयर होल्डर की कमजोरी होती है। जोशुआ इस कमजोरी को पहले से ही ओवरपावर्ड कर चुका है क्योंकि वो बहुत सालों तक इस स्पीयर के साथ लड़ता आ रहा है, तो हर एक वीकनेस को उसने परफेक्ट किया है। तो अभी के लिए जोकर के उसके करीब भी आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है और फोर्थ प्रिंस ये खुद अपने आंखों से विटनेस करके इस बात को अब कंफर्मेशन के साथ बोल सकते हैं कि ये मुझसे इस तरह की बिहेवियर में बात कर सकता है क्योंकि ये जोकर निम को इतनी अच्छी टक्कर जो दे रहा है। और वो जो 9th इंपीरियल नाइट है वो भी जोशुआ की इस टेक्निक को देखने के बाद उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। अब जोकर इस फाइट को ज्यादा देर तक नहीं चलाने वाला और ना ही उसका कोई प्लान है क्योंकि अगर इसी तरह ही चलता रहा तो टेस्ट खत्म हो जाएगा और वेनेसा को बाद में कौन हैंडल करेगा। तो इसलिए अब वो सीरियस हो जाता है और अपनी स्पीड को बढ़ाकर उस पर अब अटैक करने लगता है। तो अब जबकि वो एक बी रैंक नाइट है तो अगर माना की कंपैरिजन की जाए तो जोकर के साथ बहुत सारी माना है और उसे वो बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकता है क्योंकि उसकी बॉडी उसके साथ कंपैटिबल है। अगली और जोशुआ जो कि अपनी फुल पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता, सिर्फ उसके साथ होल्ड कर रहा है, लेकिन अगर ज्यादा देर तक चलता रहा तो वो इस फाइट को हार जाएगा। तो अब जोशुआ को पूरी तरह पछाड़ने के लिए वो अपनी पावर का भी इस्तेमाल करता है और उसकी स्पीड उससे इतनी तेज हो जाती है अटैक करके वो उसके सामने से गुजर जाता है। लेकिन जोशुआ किस्मत से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन ये दोबारा काम नहीं करने वाला। बाकी लोग जब ये विटनेस करते हैं कि जोकर ने अपने माना को इंक्रीज कर लिया है तो ये जोशुआ के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो सकता है। लेकिन डूक आग्नस को अपने बेटे पर यकीन है और वो होल्ड करने का बोलता है क्योंकि उसे खुद भी सब कुछ चीजों को ऑब्जर्व करना है। और 9th इंपीरियल नाइट जो होता है वो जोकर को रुकने का बोलता है क्योंकि वो हद से कुछ ज्यादा बढ़ रहा है। लेकिन तब तक वो अपनी बात को खत्म कर पाए तो जोकर अपना फाइनल अटैक कर देता है, जिसके बाद एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और जब धूल हटती है तो जोकर को किसी चीज ने पीछे पुश किया है। लेकिन आखिर वो फोर्स और वो चीज क्या है, तो जब सामने जोशुआ पर नजर पड़ती है तो सब कुछ क्लियर हो जाता है क्योंकि उसके हाथ में जो स्टील का रोड था वो अब एक स्पीयर में कन्वर्ट हो गया है। तो आखिर उस वक्त ऐसा क्या हुआ कि वो जो स्टील का रोड है उसने अपने शेप को ही चेंज कर लिया। तो इसी को ही दिखाते हुए हमारा सीन थोड़ा सा पास्ट में चला जाता है जहाँ पर जोकर हमारे जोशुआ पर बस अटैक करने ही वाला था। तो अटैक करने के बीच में ही वो अपने रियल इंटेंशन को भी रिवील करता है कि वो हमारे जोशुआ को इंटरनली डैमेज करना चाहता है। और आप लोगों को तो इसके बारे में पता होगा कि जब एक कैरेक्टर की इंटरनल डैमेज हो जाती है तो वो दोबारा कभी भी माना को इस्तेमाल नहीं कर पाता। तो इसलिए उसके इंटेंशन यही है कि इसको इंटरनली डैमेज कर दिया जाए। और जोशुआ को भी अपनी बॉडी का लिमिट पता था तो इसलिए उसने लूगिया को अवेकन किया और बड़े ही डेस्परेट सिचुएशन में उसने लूगिया को अवेकन किया है, जिसके अवेकन होते ही जोकर को वो पीछे धकेल देता है। और लूगिया के ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हमें ये भी बात पता चलती है कि लूगिया एक आर्टिफैक्ट है। आर्टिफैक्ट वो वेपन होते हैं जिसमें अंदर माना फ्यूज्ड होता है। तो उसको चीफो नोटिस करके बहुत ही ज्यादा हैरान होता है कि लॉर्ड जोशुआ को ये आर्टिफैक्ट किसने दिया है। और जहाँ तक हमारे फोर्थ प्रिंस की बात हो रही है वो तो जोशुआ के स्किल से इतना ज्यादा इम्प्रेस हो चुका है कि वो मजीद इस फाइट को और आगे नहीं बढ़ाना चाहता और वो अपने 9th इंपीरियल नाइट को बोलता है कि इस फाइट को तुरंत से ही रोक दिया जाए। और जोकर का अटैक ब्लॉक करने के बाद हमारा जोशुआ उसको वर्गलाता है और कहता है कि उसको कैसा लगा, उसका अटैक एक छोटे बच्चे ने ब्लॉक किया है तो ये तो उसके लिए एक शर्म का मकाम है। जो कि सुन जोकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ये ठान लेता है कि अब वो उसे जिंदा भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन तब तक इंपीरियल नाइट आ जाता है जो कि इस फाइट को रोक देता है। वही इंपीरियल नाइट जिसका नाम बेल होता है, उसने बहुत सारी फाइट्स को देखा है, यहाँ तक कि बेबल की फाइट को वो इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं ले रहा था, लेकिन इस फाइट को वो कभी भी नहीं भूलेगा क्योंकि एक छोटा बच्चा जो कि जोकर जैसे बंदे के अटैक को ब्लॉक कर पाए और उसके साथ कीप अप कर पाए तो एम्पायर के लिए ये एक खजाना है। और पूरी फाइट को अपने आंखों से विटनेस करने के बाद वो अब ये खुलेआम ऐलान करता है कि वो जोशुआ को एक सी रैंक नाइट का एक ओहदा दे दिया है और उसे आज के बाद एक सी रैंक नाइट के ओहदे के तौर पर उसे ट्रीट करेंगे। और जहाँ तक हमारे जोशुआ की बात है तो वो पहले में तो नाइट नहीं बनना चाहता था, लेकिन अगर उसे अपना रिवेंज लेना है तो उसे ये ओहदा स्वीकार करना होगा, वरना वो अपने रिवेंज को आगे कैसे बढ़ाएगा। फोर्थ प्रिंस उसकी फाइट से इतना ज्यादा इम्प्रेस है कि वो पर्सनली उसके लिए क्लैप कर रहे हैं, लेकिन इतनी एफर्ट्स उसने सिर्फ इसलिए दिखाई क्योंकि वो इन लोगों को अपनी वीक साइड बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहता और कोई भी उसे ओवरकम या फिर प्रेस करने की कोशिश करे। तो इस फाइट से उसने ये साबित कर दिया है और होपफुली आज के बाद उसे कोई भी हल्के में नहीं लेगा। तो डूक आग्नोस भी अपने बेटे के लिए बहुत ही ज्यादा टेंशन में होते हैं और उसके फेस एक्सप्रेशन को देखने के बाद जोशुआ भी हैरान होता है क्योंकि उसने कभी भी ये फेस एक्सप्रेशन एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि डूक आग्नोस उसके लिए इतना ज्यादा टेंशन में होंगे। और उसी दिन एक नए और सबसे छोटे सी रैंक नाइट का जन्म हुआ और वो डूक आग्नोस के फैमिली से रिलेटेड था और पर्सनली डूक फैमिली का सदस्य भी था, लेकिन
लेकिन सबसे बड़ी बात कि वो डूक आग्नोस का बेटा है जिसका नाम जोशुआ आग्नोस है। फिर उसके बाद हमारा सीन डूक आग्नोस के फैमिली के मीटिंग रूम पर पड़ता है, जहाँ पर हर एक हाई अथॉरिटी का बंदा बैठा होता है और उनके बीच एक सीरियस डिस्कशन हो रही होती है जो कि एक्सपीडिशन टीम के रिलेटेड है। तो एक्सपीडिशन टीम जो कि जंगल में गई थी क्योंकि वहाँ पर मॉन्स्टर्स की तादाद मल्टीप्लाई हो गई थी और उनको रोकने के लिए एक टीम को सिलेक्ट किया गया था। लेकिन अजीब बात यह है कि वो टीम बहुत जल्द वापस आ गई। तो उसके पीछे का रीजन जब हमें बताया जाता है तो कहते हैं कि ब्लैक ऑर्क जो कि बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के मॉन्स्टर है और 4th क्लास के मैजिशियन और 4th क्लास के स्वॉर्ड में उसे नहीं संभाल सकते, तो वो एक साथ बहुत सारे मॉन्स्टर के साथ इन्वेड किए हैं जिसका सामना एक्सपीडिशन टीम ने किया था, लेकिन वो बुरी तरीके से हार गए। उन्होंने आसपास की विलेज में भी काफी ज्यादा कमोशन क्रिएट कर लिया है, जो कि सुन बाकी के जितने भी हाई अथॉरिटी के बंदे होते हैं तो वो काफी ज्यादा टेंशन में हो जाते हैं। लेकिन डूक आग्नोस पर्सनली इस इशू को खत्म करेंगे और वो इस बात की गारंटी भी देते हैं। तो इसलिए इस टॉपिक से हटकर वो उस दूसरे टॉपिक पर बात करना चाहते हैं। तो हमारा दूसरा मैटर हमारी 5th डूक फैमिली के साथ रिलेटेड है जिसका नाम पोंथाई फैमिली है। और अगर आसान शब्दों में समझाओ तो पोंथाई फैमिली से हमारी शेरिल और ऑक्स आए हैं और वो ही उस फैमिली के मेंबर्स हैं। तो हमारे फर्स्ट नाइट जब डूक आग्नोस को ये बात बता देते हैं तो डूक आग्नोस इस मीटिंग के बाद उस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं। तो इसलिए अगर और कुछ बाकी नहीं रहा डिस्कस करने के लिए तो वो लास्ट टाइम पूछते हैं कि अगर किसी को कुछ कहना हो तो वो बता सकता है। तो यहाँ पर हमारा कमांडर चीफन अपनी एक थ्योरी बताना चाहते हैं और वो थ्योरी लॉर्ड जोशुआ के साथ रिलेटेड है। लॉर्ड जोशुआ का नाम सुन के सब लोग काफी ज्यादा गर्व महसूस करते हैं क्योंकि यंग मास्टर बेबिल को भी उसने पीछे छोड़ दिया और 9 साल की उम्र में वो एक सी रैंक नाइट बन गया। तो इसी की ही वजह से कमांडर चीफन जब अपनी बात को शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो उसे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा होता कि इतनी छोटी सी उम्र में कौन कैसे माना इनहेंस को इस्तेमाल कर सकता है। और दूसरी बात कि वो पहले ऐसे नहीं थे, लेकिन एकदम से ही और अचानक से ही उनमें इतनी ताकत आ गई कि यंग मास्टर बेबल को भी उसने पीछे छोड़ दिया। और तीसरी जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि उस बैटल में उनके साथ जो वेपन था तो वो एक आर्टिफैक्ट था जिसने अपना शेप खुद ही चेंज किया। तो अब इन बातों का रियल मकसद क्या है? तो कमांडर चीफन बताते हैं कि जब वो अपना लास्ट अटैक हमारे जोकर नेम पर कर रहा था तो उस वक्त उसे डिमोनिक एनर्जी फील हुई, यानी कि हमारा लॉर्ड जोशुआ आउटर एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है जिससे उनकी फैमिली को फ्यूचर में बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस से गुजरना भी पड़ सकता है। तो डिमोनिक एनर्जी का सुनकर सब लोग पैनिक होने लगते हैं और वो यंग मास्टर जोशुआ को यहाँ से दूर भेजने का इरादा करते हैं। लेकिन तब तक कोई कुछ कंफर्म कर पाए तो वहाँ पर हमारा लॉर्ड जोशुआ आ जाता है क्योंकि सारी बातों को सुन रहा था और अगर उन लोगों को लगता है कि वो डिमोनिक एनर्जी को ही बोरो करके यूज कर रहा था तो वो कमांडर चीफन को चैलेंज देता है कि वो खुद इस बात को कंफर्म क्यों नहीं करते और ये बात सिर्फ फाइट से ही कंफर्म हो सकती है। तो क्या उनको ये चैलेंज मंजूर है? चीफन अगर कोई एक गलत अल्फाज बोलेगा तो उसे बाद में पछताना होगा। लेकिन ज्यादा टाइम लेने पर हमारा जोशुआ कहता है कि शायद उनको डर लग रहा है। कमांडर चीफन गुस्सा होकर अपनी माना को रिलीज करते हैं जिससे आसपास के सारे बंदों को पता चल जाता है कि ये गुस्सा हो गया है। तो बात को पूरी तरह से खत्म करने के लिए हमारा डूक आग्नोस बोलता है कि अगर इसने डिमोनिक एनर्जी को इस्तेमाल किया होता तो वहाँ पर प्रिंस के साथ एक मैजिशियन भी तो आया हुआ था क्योंकि एक हाई क्लास मैजिशियन है और अगर इसने वाकई में डिमोनिक एनर्जी को बोरो करके यूज किया था तो उन लोगों ने इसके बारे में क्यों नहीं बताया? अगर एक हाई मैजिशियन ने इस बात को नहीं छेड़ा तो इसका मतलब जोशुआ का ये मैटर यहीं पर ही सॉल्व हो चुका है। लेकिन फिर भी डूक आग्नोस अपने बेटे से बोलते हैं कि तुम्हारी ग्रोथ इतनी ज्यादा अनएक्सपेक्टेडली फास्ट थी कि ये लोग भी हैरान है, लेकिन साथ में मैं भी हूँ क्योंकि मैं भी कुछ कंफर्म करना चाहता हूँ और कुछ पूछना चाहता हूँ। तो इसलिए तुम्हारी एबिलिटी को सही से आजमाने के लिए तुम्हें मेरे साथ ब्लैक फॉरेस्ट चलना होगा जहाँ पर वो ब्लैक ऑर्क्स और बाकी के मॉन्स्टर है, तो तभी तुम्हारा असल रूप सामने आएगा। तो डूक आग्नोस के मुंह से ये बात सुनकर कि वो ब्लैक फॉरेस्ट जा रहे हैं और वो इस मैटर को हमेशा के लिए सॉर्ट आउट करने वाले हैं तो सारे के सारे लोग टेंशन में पड़ जाते हैं क्योंकि वो अपने मास्टर को खोना नहीं चाहते और उनके साथ कुछ बुरा भी हो सकता है। लेकिन डूक आग्नोस इस बात की गारंटी देता है कि वो कोई आम बंदा नहीं है और हाँ, उनको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि वन ऑफ द 9 स्टार में से वो भी एक है। और वैसे भी वो जोशुआ को भी साथ इसलिए लेकर जा रहा है क्योंकि वो वहाँ पर इंपीरियल कैपिटल में इसे अकेडमी में एडमिट करवाएगा, जो कि सुन चीफन बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि अगर ये वहाँ पर चला गया और अपनी एबिलिटी को सही से पॉलिश किया तो बेबल का इसके साथ कम्पीट करना एकदम इम्पॉसिबल हो जाएगा और इसे कोई भी नहीं छू पाएगा। तो इसलिए उसे लॉर्ड जोशुआ को एकदम डिस्ट्रॉय करना होगा या फिर रोकना होगा। तो उसे भी जोशुआ अपने फादर से एक रिक्वेस्ट करता है कि वो जब कैपिटल जा रहा है तो वो अपनी मदर को भी साथ लेकर जाना चाहता है, जिस पर चीफन भड़कते हुए कहता है कि इस तरह बोलने की तुम्हारी जरूरत भी कैसे हुई क्योंकि वेनेसा इसकी इजाजत कभी भी नहीं देगी। और इस बात से वो काफी ज्यादा नाराज और गुस्सा भी हो सकती है, तो इसलिए ये रिक्वेस्ट इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर जोशुआ कमांडर चीफन को उसी के ही बात में पकड़ लेते हैं। जोशुआ कमांडर चीफन की बात को सुनने के बाद कहता है कि आपकी बातों से लगता है कि मेरे फादर वेनेसा से डरते हैं, तो क्या आप ये बताना चाहते हैं? और इस बात से तो ये भी साबित होता है कि इस पूरी फैमिली का ऑर्डर वेनेसा ही चलाती है, तो आपकी इस बात का क्या मतलब मेलो? अब चीफन फंस गया है, अगर वो मजीद कुछ और बोलेगा तो वो और भी मजीद फंस सकता है। तो वो डूक आग्नोस को बोलता है कि वो जस्ट उनके लिए कंसर्न थे क्योंकि लोग उसके बारे में बुरा भला भी कहेंगे कि वो सिर्फ लेडी लूसिया की ही फिक्र कर रहे हैं और वेनेसा के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। तो इसी चीज को अवॉइड करने के लिए उसने ये बात की है। तो उसकी बात को सुनकर हमारे लॉर्ड जोशुआ को भी इजाजत मिल जाती है कि वो अपनी माँ को अपने साथ लेकर जा सकता
है। अब जोशुआ की चालाकी को देखकर डूक आग्नोस इतना ज्यादा गर्व महसूस कर रहे हैं कि उसने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना ज्यादा चालाक होगा। यहाँ तक कि इसकी चालाकी बेबल से भी बहुत ज्यादा है और बेबल भी इस मामले को इस तरह नहीं सॉर्ट आउट कर पाता। अब ये मीटिंग खत्म हो गई है और सारे के सारे लोग डूक आग्नोस की बात के साथ एग्रीड हो गए हैं और जाते जाते वो हमारे आर्मस्ट्रॉन्ग जो कि हमारे डूक फैमिली के फर्स्ट नाइट थे, तो उनसे भी शेरल की फैमिली पर पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट चाहते हैं, लेकिन कमरे में ही इस पर बात कर सकते हैं। तो इसलिए अपनी सेना को तैयार करने के बाद वो तुरंत से ही इस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं और वो जोशुआ को भी अपने कमरे में बुलाते हैं। और जैसे ही वो उनके कमरे की ओर बढ़ने वाले होते हैं तो सामने से यंग मास्टर बेबल आ जाता है। बेबल की एंट्री काफी लेट हुई है, लेकिन वो डूक आग्नोस के साथ कुछ बात करने के लिए आया है। तो पता चलता है कि वो यहाँ पर जिस टॉपिक पर बात करने के लिए आया है तो उसका सबसे पहला कनेक्शन हमारे लॉर्ड जोशुआ के साथ कनेक्टेड है। तो अपने मुंह से लॉर्ड जोशुआ कहकर वो पीछे चीफन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिलाता है, क्योंकि रैंक के मुकाबले में लॉर्ड बेबल लॉर्ड जोशुआ से बहुत ही ज्यादा हायर है, लेकिन फिर भी जोशुआ नहीं बल्कि लॉर्ड जोशुआ उसे बुला रहे हैं। तो चीफन को दोबारा उसकी बातों में फंसाकर हमारा लॉर्ड जोशुआ चीफन को बोलता है कि मैं कब से ये नोटिस कर रहा हूँ कि जब भी बेबल कुछ बात करने की कोशिश करता है तो आप बीच में टांग अड़ाते हैं। इस तरह लगता है कि आप लॉर्ड बेबल को ही सर्व करते हैं, लेकिन मुझे तो लगा कि आप मेरे फादर को सर्व करते हैं। तो क्या आप इस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर सकते हैं? चीफन दोबारा फंस गया, लेकिन वो इस बात को इग्नोर भी नहीं कर सकता। वो बात को पलटाते हुए कहता है कि वो तो जस्ट फैक्ट बता रहा था और हकीकत भी ये है। लेकिन लॉर्ड जोशुआ दोबारा बोलता है कि अगर बेबल मुझसे रैंक के मुकाबले में आगे है तो क्या मैं स्किल के मुकाबले में इससे बहुत ही ज्यादा आगे हूँ? तो मैंने खुद को प्रूव कर दिया है कि ये मुझे लॉर्ड जोशुआ बुला सकता है, तो इसलिए आपको बीच में बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो जोशुआ की बातों के साथ उसका ब्रदर भी एग्रीड होता है, जो कि देख डूक आग्नोस को बहुत ही ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि जोशुआ के बाद इसने अपना पूरा एटमॉस्फेयर ही चेंज कर लिया है और ये पहले से बहुत ही ज्यादा चेंज दिख रहा है। अब यहाँ पर जिस मकसद से लॉर्ड बेबल आया है तो वो जोशुआ के साथ बात करने के लिए आया है और वो इस बात को उसे साफ साफ मुंह पर बोलता है कि जो अल्फाज तुमने मुझे बोले थे अपने सेकंड स्पार में तो वो मेरे दिल को छू गए और आज के बाद मैं और भी ज्यादा मेहनत करूंगा और भी ऊपर चढ़ने की कोशिश करूंगा। और अब वो अपने फादर से भी बोलता है कि जिस सीट के लिए उसे सेलेक्ट किया गया था वो उस सीट को कैंसिल करना चाहता है, जो कि सुन चीफन और बाकी के लोग हैरान हो जाते हैं। जो लोग भी बेबल को सपोर्ट करते आ रहे थे उन्हें लग रहा था फ्यूचर सक्सेसर लॉर्ड बेबल ही होगा, लेकिन बेबल ने तो इस ऑफर को कैंसिल कर दिया है। और इसके पीछे का रीजन ये नहीं कि वो अपने ब्रदर से डरता है, लेकिन ये है कि उसे भी एक मौका मिलना चाहिए, क्योंकि है तो वो मेरा भाई लेकिन वो मुझसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो एक फेयर फाइट से वो फ्यूचर सक्सेसर को चुनने के लिए एक रिक्वेस्ट करता है, जो कि सुन डूक आग्नोस उसकी बात के साथ टोटली एग्रीड हो जाता है। और अब ये मीटिंग भी यहाँ पर खत्म हो गई है, लेकिन जाते जाते डूक आग्नोस इतना ज्यादा खुश होता है कि उसकी फैमिली में काफी ज्यादा बदलाव उसे देखने को मिल रहा है। धीरे से लेकिन बहुत ही ज्यादा मैसिव तरीके से उसकी फैमिली में बदलाव आ रहा है और वो फ्यूचर में काफी अच्छी चीजों को एक्सपेक्ट कर रहा है अगर इसी तरह ही चलता रहा। और जब वेनेसा को इस बात की खबर होती है तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फ्रस्ट्रेशन में उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि उन्हें और आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि बेबल के लिए वो जोशुआ काफी ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है, वो भी फ्यूचर में। तो इसलिए अगर इस मैटर को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट नहीं कर पाए तो फिर वेनेसा अपने और चीफन के बीच के रिलेशन के बारे में डूक आग्नोस को बताएंगे, जो कि सुन चीफन के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो अब बुरी तरह से फंस गया है। मीटिंग में और क्या क्या बातें हुई तो वेनेसा को जब वो बात पता चलती है तो वो चीफन से बोलता है कि अगर लूसिया भी उसके साथ कैपिटल जा रही है तो वो उसके साथ खाना खाना चाहती है और वो उनकी लास्ट मील भी हो सकती है, तो इसलिए उनका मन गपशप लगाने का कर रहा है। तो अगले सीन में हम देखते हैं कि डूक फैमिली के जितने भी सर्वेंट्स होते हैं तो वो सारे के सारे आर्मी के लिए कुछ चीजों को कलेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी रेड आने वाली है जो कि ब्लैक फॉरेस्ट सीधा जाने वाली है। तो इसलिए सब प्रिपरेशन वो लोग कर ही रहे होते हैं कि हमें जोशुआ को दिखाया जाता है जिसने एक क्लॉक को भी पहना होता है, लेकिन साथ में उसके हाथ में एक रिंग होती है जिसका नाम डोंग रिंग होता है। और वो उसको कैसे मिली तो हमें उसको बताने के लिए थोड़ा सा टाइम में पीछे लेकर जाया जाता है, जहाँ पर वो डोंग रिंग उसके फादर ने उसे गिफ्ट के तौर पर दी है, लेकिन डोंग रिंग सिर्फ उसी को ही दिया जाता है जो कि फैमिली सक्सेसर हो। लेकिन डूक आग्नोस ये बोलता है कि ये वैसे भी कबर्ड में सड़ रही थी, तो इसलिए तुम इसका इस्तेमाल काफी अच्छी तरह से कर पाओगे, तो इसलिए गलतफहमी में कभी भी मत पड़ना कि तुम मेरे सक्सेसर हो। और हाँ, डोंग रिंग को इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें इसमें अपने माना को इंजेक्ट करना होगा, जिसके बाद तुम्हारी बॉडी के आसपास एक कवच बन जाएगा, लेकिन उस कवच में बहुत सारे फैमिली साइंस तुम्हें देखने को मिलेंगे। और वो फैमिली साइंस किसके लिए है? तो वो आसपास असैसिन्स के लिए है जो कि तुम पर नजर रखे हुए हैं या फिर जासूस भी हो सकते हैं। तो उनको ये वार्निंग देने के लिए कि डूक फैमिली के साथ कभी भी पंगा ना लिया जाए, तो इसलिए डोंग रिंग को उसके हवाले किया है। और उस रिंग को देने का एक और भी मकसद था। जब डूक आग्नोस हमें वो मकसद बताते हैं तो इस चीज को देने का सिर्फ एक ही मकसद था कि जोशुआ को अपने फैमिली नेम जो कि ऑग्नस है उसको अबेंडन करना होगा। ये जोशुआ को क्यों करना है तो इसके बारे में जोशुआ समझ जाता है, क्योंकि इस रिंग को देने के बाद और अकेडमी में एडमिट होने के बाद सब चीजें उसकी आंखों के सामने क्लियर हो जाएंगी। और अगर आसान शब्दों में बताऊं तो ये इसलिए कि कोई भी डूक फैमिली के साथ पंगा ना ले और कोई भी डूक फैमिली का मुकाबला करने के बारे में कभी सोचे भी ना, क्योंकि अकेडमी में उसे कई तरह के लोग दिख सकते हैं जो कि काफी बड़ी
बड़ी फैमिली से रिलेटेड हो। और अब आखिर में डूक आग्नोस अपने बेटे से बोलता है कि क्या वो उससे नाराज है, तो इसका जवाब हमारे जोशुआ के साथ खुद भी नहीं है, क्योंकि पहले में तो वो उससे बहुत ही ज्यादा नफरत करते थे और उसको मरने के लिए भी छोड़ दिया था। और डूक आग्नोस की मौत कैसे हुई, तो आज से 10 साल बाद एक सिविल वॉर छिड़ेगी जिसमें डूक आग्नोस मरेंगे। ये बात उसे अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरीज से पता है, लेकिन उस वक्त जोशुआ ने अपनी फादर की मदद नहीं की, क्योंकि डूक आग्नोस ने उनको पूरी तरह से अबेंडन कर दिया था, जिसकी वजह से उनकी माँ भी बाद में मर गई। तो उनके लिए अपने दिल में बहुत ही ज्यादा हेट्रेड था। लेकिन अब इतिहास और टाइम सब कुछ बहुत ही ज्यादा चेंज हो गया है। जो एक्सप्रेशन उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किए थे वो आज उसे देखने को मिल रहे हैं। और अगर वो सच बात बताए तो अभी के टाइम में उसके फादर के लिए उसके मन में कोई भी हेट्रेड नहीं है। फिर उसके बाद फोर्थ प्रिंस भी आ जाते हैं, जो कि जोशुआ के फेस पर स्माइल देखकर समझ जाते हैं कि इसके साथ जरूर कुछ अच्छा हुआ है। लेकिन यहाँ पर आने का उनका और कोई मकसद नहीं था, बल्कि ये था कि वो वैसे भी कैपिटल जा रहे हैं, तो कैपिटल पहुंचने के बाद वो उससे जरूर मिलने के लिए आ जाए, क्योंकि उसकी वो बहुत मदद कर सकते हैं। तो आखिर किस तरह की मदद वो जोशुआ की कर सकते हैं? जब जोशुआ इसके बारे में पूछता है तो फोर्थ प्रिंस हमें डिटेल में बताते हैं कि वैसे भी अकेडमी में इंटर करने के बाद हर एक बंदे का सपना होता है कि वो इंपीरियल नाइट बने, और उसके लिए तुम्हें एक इंपीरियल नाइट टेस्ट को भी देना होता है। लेकिन अगर तुम मेरी बात को मान लेते हो और मेरे दोस्त बन जाते हो तो तुम्हें इंपीरियल नाइट से तो एक प्रोटेक्शन मिलेगी, और दूसरा बिना किसी टेस्ट के तुम एक इंपीरियल नाइट खुद भी बन सकते हो। और इस बात का मकसद और कोई नहीं था, बल्कि वो जोशुआ को अपने अंडर लेना चाहता है और वो किसी किस्म का भी ऑफर मानने के लिए तैयार है। लेकिन जोशुआ उसके स्माइल के पीछे हिपोक्रेसी को नोटिस कर लेता है और उसे इंपीरियल नाइट बनने का कोई भी शौक नहीं है। लेकिन अगर उसे उस कमरे में जाना है, क्योंकि इंपीरियल नाइट में एक कमांडर बनने के बाद आपको इजाजत दे दी जाती है, तो वहाँ पर उसे बहुत कुछ चीजें मिल सकती हैं जो कि उसने पिछले लाइफ में ऑब्टेन की थी। और वहाँ पर बहुत सारे अंडरलिंग्स भी हैं जो कि जोशुआ को फॉलो करते थे, तो उसको वो दोबारा अचीव कर सकता है। लेकिन इंपीरियल नाइट बनने के बाद अभी के लिए वो कोई भी जल्दबाजी नहीं करना चाहता और वो उसके ऑफर को ठुकरा देता है। जो कि सुन पीछे 9th इंपीरियल बेल डिसअपॉइंट हो जाते हैं, क्योंकि इतना अच्छा बंदा जो कि टैलेंटेड है वो अपने दिमाग का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर रहा। लेकिन हमारा फोर्थ प्रिंस उसे टेंशन ना लेने का बोलता है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट है कि वो जरूर उसके हाथों में आएगा। और जोशुआ का भी सेम प्लान होता है कि इस मर्तबा वो उसका पपेट नहीं बल्कि उसे अपना पपेट बनाएगा। इसके बाद हमारी पूरी डूक फैमिली अपने सफर के लिए रवाना हो जाती है, जहाँ पर बहुत सारे लोग आर्मी बना के रेड के लिए जा रहे होते हैं। और उनमें से हमें एक नए कैरेक्टर को भी दिखाया जाता है जिसका नाम आर्मेन होता है, और वो 4th क्लास मैजिशियन होता है। और उसके अलावा और भी कई सोल्जर्स होते हैं जो कि इस रेड पर आग्नोस डूक के साथ जा रहे होते हैं। तो बहुत देर तक सफर करने के बाद आखिरकार वो लाउच के कासल तक पहुंच जाते हैं, और यहाँ से ब्लैक फॉरेस्ट बहुत ही ज्यादा नजदीक है। वहाँ पर आते ही आग्नोस डूक एक बंदे को भी जानते हैं जिसका नाम रॉबिन होता है, और वो पहले डूक आग्नोस को सर्व करता था, लेकिन बूढ़े होने की वजह से रिटायर हो गया और अब लाउच के कासल पर उसकी ड्यूटी लगी हुई है। तो उसी एंड टाइम पर लाउच के कासल से 2 और नए कैरेक्टर निकलते हैं, जिसमें से एक बैग होता है, दूसरी छोटी लड़की जिसका नाम आना होती है, जो कि हमारे आग्नोस डूक को देखने के बाद कुछ बहुत ही ज्यादा खुश है। लेकिन जहाँ तक डूक आग्नोस की बात है तो उसके फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, क्योंकि उसके पीछे का रीजन अब हम खुद अपनी आंखों से विटनेस करते हैं। क्योंकि जो बंदा रॉबिन खड़ा हुआ था वो उसे बिला वजह डांटने लगता है, क्योंकि उसने उसे टाइम पर इन्फॉर्म नहीं किया, जिसके बाद डूक बीच में आकर उसे रोक लेते हैं, क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही हद से गुजर रहा है। लेकिन बैग को डांटने पर बैग को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, जो कि देख लॉर्ड जोशुआ बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उसे लगता है कि इसकी खोपड़ी में दिमाग नहीं बल्कि गोबर पड़ा हुआ है। इसके बाद वो एक एक करके सबसे ग्रीटिंग करते हैं, और आखिर में लॉर्ड बेबल को देखकर तो उसकी मुस्कुराहट और भी ज्यादा बढ़ जाती है, और वो इसलिए क्योंकि वो लॉर्ड बेबल का अंकल है। लेकिन लॉर्ड जोशुआ पर जब उसकी नजर पड़ती है तो वो उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, और जब पूछते हैं तो उनको चीफन से पता चलता है कि ये आग्नोस का सन है, जो कि सुन उसे बहुत ही बड़ा शौक लगता है, क्योंकि उसने कभी भी नहीं सुना था कि वनेसा का एक दूसरा बेटा भी हुआ है। लेकिन चीफन मजीद डिटेल में जाते हुए अब उसे पूरी बात बता देता है कि ये उसकी दूसरी बीवी का बेटा है। जब उसके ब्लड लाइन यानी कि पूछते हैं कि क्या वो कोई नोबल लड़की है जिसके साथ डूक आग्नोस ने शादी की है, तो जब उसको लूसिया की रियलिटी के बारे में पता चल जाता है तो कहता है कि अच्छा, अगर वो नोबल फैमिली से नहीं है तो इसका मतलब ये लड़का एकदम कचरा है। तो इस तरह की बात को सुनकर हमारे डूक आग्नोस को पता चल जाता है कि अगर मजीद ये इंट्रोडक्शन बढ़ेगा तो फाइट छिड़ सकती है, तो इसलिए अब और बातें डिस्कस करने के लिए नहीं है। तो वो वहाँ से जाने लगता है, तो बीच में ही बैग उसे रोककर उसे रेस्ट करने का बोलता है और कहता है कि उन लोगों ने एक फीस्ट को भी तैयार रखा है, तो वो उसको ज्वाइन कर ले। लेकिन डूक आग्नोस का जवाब ना में होता है, क्योंकि उसे पता है कि उन्हें रेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, और अगर उन्हें खाना ही खाना है तो वो अपने आर्मीज के साथ ही खाएंगे, जो कि यहाँ पर मुमकिन नहीं। और हमें अभी बहुत सारी स्ट्रेंथ बची है, तो हम डेस्टिनेशन पर पहुँचने के बाद
बाद ही कुछ फीस्ट खाएंगे। अब ये बात क्लियर करके जब वो वहाँ से जाने लगता है तो दोबारा बेग उसे रोक कर कहता है कि उसे पता है कि उसकी एबिलिटीज ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन उसके इलाके के जितने भी सोल्जर हैं वो उसकी मदद करने के लिए उसके साथ उसकी आर्मी में शामिल होना चाहते हैं और उसे यकीन है कि उसके सोल्जर को इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और एज वी एक्सपेक्टेड, जैसा कि हमने सोचा, तो उसके सोल्जर का जवाब हाँ में होता है। लेकिन उनको वहीं पर ही रोकने के लिए डूक आग्नोस बोलते हैं कि क्या वो अपनी बेटी को इसी तरह ही अकेला छोड़ेगा क्या, लेकिन बेग का जवाब ना में होता है क्योंकि वो अपनी बेटी को भी अपने साथ लेकर आ रहा है। इस पर डूक आग्नोस खुश नहीं होता क्योंकि वो एक छोटे बच्चे की जान खतरे में नहीं डालना चाहते। लेकिन आना, जो कि हमारे बेग की बेटी है, वो अपनी पावर का डेमोन्स्ट्रेशन डूक आग्नोस को दिखाना चाहती है ताकि डूक आग्नोस उसे बच्चा ना समझे। और वो जब अपनी पावर को एक्टिव करती है तो उसके साथ एक मैजिकल स्पिरिट होती है, यानी कि इसका मतलब आना स्पिरिट मैजिक का इस्तेमाल करती है, जो कि देख हमारा 4 क्लास का जो आर्मन होता है वो भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि स्पिरिट मैजिक एक बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल चीज है। इसको आप एक गॉड का गिफ्ट भी समझ सकते हो। तो एक स्पिरिट यूजर क्या होता है? स्पिरिट यूजर आम मैजिशियन के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा रेयर होते हैं क्योंकि जहाँ तक एक स्पिरिट यूजर की बात हो रही है तो हर 100 सालों में सिर्फ 100 ही स्पिरिट यूजर जन्म लेते हैं, तो इसलिए वो आम मैजिशियन से बहुत ही ज्यादा रेयर और पावरफुल है। अब जबकि ये डिसाइड हो गया है कि बैग की आर्मी भी ज्वाइन करने वाली है, वो टाइम को और वेस्ट नहीं करना चाहते। जब हमारा सीन आना पे पड़ता है तो उसके इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे क्योंकि वो लॉर्ड बेबल की ओर देखकर काफी ज्यादा शर्मा रही होती है और जोशुआ को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, ना इस लाइफ में ना अपनी पुरानी लाइफ में। लेकिन अब जबकि वो इस मिशन पर इकट्ठे हैं और टाइम स्पेंड करेंगे तो शायद से उसको कुछ याद आ जाए, क्योंकि जितना जल्दी याद आएगा तो उसके लिए उतनी अच्छी बात होगी क्योंकि ये उसके फ्यूचर प्लान का एक कांटा भी हो सकता है। जिसके बाद हमारा बेग बड़ी ही हार्श वर्ड्स के साथ हमारे जोशुआ को बोलता है, ओए कचरे, मेरी नजर तुम्हारे हर एक कदम पर होगी, तो इसलिए सोच समझकर कुछ करना। जिसके बाद हमारा सीन एवलोन एम्पायर के कासल पर पड़ता है जहाँ पर मार्कस उसी मैजिशियन के साथ बात कर रहा होता है जो कि 4th प्रिंस के साथ लॉर्ड जोशुआ की एबिलिटी को इंस्पेक्ट कर रहे थे। तो अब पूरी डिटेल देने के बाद मार्कस पूछना चाहता है कि उस बच्चे में आखिर कितनी पोटेंशियल है। तो अगर वो एक एग्जाम्पल के तौर पर बताए तो वो एक इंपीरियल नाइट के बराबर है, जैसे कि नंबर 9 इंपीरियल नाइट जो कि हमारे सर बेल है वो भी हमारे लॉर्ड जोशुआ की ही तरह है, लेकिन लॉर्ड जोशुआ उससे काफी ही ज्यादा अलग है। अगर मैं जो कि खुद ही एक इंपीरियल नाइट हूँ, अगर मैं सर बेल के साथ फाइट करूंगा तो मैं उससे 1v1 में जीत जाऊंगा। तो इस बात का मतलब वो बंदा बताना चाहता है कि सर बेल और जोशुआ एक जैसे हैं, लेकिन जोशुआ सर बेल का एक अपग्रेडेड वर्जन है और उसे बिल्कुल भी नहीं पता कि आगे के 10 सालों में वो और कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब मार्कस बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन अब वो उससे सवाल करता है कि अगर हम दोनों 1v1 करें तो कौन जीतेगा। इसका जवाब वो नहीं दे पाता और मार्कस को अपना जवाब मिल जाता है कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर कि जोशुआ बेल का एक अपग्रेडेड वर्जन है और अगर वो इसको भी हरा दे तो अगर वो बेल और इससे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो आखिर में उसकी फाइट मार्कस के साथ ही होगी। तो जोशुआ और मार्कस में कौन जीतेगा? तो इसका जवाब उसको इससे मिल चुका है कि अगर ये ही किंग के साथ 1v1 में नहीं जीत पाएगा तो इसका मतलब जोशुआ उसका ज्यादा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। और ये डिटेल भी काफी नहीं, तो इसलिए वो अपने इरादे पर बहुत ही ज्यादा रिग्रेट कर रहा है कि आखिर वो खुद क्यों नहीं गया। इसके बाद एक और बंदा आता है जिसका नाम जैकन होता है। तो किंग मार्कस जैकन से बोलता है कि क्या उस बच्चे को यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रखा जा सकता है। तो इसके जवाब में जैकन किंग मार्कस से बोलता है कि इस चीज के लिए 4th प्रिंस ऑलरेडी ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कि सुन मार्कस को एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है क्योंकि 4th प्रिंस उससे 2 कदम आगे सोच रहा है, क्योंकि उसे ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि जोशुआ एक टैलेंटेड लड़का है जिसको हर कोई अपने अंडर लेना चाहता है, लेकिन किंग मार्कस के अलावा उसे और कोई भी अंडर नहीं ले सकता क्योंकि उसके अपने भी इरादे हैं जिसके लिए जोशुआ एकदम परफेक्ट है। और फिर जब हमारा अगला सीन जोशुआ पर पड़ता है तो एक रेड मून अपीयर हुआ है जिसमें बहुत सारे मॉन्स्टर्स बाहर निकले हैं और उन्हीं के बीच में ही हमारा जोशुआ है जो कि अब इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि वो यहाँ पर सरवाइव कर पाएगा भी या नहीं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा थक चुका है। उसको देखकर ही बताया जा सकता है कि वो कितना ज्यादा थक चुका है। तो जोशुआ की ये हालत फ्यूचर में होने वाली है और हमें इस सीन में कुछ ज्यादा ही आगे लेकर जाया गया था। तो इसलिए जब टाइम में वापस लेकर आया जाता है तो डूक आग्नोस और उसकी आर्मी कैंप सेट कर रहे होते हैं, लेकिन सबसे खतरनाक बात ये होती है कि वो उस पहाड़ी के नीचे ही कैंप लगा रहे होते हैं क्योंकि जैसे ही मिडनाइट होगी तो वो मॉन्स्टर यहीं से ही गुजरेंगे और वो उस पर एम्बुश भी कर सकते हैं। तो उसी दौरान बैग आ जाता है और वो सेम यही बात बोलता है, मॉन्स्टर्स उन पर एम्बुश कर सकते हैं क्योंकि वो बिल्कुल उनके सामने ही है। अब ये बात आग्नोस को बहुत ही ज्यादा अजीब लगती है क्योंकि बैग को फाइटिंग में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो इस जगह को देखकर बता सकता है कि यहाँ पर क्या होने वाला है और क्या खतरा हो सकता है। तो इसलिए उसको जवाब में हमारा आग्नोस बताता है कि इस जगह की खासियत ये है कि जब भी रेड मून अपीयर होता है तो मॉन्स्टर्स का गुस्सा दुगना हो जाता है और उनकी स्ट्रेंथ भी दुगनी हो जाती है, जिसके बाद वो पहाड़ी से नीचे आकर बहुत सारे विलेजेस पर अटैक करते हैं। तो विलेजर्स को बचाने के लिए भी वो यहाँ पर आए हैं और उनका कोई भी मकसद नहीं है। तो अगर वो इस बात को समझ लिया है तो वो कैंप को बनाने में उनकी मदद करे, जिसके साथ बैग एग्रीड हो जाता है और मीटिंग भी खत्म हो जाती है। और आखिर में हमारे बेबल
जोशुआ को उसके फादर बताते हैं कि तुम दोनों को भी अपनी जगह खुद बनानी चाहिए, जिसके साथ दोनों एग्रीड हो जाते हैं। लेकिन हमारे जोशुआ के एक्सप्रेशन से लगता है कि वो अपने दिमाग में अपनी ही कोई खिचड़ी पका रहा है। जिसके बाद अगले सीन में हम लॉर्ड जोशुआ को लकड़ियां कलेक्ट करते हुए देखते हैं और उसके साथ 2 और सोल्जर्स भी होते हैं और उन दोनों सोल्जर ने हद से कुछ ज्यादा ही लकड़ियां कलेक्ट कर ली है, तो इसलिए वो वापस कैंप पर जाने का ठान लेते हैं और वो लॉर्ड जोशुआ को भी बताते हैं। लेकिन जवाब में जोशुआ बताता है कि उसको और भी लकड़ियां कलेक्ट करनी है क्योंकि इस लकड़ियों में बहुत ही ज्यादा नमी है और इस पर आग जलने का कोई भी चांस नहीं है। जो कि सुन वो गार्ड वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद हमारा जोशुआ लकड़ियों को फेंक देता है और अपने रॉड को निकालकर फॉरेस्ट को अंदर से डिस्कवर करने के बारे में ठान लेता है क्योंकि उसकी पिछली मेमोरी से उसे कुछ याद आया है कि यहाँ पर एक रेयर चीज उसको मिल सकती है। लेकिन मुसीबत को और बढ़ाने के लिए हम बैग को भी देखते हैं जो कि जोशुआ पर नजर रखे होता है, लेकिन जोशुआ को इस बात का कोई भी इल्म नहीं होता। तो वो कीमती चीज क्या है, तो वो एक प्राइमोर्डियल स्टोन होता है। इसको इस नाम से क्यों पुकारा जाता है, क्योंकि एंशिएंट मैजिक ने ही इसको ये नाम दिया है क्योंकि ये स्टोन बहुत ही ज्यादा पुराना है और ये हर एक एलिमेंट के शेप में आता है। जैसे कि लाइटनिंग का अपना होता है, फायर का अपना होता है, विंड का अपना होता है और वाटर का भी अपना होता है। इसके साथ बहुत सारे, लेकिन अभी तक इस दुनिया में सिर्फ 5 ही प्राइमोर्डियल स्टोन ने अपने आप को दिखाया है, बाकियों का अब तक कुछ भी पता नहीं चला। प्राइमोर्डियल स्टोन की खासियत ये है कि वो फर्स्ट सर्कल मैजिक को थर्ड सर्कल मैजिक के बराबर कर सकता है, यानी कि उसमें इतनी ताकत है। तो उसी को ही ढूंढने के लिए वो यहाँ पर आया है और उसकी अगर मेमोरीज को गलत दिशा में ना लेकर जा रही हो तो वो इसी फॉरेस्ट में ही एक प्राइमोर्डियल स्टोन को अपनी पिछली लाइफ में देखा था। लेकिन बहुत टाइम गुजर जाता है और वो काफी घंटों से भी चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई साइन भी प्राइमोर्डियल स्टोन का उसे नहीं दिखा। लेकिन शायद इस फॉरेस्ट के हार्ट, आसान शब्दों में इस फॉरेस्ट का सेंटर, वहीं पर ही पहुंचने के बाद उसे सुराग मिल जाएगा। लेकिन उसी बीच एक ब्लैक और कहा जाता है क्योंकि अपने चलने से ही इतना फोर्स क्रिएट कर रहा होता है कि बिल्कुल एक भूकंप की तरह लगता है। और जोशुआ से हमें ये बात पता चलती है कि अगर एक ब्लैक और के साथ आपने फाइट करनी है तो आपका रैंक लगभग बी रैंक नाइट जैसा होना चाहिए और ये अपने एनिमीज को 10 मीटर के अंदर अंदर ही देख सकता है। इसके अलावा अगर आप 10 मीटर से दूर होते हो तो ये आपको सेंस नहीं कर पाएगा और ये अकेले शिकार करते हैं, तो ये मेरे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वो इसको जल्दी से मार सकता है, वो भी सिर्फ एक स्ट्राइक के साथ। लेकिन जैसे ही उस पर अटैक करने वाला होता है तो ऊपर रेड मून अपीयर हो जाता है, जिससे वो ऑर्क ब्रजर्क हो जाता है। गुस्से वाला ऑर्क डायरेक्ट से ही अपने जोशुआ को सेंस कर लेता है और उस पर जब अटैक करता है तो अगर जोशुआ इस अटैक को डॉज नहीं करेगा तो वो मर जाएगा। तो इसलिए किस्मत के साथ वो उसके अटैक को डॉज कर लेता है और वो वहाँ से पतली गली से निकल लेता है, क्योंकि अगर वो इसके साथ रेड मून के अपीयर होने के बाद फाइट करेगा तो वो मर जाएगा और उसे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि उसे प्राइमोर्डियल स्टोन को ढूंढना है। लेकिन अब इस ब्लैक ऑर्क से कैसे बचा जाए, तो इसके लिए उसके पास एक प्लान होता है जो कि एक टेक्निक को यूज करके अपनी प्रेजेंस को एकदम से खत्म करने का होता है। ये बात उसको अपनी पुरानी मेमोरीज से याद आई है कि उसके दोस्त असैसिन किंग ने उसे ये ट्रिक सिखाई थी, तो इस ट्रिक से इस करंट टाइम में बचा जा सकता है। तो वो उस टेक्निक को यूज करने के बाद अपनी प्रेजेंस को खत्म कर देता है। इसके बाद वो ऑर्क उसके बहुत ही ज्यादा करीब होता है, लेकिन वो उसको फील ही नहीं कर पाता कि वो यहाँ पर बैठा हुआ है। इसके बाद इसी मौके का फायदा उठा के वो वहाँ से भाग निकलता है। अब और टाइम वेस्ट नहीं करना, सीधा ब्लैक फॉरेस्ट के हार्ट तक जाना है। लेकिन जाते जाते जब वो एक ब्रांच पर लैंड करता है तो वो ब्रांच बहुत ही ज्यादा कमजोर होती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। जैसे एक साउंड क्रिएट होती है और आसपास के जितने भी मॉन्स्टर होते हैं वो उसी ओर आ जाते हैं। जिन्हें देख अब जोशुआ को लगता है कि उसके तो लगने वाले हैं, लेकिन उसके पास एक और प्लान भी है कि इस सिचुएशन से कैसे बचा जाए। और वो प्लान अपनी स्पीयर टेक्निक का सेकंड फेज इस्तेमाल करने का है। वो अपनी स्पीयर टेक्निक के सेकंड लेवल को इस्तेमाल करके बहुत ही माना को रिलीज करता है, जिससे वो सारे मॉन्स्टर हिट होके पीछे दूर गिर जाते हैं और इसमें उसकी ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती। तो उस टेक्निक को यूज करने के बाद बहुत सारी पावर क्रिएट होती है और उससे वो मॉन्स्टर दूर तो गिर जाते हैं, लेकिन उसकी बॉडी इस सेकंड स्टेज को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाती और वो उसके साथ कंपैटिबल नहीं होती। तो उसको अपनी बॉडी में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है। जिस तरह के मॉन्स्टर्स का रुख है तो लगता है कि वो जल्द ही बाकी सोल्जर्स के साथ कांटेक्ट में आ सकते हैं। तो इसलिए अब टॉप प्रायोरिटी ये है कि प्राइमोर्डियल स्टोन को जल्दी से जल्दी ढूंढना है और अपने फादर और उन आर्मी की मदद करने के लिए जल्दी से वापस जाना है। जिसके बाद अगला सीन हमारा कैंप पर पड़ता है। तो कैंप पर ज्यादा देर नहीं लगती कि वो मॉन्स्टर्स पहुंच जाते हैं और वो कैंप पर इन्वेड कर देते हैं। जिसके बाद सारे लोगों को ये खबर मिल जाती है और वो भी फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन वो मॉन्स्टर है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे और वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो उसी बीच हमारा सीन हमारे बेबल पर पड़ता है, जो कि उन मॉन्स्टर्स को काफी आसानी से संभाल रहा होता है और साथ में हमारा सीएन भी बहुत आसानी से संभाल रहा होता है। तो सीएन के टेक्निक्स को देखने के बाद बेबल को वो बहुत ही ज्यादा कूल लगता है और एडमायर भी करने लगता है। लेकिन वो टाइम एडमायरेशन का नहीं है, क्योंकि सामने से मॉन्स्टर की एक सेना आ रही है, जिसको सोल्जर देखकर उनकी तो हवा टाइट हो जाती है। लेकिन उनको करेज देने के लिए पीछे कमांडर चीफोन आ जाते हैं, जो को उनको लाइन में करके बैटल के लिए रेडी करते हैं और दोनों रेसिस के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। बहुत ही घमासान फाइट जिसको वो डोमिनेट तो कर रहे होते हैं, लेकिन इनके नंबर्स कुछ बहुत ही ज्यादा हैं। कमांडर चीफोन ने तो ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जिस दिन ये यहाँ पर कैंप लगा रहे हैं तो इसी दिन रेड मून अपीयर होगा, क्योंकि उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से कल रेड मून होना था, लेकिन आज रेड मून अपीयर हुआ है। तो मुसीबत को और भी बढ़ाने के लिए वहाँ
वहाँ पर ब्लैक ऑर्क भी आ जाते हैं, जिन्हें देख कमांडर चीफन को ये बात नोटिस होती है कि वही है जो कि इस ऑर्क को रोक सकते हैं, क्योंकि वही बी रैंक नाइट है और बाकी और कोई बी रैंक नाइट इस आर्मी में शामिल नहीं है। तो अब सारी की सारी जिम्मेदारी वो अपने सिर ले लेते हैं, लेकिन जब वो उस ब्लैक ऑर्क पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उनके पहुंचने से पहले ही उसे एक चमाट पड़ती है, जो कि इतनी जोर की होती है कि हमारा कमांडर चीफोन पीछे गिर जाता है और एक ही चमाट के साथ उसकी हालत खराब हो जाती है। तो सोल्जर कमांडर चीफोन को इस तरह गिरता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा खौफजदा हो जाते हैं। फाइट के जज्बात, वक्त, जिंदगी सब कुछ चेंज हो जाती है और सिचुएशन पलट जाती है, जिसमें धीरे धीरे करके हमारे कमांडर चीफोन अपना कंपोजर खो रहे होते हैं, क्योंकि अगर वो ही कुछ नहीं कर सकते तो इस बैटल का आउटकम वो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होगा। तो उसी बीच एक हीरो की एंट्री होती है और वो हीरो और कोई नहीं बल्कि डूक आग्नोस है, कि कमांडर चीफोन को सेम ही बात बताते हैं कि उनको अपना कंपोजर नहीं खोना चाहिए, क्योंकि अगर वो फ्रस्ट्रेट होंगे तो ये बैटल का आउटकम बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो अब बाजी को पलटने के लिए हमारा डूक आग्नोस बैटल में उतर जाता है। सामने से बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर आ रहे होते हैं, तो अब जलवा दिखाने का टाइम आ गया है। डूक आग्नोस जो कि 1 ऑफ द 9 स्टार में से है, तो वो एक लॉन्ग शॉट के मास्टर हैं। तो आप लोगों को बताता चलूं कि द 9 स्टार में जितने भी ऐसे लोग होते हैं तो वो एक दूसरे से बढ़कर ताकतवर होते हैं, और उन्हीं में से ही हमारा एक डूक आग्नोस है। तो सामने के मॉन्स्टर्स को देखने के बाद अपनी सोर्ड को तैयार करके जब वो एक स्ट्राइक लगाता है तो इतना बड़ा फोर्स क्रिएट होता है कि सामने जितने भी मॉन्स्टर होते हैं वो एकदम सफाचट हो जाते हैं कि जैसे वो वहाँ पर थे ही नहीं। चीफोन ये देखकर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और उनकी पावर बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग होती है। और बाकी के मॉन्स्टर डूक आग्नोस की पावर को देखकर घबरा रहे होते हैं, जो कि होना ही था, क्योंकि ये आखिर है कौन। और एक ही स्ट्राइक के साथ पूरी की पूरी बाजी पलट जाती है। तो फिर उसी बीच हमारा सीन हमारे जोशुआ पर पड़ता है, जो कि आखिरकार उस प्राइमोर्डियल स्टोन को ढूंढने में सफल रहा। घायल हुई हालत में अब उस प्राइमोर्डियल स्टोन को सिर्फ उसे रिट्रीव करना है और जल्दी से अपने कॉमरेड्स और अपने पिता के पास पहुंचना है। और जब हमारा सीन जोशुआ के फादर पर पड़ता है तो उसकी पावर को देखने के बाद हमारा बेबल जो होता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, लेकिन उसका अंकल उसे समझाता है कि तुम में भी उसका ब्लड है, तो तुम भी फ्यूचर में इस तरह की पावर को इनहेरिट कर लोगे और तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन इतना तो वो समझ जाते हैं कि ये अभी छोटा बच्चा है, इतनी ज्यादा पावर को देखने के बाद इसे डर लग रहा है। और अब जबकि बच्चे की बात ही हो रही है तो आखिर वो कीड़ा कहाँ चला गया है। कीड़े से उसका मतलब लॉर्ड जोशुआ है, और वो जल्दी से जाकर कमांडर चीफोन से इसके बारे में पूछते हैं। लेकिन कमांडर चीफोन ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि वो बैटल में बहुत ही ज्यादा बिजी थे। लेकिन अब जबकि ये बात उन्होंने बता दी है तो वो भी क्यूरियस है कि आखिर लॉर्ड जोशुआ कहाँ पर है। बैक तो साफ साफ बोल देता है कि हो सकता है कि वो यहाँ से भाग निकला हो, कि सिचुएशन बहुत ही ज्यादा बिगड़ी हुई है, जो कि सुन पीछे सोल्जर काफी ही ज्यादा गुस्सा होते हैं, क्योंकि एक डूक फैमिली मेंबर के लिए ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता कि बैटल को बीच में छोड़कर अपनी जान के बारे में फिक्र करके यहाँ से भाग जाए। जब मामला और भी ज्यादा बिगड़ने लगता है तो डूक अपनी पावर को रिलीज करता है, जिसके बाद उन सब की सेंसेस दोबारा वापस आ जाती है, क्योंकि बैटल के दौरान बात करना अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारने जैसा है। सेंस में आने के बाद लॉर्ड बेबल सबसे पहले उन मॉन्स्टर पर अटैक करता है और उसके पीछे सोल्जर्स आते हैं। तो अब जबकि उन्हें पता चल चुका है कि डूक आग्नोस जब उनके साथ है तो उनको डरने की कोई जरूरत नहीं, तो वो धीरे धीरे करके सफल हो रहे हैं और वो मॉन्स्टर अपने डेन की ओर दोबारा भाग रहे हैं, जो कि कुछ सोल्जर नोटिस करके काफी ही ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन वही मॉन्स्टर उड़ते हुए उनके पीछे गिर जाते हैं। नीचे से सामने उन्हें कोई फटका देके पीछे फेंका हो। सामने पर जब उन सोल्जर्स की नजर पड़ती है तो वहाँ पर उनको बहुत सारे ब्लैक ऑर्क नजर आते हैं, जिनके आते ही फाइट का निजाम बिल्कुल चेंज हो जाता है। और अब हमारी डूक फैमिली ही है जो कि अब सबसे बड़े खतरे में है, क्योंकि एक नहीं बल्कि वो एक पूरा झुंड यहाँ पर आया है। तो उन ब्लैक ऑर्क के आने के बाद छोटे मॉन्स्टर भी होते हैं, वो भी काफी ही ज्यादा करेजफुल होकर डूक फैमिली पर काउंटर अटैक करते हैं। और अब हमारे डूक फैमिली के लिए सिचुएशन कुछ ठीक नहीं लगती। कमांडर चीफोन जो कि उनको बार बार चिल्लाते हुए कहते हैं कि भागने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अगर भागोगे तो और भी जल्दी जल्दी मरोगे और हम पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। और अब उनको भी नहीं लगता कि वो इस बैटल को जीत पाएंगे, क्योंकि उन्हें भी लगा कि वो इस फाइट को जल्दी से खत्म कर देंगे। लेकिन करंट सिचुएशन कुछ और ही है। लेकिन उसी बीच कमांडर चीफोन नोटिस करते हैं कि बहुत ही ज्यादा अंधेरा हो गया है, जैसे कि बारिश होने वाली हो। लेकिन उसी अंधेरे में ऊपर से हमारा हीरो आ जाता है, जो कि अपनी स्पीयर की मदद से लाइटनिंग को एक्टिव कर लेता है, जो कि उसकी न्यू एबिलिटी है। अपना वो स्पीयर सीधा उस ब्लैक ऑर्क के सिर पर मारता है, जिससे एक फटके के साथ ही वो नीचे जमीन में धंस जाता है और वो ब्लैक ऑर्क एक ही फटके के साथ मर जाता है। तो ये नजारा सब लोग देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और कमांडर चीफोन तो अपनी आंखों से ये विटनेस करके इस बात को बिल्कुल भी एडमिट नहीं करना चाहते। ब्लैक ऑर्क जो कि रेड मून में अपीयर हुआ है और ट्वाइस स्ट्रॉन्गर है, उसको हमारे लॉर्ड जोशुआ ने एक ही फटके के साथ हरा दिया। तो इसके पीछे जरूर कोई ट्रिक उन्होंने इस्तेमाल की होगी। और सेम हमारा रिएक्शन बैक का भी होता है। बैक जो कि हमारे जोशुआ को बहुत ही ज्यादा डिग्रेड कर रहा होता है और वो कहता है कि इतनी देर चुप कर, तुम सही टाइम पर आए हो और इन लोगों को तुम उल्लू बिल्कुल भी नहीं बना सकते, क्योंकि वो ऑर्क तुम्हारे पिता के अटैक से बहुत ही ज्यादा वीक हो गया था, तो इसलिए तुम्हें उसको मारना काफी ज्यादा आसान हो गया था। और वो अपने आर्मीज को भी बताता है कि ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जैसा कि तुम लोगों ने देखा। इसके साथ उसकी आर्मी भी एग्रीड हो जाती है, क्योंकि उनको भी लॉर्ड जोशुआ की एबिलिटी पर यकीन है, लेकिन इतना भी नहीं कि सी रैंक होकर एक ब्लैक ऑर्क को सिर्फ एक
ही पटके के साथ हरा डाले। क्योंकि तो जोशुआ अब ये ठान लेता है कि इन लोगों को अपना जलवा दिखाने का टाइम आ गया है, क्योंकि उसे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद कि कोई उसे इग्नोर करे। तो अब ये जो जलवा वो उन लोगों को दिखाने वाला है, तो इसके बाद वो बेहोश भी हो सकता है। लेकिन उसे टेंशन इसलिए नहीं हो रही क्योंकि उसके पीछे मॉन्स्टर खड़ा हुआ है, यानी कि उसके पिता वो जरूर उसकी मदद करेंगे। इसके बाद सामने से ब्लैक ऑर्क का एक पैक आ रहा होता है। उनको सोल्जर देखकर कहते हैं कि एक के साथ ही निपटना इतना ज्यादा मुश्किल होता है, तो अब इन लोगों को हम कैसे संभालेंगे। तो उसी बीच जोशुआ आकर उन लोगों को साइड पर होने का बोलता है, क्योंकि इस अटैक में उन लोगों को भी चोट लग सकती है। जिसके बाद दोबारा वो अटैक करने के लिए रेडी होता है और अब इस मर्तबा उस अटैक का नाम भी हमें बताता है, जो कि बोरोंटोस की पावर होती है। और लाइटिंग स्पीयर का इस्तेमाल करके जब एक स्ट्राइक लगाता है तो अब एक नहीं बल्कि 3 एक साथ गिर जाते हैं, जो कि बाकी सोल्जर्स के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर है, क्योंकि सी रैंक का नाइट 3 ऑर्क को एक साथ ही और वो भी एक स्ट्राइक के साथ हरा रहा है। तो ये तो वाकई में एक बहुत ही बड़ी खबर है। एक जो कि अपनी आंखों से सब कुछ विटनेस कर रहा होता है, तो उसे बहुत ही ज्यादा शौक लगता है कि एक छोटा लड़का इस तरह बड़े बड़े कारनामे कैसे दिखा सकता है। उसके सोल्जर्स के भी होश उड़े हुए होते हैं। तो उन्हें लगता है कि जोशुआ एक मैजिक स्वॉर्ड्समैन है। अब इसके बारे में हमें ज्यादा डिटेल तो नहीं बताई जाती, लेकिन हो सकता है आगे हमें पता चले। तो फिर उसके बाद आर्मिन आकर डूक आग्नस से बोलते हैं कि अब उनको सब कुछ क्लियर हो गया है कि आखिर उनको अपने इस बेटे से इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन क्यों है। और जब डूक आग्नस की नजर अपने बेटे पर पड़ती है तो उन्हें सब कुछ समझ में आ जाता है कि इसने अपनी लिमिट को पुश किया है और ये कुछ ही सेकंड्स में बेहोश हो जाएगा। लेकिन इस अटैक से इसने ये साबित किया है कि ये वीक नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग है, इस फैमिली मेंबर का एक हिस्सा बनने के लायक है। इसके बाद जैसा डूक आग्नस ने बोला तो वो बेहोश होने लगता है और साथ ही में ही ऊपर से ब्लैक ऑर्क उस पर अटैक कर रहा होता है। तो अपने बेटे की जान को बचाने के लिए डूक आग्नस उस ऑर्क को एक स्ट्राइक के साथ उड़ा डालते हैं। अपने बेटे को सेफ एंड साउंड रिट्रीव कर लेते हैं। तो अपने बेटे को रिट्रीव करने के बाद हमारा जोशुआ सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के लिए अपने आंखें खोल पाता है और वो अपने आप को अपने फादर के बाहों में पाता है और फिर बाद में वो बेहोश भी हो जाता है। लेकिन बेहोश होने से पहले उसे ये पल बहुत ही ज्यादा स्पेशल लग रहा है, क्योंकि उसके फादर ने उसकी जान बचाई है, क्योंकि उसने अपनी पिछली लाइफ में तो कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जोशुआ बेहोश होने के बाद एक सपना देखता है, लेकिन वो सपना एक सपने के लिए बहुत ही ज्यादा रियल है। यानी कि उस सपने में जो सीन्स उसे नजर आ रहे हैं तो वो एक सपने की तरह बिल्कुल भी नहीं है। वो दिखने में बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक है, जैसे कि वो फ्यूचर देख रहा हो। और सरप्राइज की बात ये होती है कि जिस जगह पर वो कमोशन क्रिएट हुआ होता है तो वो और कोई जगह नहीं बल्कि डूक फैमिली का कासल था, जिसके चारों ओर आग ही आग लगी हुई है। और उसी आग के बीच में ही एक बंदा निकल कर आता है, जो कि देख जोशुआ समझ रहा था कि ये उसके फादर है, लेकिन पूरी तरह से बाहर आने के बाद पता चलता है कि वो बेबल है। अब अपने ड्रीम में बेबल को देखने के बाद और इस आग्नोस फैमिली को देखने के बाद जोशुआ को तो थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है कि जब उसने अपने फैमिली को अबेंडन कर दिया था और वो वाइप आउट हो रही थी, तो उसने अपनी फैमिली की मदद बिल्कुल भी नहीं की थी, क्योंकि उन लोगों ने भी उसके साथ कुछ ठीक नहीं किया था। तो ये सीन हो सकता है कि आज से 10 साल के बाद जो आग्नोस फैमिली मुकम्मल तरीके से वाइप आउट होने वाली है, तो उसका नजारा कुछ इस तरह हो सकता है। और अब उसे इतना तो समझ में आ गया है कि ये ड्रीम स्पेशल ड्रीम है, क्योंकि इसमें ऐसी चीज उसे दिखाई जा रही है जो कि पहले उसने अपनी आंखों से विटनेस नहीं की। तो उसी कमोशन के बीच और उसी ड्रीम में ही उसे एक अलग पावर की हवा फील होती है, जो कि एक मैजिकल विंड उसे कह सकता है। और वही मैजिकल विंड हमारे बेबल पर एक अटैक करती है, जिससे बेबल बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाता है। तो अब एक विंड यूजर ही इस तरह कर सकता है। तो आखिर वो विंड यूजर है कौन जिसने बेबल पर अटैक किया है? तो पता चलता है कि वो आना है, वही आना जो कि बैक की डॉटर है। लेकिन वो बेबल पर अटैक क्यों कर रही है? जोशुआ को तो सब कुछ नजर आ रहा होता है, लेकिन वो जो आपस में बातें करते हैं वो उसे बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता। हो सकता है कि ये सपना सिर्फ इतना ही मुझे दिखा सकता है, और ये सपना वो कैसे देख रहा है तो वो भी उसको पता चल जाता है, क्योंकि उसके साथ ऐसी कोई भी स्किल नहीं है जो कि उसे फ्यूचर को दिखा सके। लेकिन प्राइमोडियल स्टोन को ऑब्टेन करने के बाद उसके शाम पर ही वो इस तरह का सपना देख रहा है। तो हो सकता है कि प्राइमोडियल स्टोन ने ही उसे ये सपना किसी वजह से उसे दिखाया हो। तो उसी फाइट के बीच एक और बंदा आ जाता है और उसकी आवाज को भी वो नहीं सुन पाता और ना ही वो उसके चेहरे को देख पाता है। तो उसको चेकआउट करने के लिए जब वो करीब जाता है तो अब उसे बेबल की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही है, जो कि अपने डूक फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए उसे वार्निंग देता है कि अगर उन दोनों ने ये सोचा कि वो डूक फैमिली को आसानी से हरा सकते हैं तो वो इस बारे में भूल जाए। तो ये सुनकर वो अनजान बंदा हमारे बेबल को कुछ बताता है, लेकिन इतने करीब होने के बावजूद भी वो उसका एक वर्ड भी नहीं सुन पाता। और अब वो स्पिरिट बीस्ट उस पर अटैक कर देता है, जिसके एक अटैक से ही हमारा बेबल मर जाता है। और उसके कुछ ही सेकंड्स के बाद उस बंदे का चेहरा भी हमारा जोशुआ देख लेता है और उसका नाम भी बताता है, जो कि ड्रेकिया होता है। लेकिन तब तक वो कुछ और देख पाए तो उसका टाइम लिमिट खत्म हो जाता है और वो सिर्फ इतना ही देख पाता है कि आगे 10 सालों में हमारी डूक फैमिली के साथ क्या होने वाला है और उसके पीछे किन किन लोगों का हाथ है। ये देखकर उसकी आंखें खुल जाती हैं, लेकिन आंखें खोलते ही वो अपने आप को अपने कमरे में पाता है। तो उठने के बाद जब वो
वो अपने उस सपने के बारे में सोचता है तो अब ये 100% क्लियर हो गया है कि वो सपना कोई आम सपना नहीं था। उसके पीछे जरूर कोई ऐसा राज होगा जो कि प्राइमोडियल स्टोन उसे दिखाना चाहता है। तो उसी एंड टाइम पर उसकी बॉडी में काफी ही ज्यादा दर्द होता है और उस दर्द के पीछे एक ही रीजन होता है, क्योंकि उसने अपनी बॉडी को कुछ ज्यादा ही पुश किया है। उसने प्राइमोडियल स्टोन को तो अचीव कर लिया है और उसको यूज भी कर रहा है और उससे वो काफी कम टाइम में ग्रो भी किया है। तो इसकी वजह से उसकी बॉडी इसके साथ कंपैटिबल नहीं है। तो इसी रीजन की वजह से उसकी बॉडी में कुछ हद से ज्यादा दर्द हो रहा है। लेकिन अगर प्राइमोडियल स्टोन ताकत के साथ साथ और भी चीजें तुम्हें प्रोवाइड कर सकता है तो इसका मतलब आजकल के जितने भी मजिशियन है जो कि प्राइमोडियल स्टोन के बारे में जितनी जानकारी रखते हैं तो वो अभी तक पूरी नहीं है। यानी कि अभी भी प्राइमोडियल स्टोन को स्टडी करने के लिए बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कि आज तक प्राइमोडियल स्टोन के बारे में पता नहीं चली। और अगर ऐसी ही बात है तो हमारा लॉर्ड जोशुआ इस प्राइमोडियल स्टोन को जानने के लिए हर वो मुमकिन कोशिश करेगा जो कि आज तक किसी ने भी नहीं की। यहाँ पर वो खुद से एक वादा करता है और साइड पर उसके फादर उसके साथ ही बैठे होते हैं जो कि कहते हैं कि ये चांद कितना ज्यादा फैसिनेटिंग लग रहा है। और मजीद उस मून के बारे में हमें बताता है कि ये मून कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। लेकिन तुम यकीन नहीं करोगे कि इसी मून ने हमें कुछ बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को दी है, लेकिन अब देखो कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। तो इस इंसिडेंट के बाद प्लान बदल जाते हैं, क्योंकि वो पहले तो इस फाइट को लड़ने के बाद डायरेक्ट कैपिटल जा रहे थे, लेकिन बहुत सारी कैजुअलिटीज सामने फेस करनी पड़ रही है जिसके लिए दोबारा उनको वापस जाना होगा। लेकिन जैसे ही वो रिकवर कर लेंगे तो वो दोबारा कैपिटल के लिए रवाना हो जाएंगे। जैसे कि मैंने तुम्हें प्लान बताया है कि तुम मेरे नाम से नहीं बल्कि एक फ्रेडरिक फैमिली के नाम से जा रहे हो जो कि पूरी तरह से वाइप आउट हो चुकी है और तुम ही उसको रिवाइव करने के लिए एक लौते मेंबर बचे हो। तो अगर जोशुआ को सिर्फ इतना ही करना है तो वो खुशी खुशी करेगा, क्योंकि टॉप प्रायोरिटी अपनी स्ट्रेंथ को वापस लाना है और उसे ज्यादा अटेंशन अपनी ओर नहीं खींचनी है। लेकिन उसके फादर एक और चीज भी बताते हैं कि वो सोते वक्त किसी नाम को बोला था जो कि एक कर्सफुल मैन का नाम है और उस नाम का जब वो उसे बताते हैं तो वो और कोई नहीं बल्कि ड्रैकिया होता है। वो जरूर ये जानना चाहेंगे कि आखिर जोशुआ को उस कर्सफुल मैन के बारे में कैसे पता है। तो अब जबकि आग्नोस डूक ने हमारे जोशुआ को सुन लिया है कि उसने एक ऐसे बंदे का नाम लिया है जो कि एक कर्सफुल मैन माना जाता है, तो उसे आखिर उस बंदे के बारे में कैसे पता। तो तब तक लॉर्ड जोशुआ जवाब दे पाए तो उसके फादर उठकर कहते हैं कि ये जरूरी नहीं है, अभी के लिए तुम्हें रेस्ट करना चाहिए और इस मैटर को भूल जाओ। जिसके बाद हमारा अगला सीन लाउच कासल के एक सीक्रेट रूम पर पड़ता है, जहाँ पर हमारा मोटा बेग कमांडर चीफोन से बोलते हैं कि क्या वेनेसा को इसके बारे में पता है कि लॉर्ड जोशुआ कितना ज्यादा पावरफुल है। तो कमांडर चीफोन का जवाब हाँ में होता है, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर नहीं बल्कि लॉर्ड जोशुआ ने कासल में भी काफी ज्यादा कमोशन को क्रिएट किया हुआ है जिसके बारे में वेनेसा को हर वक्त खबर रहती है। तो बेग इस बात से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि अगर उन दोनों को पता है तो वो इसके बारे में कुछ करते क्यों नहीं, क्योंकि अगर लॉर्ड जोशुआ इससे और भी ज्यादा ताकतवर हो गया तो आखिर में वो फैमिली भी इनहेरिट कर सकता है और हमारे बेबल के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम बन सकती है, क्योंकि एक पहाड़ी पर दो टाइगर रूल नहीं कर सकते, उन दोनों को फाइट करनी होगी और जो सरवाइव करेगा वही उस पहाड़ी का किंग बनेगा। क्योंकि अगर कल को वो फैमिली को इनहेरिट करना चाहता है तो उसकी पावर लेवल अभी से इतनी ज्यादा है तो हो सकता है कि वो हमारे बेबल को पीछे पछाड़ दे। इतनी इमेंस पावर इतने छोटे बच्चे के साथ कैसे हो सकती है। तो यहाँ पर बेग एक थ्योरी बताता है जो कि सेम कमांडर चीफोन की तरह ही होती है कि उसे लगता है कि इसने एक हायर डीमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, क्योंकि लॉर्ड बेबल को भी इस लेवल तक पहुंचने के लिए बहुत सारी सपोर्ट चाहिए थी और पर्सनली डूक आग्नोस ने उसे ट्रेन भी किया था। तो अगर आज वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इतनी ज्यादा एफर्ट से है, लेकिन तुम बता रहे हो कि एक गोबर को साफ करने वाला बच्चा अनएक्सपेक्टेडली आ जाता है और बेबल को पीछे पछाड़ देता है, ये तो इम्पॉसिबल हुआ। तो डीमंस का सुनकर कमांडर चीफन बोलते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये बात मैंने खुद अपने आंखों से विटनेस की है। लेकिन बैग बोलता है कि अगर तुमने विटनेस की हो या ना हो, लेकिन हम उसे अकेला इस तरह नहीं छोड़ सकते, जिसके साथ वो टोटली एग्रीड करता है, क्योंकि वैसे भी उसको मरना ही तो है और अगर वो अपनी पावर को इसी तरह ही हर बंदे के सामने रिवील करेगा तो वो अपने लिए पहले से ही बहुत सारे दुश्मन बना रहा है। अब जबकि हमने ये जान लिया है कि वो कितना ज्यादा कंपैटिबल है तो हम उसे आगे बढ़ने नहीं दे सकते। वो जोशुआ पर हर एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का जिम्मा अपनी बेटी को सौंप देते हैं, क्योंकि वो भी उसके साथ उस एकेडमी में दाखिल हो रही है। तो ये प्लान हमारे कमांडर चीफन को भी बहुत ही ज्यादा तगड़ा लगता है और वो भी इस प्लान को सपोर्ट करने में हर मुमकिन कोशिश करेंगे, क्योंकि कांटे को तो रास्ते से हटाना होगा वरना वो फैल भी सकता है और उन लोगों को आगे बढ़ने नहीं दे सकता। फिर उसके बाद हमारा अगला सीन ऑक्स और हमारी शेरल पर पड़ता है। तो ऑक्स कुछ इमरजेंसी और इम्पोर्टेंट बात हमारे शेरल को बताने के लिए आया है, लेकिन शेरल उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो बात जोशुआ के साथ रिलेटेड है। लेकिन ये भी सुनकर के ये बात जोशुआ के साथ रिलेटेड है फिर भी उसे कुछ ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं होती, क्योंकि ऑक्स ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि उसने ये सोचा कि जब शेरल को जोशुआ के बारे में पता चलेगा तो वो खुशी से कूदने लगेगी। लेकिन शेरल कहती है कि ऑक्स को वो पसंद नहीं, तो इसलिए वो उसके लिए बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं है और वैसे भी जिस मकसद के लिए वो यहाँ पर आए हैं तो उन दोनों को ये बात बिल्कुल भी नहीं बोलनी चाहिए। तो जब ऑक्स पूछता है कि उस मकसद के बारे में शेरल को कितना पता है तो शेरल अब सब बातें हमें बताती है कि हम एक इलाके के वॉर में छिड़े हुए हैं, जो कि हमारे बाद कॉम्बेल फैमिली जो है वो भी वेल्थ के हिसाब से दूसरे नंबर पर आती है, लेकिन उसके साथ अब मर्सनरी किंग है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब ये मर्सनरी किंग कौन है? तो ये तो है एक कॉमनर
गवर्नर, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि ये 1 ऑफ द 9 स्टार के सीट के लिए कम्पीट कर सकता है। लेकिन हाल ही में ही पता चला है कि वो कॉम्बेल फैमिली के अंडर काम कर रहा है और अब जबकि एक स्ट्रॉन्ग बंदा उसके साथ है तो हम उसके सामने बेबस है। लेकिन ये एक साइलेंट वॉर है और इसमें अगर हम जीतना चाहते हैं तो एक ही रूल अप्लाई करेंगे कि कौन कितना जल्दी एक दूसरे को सरप्रेस कर सकता है। तो इसलिए वो यहाँ पर आए हैं और हमारे डूक आग्नस ने इस सिचुएशन के साथ निपटने के लिए एक प्लान सोचा है कि जब शेरल और बेबल एक साथ हो जाएंगे तो फिर अब डूक फैमिली का ये फर्ज बनता है कि वो अपनी शेरल की फैमिली की मदद करे, तो इस तरह उनका प्राइड भी हर्ट नहीं होगा और कोई एहतजाज के लिए आवाज भी नहीं उठा पाएगा। जो कि सुन ऑक्स बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं कि शेरल हर एक चीज के लिए इतने ज्यादा फिक्र में है। लेकिन वो एक चीज के बारे में गलत सोच रही है कि ऑक्स को लॉर्ड जोशुआ से नफरत है। उसे इसलिए नफरत थी क्योंकि लोग उसे एक नाजायज औलाद समझ रही थी, लेकिन अब जबकि वो 10 साल में ही एक सी रैंक का नाइट बना है तो उसका स्टैंडर्ड चेंज हुआ। तो स्टैंडर्ड चेंज होने के बाद ऑक्स को अब वो पसंद है, क्योंकि अगर वो पहले उसके साथ घुल मिलने की कोशिश करता तो लोग उसके पीछे भी बात करने लगते और वो इस चीज के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था, क्योंकि अगर वो उसके साथ घुल मिल जाता तो उसकी फैमिली की रेपुटेशन बहुत ही ज्यादा खतरे में पड़ सकती थी। और ऑक्स को ये भी पता है कि हमारे शेरल को कौन पसंद है। वो वैसे ही प्रिटेंड करती है कि लॉर्ड बेबल उसे पसंद है, लेकिन दरअसल उसे लॉर्ड जोशुआ पसंद है। और अब जबकि उसका स्टैंडर्ड भी चेंज हो गया है तो ऑक्स उसे पूरी तरह से सपोर्ट कर सकते हैं और वो इस चीज के लिए उसके फैमिली के साथ बात करने के लिए भी रेडी है, क्योंकि अब ज्यादा मसला क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि अब उसका स्टैंडर्ड बहुत ही ज्यादा हाई हो गया है। जो कि सुन शेरल के आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि पहली मर्तबा उसकी फीलिंग को कोई समझा है और अब वो इतनी ज्यादा खुश है कि वो लॉर्ड जोशुआ के साथ आखिरी मर्तबा मिलना चाहती है और अगर हो सके तो वो उसके साथ एक लास्ट मील भी खाना चाहती है, जो कि एक साथ बैठकर खाई जाए। और वो इसका ऑर्डर ऑक्स को दे देती है और ऑक्स को उम्मीद है वो एक गुड न्यूज के साथ वापस लौट आएगा। तो उसी शाम हम डूक फैमिली के कासल में देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा बैंक्वेट तैयार किया गया है और उस बैंक्वेट में हमारा मेन कैरेक्टर हमारा जोशुआ ही होता है, यानी कि आज की रात वो एक हीरो है, वो भी सब लोगों की नजरों में। लेकिन हीरो तो इतना ज्यादा थक चुका है कि वो सीधा अपने कमरे जा रहा है, क्योंकि उसे रेस्ट करना है। लेकिन उससे पहले सीएन उसे मास्टर कहकर बुलाता है, क्योंकि वो इस बात के लिए सीरियस है कि वो फ्यूचर में उसी को ही फॉलो करेगा, जिसके साथ हमारा जोशुआ भी एग्रीड हो जाता है। और वो सीएन को बोलता है कि अभी के लिए मुझे रेस्ट करना है तो तुम जा सकते हो। वो चला तो जाता है, लेकिन लास्ट मर्तबा दोबारा बोलता है कि वो सीरियस है, तो इसलिए उनकी बातों को सीरियसली लेना। तो अब जबकि एक सबऑर्डिनेट उसे फ्यूचर के लिए मिल रहा है तो उसके लिए ये एक बहुत ही बड़ी न्यूज है, क्योंकि लास्ट टाइम वो काइजर के साथ दोस्त था और काइजर उसके करीब किसी को भी नहीं छोड़ रहा था। तो उसका मतलब उसे अब इस लाइफ में समझ में आ गया है, वो आगे जाकर उसे बिट्रे जरूर करेगा, लेकिन इस मर्तबा इतिहास बदलेगा। लेकिन फिर भी उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है कि उसके बेस्ट फ्रेंड ने उसे आखिर क्यों बुरी तरीके से मार डाला, वो भी सिर्फ अपनी पावर के लिए। तो उसी बीच पीछे से एक बूढ़ा आदमी आता है जो कि लॉर्ड जोशुआ को कहता है कि आपको एक मील के लिए बुलाया गया है, जहाँ पर आपकी मदर भी है, साथ में ही वेनेसा भी बैठी हुई है। और ये कोई रिक्वेस्ट नहीं बल्कि वेनेसा की तरफ से एक ऑर्डर है कि वो इस फीस्ट के लिए जरूर वहाँ पर आ पहुँचे। जिसके बाद अगला सीन हमारा वेनेसा के बताई हुए जगह पर पड़ता है, जहाँ पर जोशुआ इंटर करते ही सबसे पहले अपनी मदर के साथ ग्रीटिंग्स करता है। दोनों एक दूसरे से काफी टाइम के बाद मिल रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे को देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हैं। और वेनेसा का भी ये फर्स्ट टाइम है कि वो जोशुआ के साथ मिल रही है, लेकिन अभी तक कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ और चीफ एंड कमांडर हमारे जोशुआ को डांटने लगता है कि वो वेनेसा के सामने अपनी ग्रीटिंग्स को शो क्यों नहीं कर रहा। तो इस बात से हमारा जोशुआ काफी ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से की नजरों से हमारे कमांडर चीफन को घूरता है, जिससे हमारा कमांडर चीफन डर भी जाता है, लेकिन उसे काफी ही ज्यादा गुस्सा भी आता है कि आखिर ये मुझे इस तरह की नजरों से क्यों देख रहा है, इसकी हिम्मत कैसे हुई कि ये मुझे इस तरह की नजरों से देख रहा है। लेकिन सिर्फ एक ऑर्डर अपनी मदर से लेते हुए वो वेनेसा के सामने अपनी ग्रीटिंग्स को पेश करता है और अपना नाम जोशुआ आग्नोस बताता है। तो अपने नाम के आखिर में उसने आग्नोस बताया है, तो इससे वेनेसा को कुछ ज्यादा ही गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करके अपने मन ही मन में बोलती है कि मुझे ये कंट्रोल करना ही होगा, क्योंकि आज के बाद वैसे भी मैं इसकी शक्ल नहीं देखने वाली। वेनेसा उसकी मदर के सामने ये बात को रिवील करती है कि वो वैसे भी कैपिटल जा रहा है, तो उसकी इस बात पर राय क्या है। तो उसकी मदर सुनकर समझ जाती है कि अगर ये कैपिटल जा रहा है तो इसका मतलब इसको एकेडमी में दाखिल किया जा रहा है, जिस पर हमारा कमांडर चीफोन डिटेल में बताते हैं कि हाँ, आपके बेटे को इसलिए एकेडमी में दाखिल किया जा रहा है क्योंकि इसको 9 साल की उम्र में ही एक सी रैंक के नाइट से सब लोग रिस्पेक्ट दे रहे हैं। जो कि सुन उसकी मदर काफी ही ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन सामने से वेनेसा लूसिया से बोलती है कि वो काफी टाइम तक उस पर गौर नहीं कर पाई और उसे काफी टाइम तक इग्नोर करती आ रही है और उसके बेटे की खुशी में ही इस मील को तैयार किया है। तो वो फ्यूचर में घुल मिल रहना चाहती है, दुश्मनी नहीं क्रिएट करना चाहती। लेकिन लूसिया का जवाब भी सेम होता है, उन्होंने कभी भी किसी के बारे में भी अपनी फीलिंग्स को नहीं बदला, क्योंकि वो सारी सिचुएशन को समझ पा रही थी कि उन लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा था। तो बातें तो इसी तरह ही होती रहेंगी, तो इसलिए खाना शुरू करते हैं। तो खाना आने के बाद उनके सामने काफी ही ज्यादा लज्जतदार चीजें पड़ी होती है, जिन्हें देख जोशुआ समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। तो वेटर्स खाना को सर्व करने के बाद जब लूसिया उससे एक बाइट लेने वाली होती है, तो उसी बीच में ही हमारा जोशुआ बोल पड़ता है और हमारी वेनेसा से सॉरी भी
मांगता है क्योंकि उसने जो रूड बिहेवियर दिखाया और उनको अपनी ग्रीटिंग्स नहीं करवाई, तो उसके लिए ये माफी मांगता है। लेकिन वेनेसा टेंशन ना लेने का बोलती है और वो अपनी मील को एंजॉय करे, उसे सिर्फ इतना ही चाहिए। लेकिन हमारा जोशुआ तो कुछ अलग ही प्लान कर रहा है। वो अपनी मदर से कहता है कि वेनेसा ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और इतनी लज्जतदार चीजें सिर्फ हमारे सामने ही पड़ी हैं, तो मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि उनको भी तो कुछ खाना चाहिए और मुझे लगता है कि उनके सामने ज्यादा से ज्यादा चीजें नहीं रखी गई, तो इसलिए वो अपना खाना वेनेसा के साथ शेयर करना चाहते हैं क्योंकि वैसे भी ये लास्ट मील होने वाली है और इसके बाद वो लोग काफी ही ज्यादा क्लोज हो जाएंगे। और जोशुआ ऐसा क्यों कर रहा है, तो जोशुआ अब इस बात को रिवील करता है कि इन लोगों ने हमारे खाने में पॉइजन मिलाया हुआ है, जो कि डिटेक्ट करने में काफी ही ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन मैं काफी ही ज्यादा इस तरह की ओकेजन से कहीं गुजरा हूँ, तो मुझे ये पॉइजन को डिटेक्ट करना इतना मुश्किल नहीं लगा। तो इसलिए वो वेनेसा को बार बार इंसिस्ट करता है कि वो आपके साथ अपना खाना शेयर करना चाहते हैं। लेकिन वेनेसा इस बात को ठुकरा के कहती है कि वो डाइट पर है, अगर वो ज्यादा खाएगी तो वो मोटी हो जाएगी। लेकिन जोशुआ कहता है कि उनका फिगर पहले से ही इतना ज्यादा अच्छा है, तो उनको बिल्कुल भी अपने आप को होल्ड बैक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो अब वेनेसा बार बार एक बात तो नहीं दोहरा सकती क्योंकि अगर वो करेगी तो ये लोग सस्पिशियस हो जाएंगे। जितना उसे लगता है तो जोशुआ ने खाने पर पॉइजन को नोटिस कर लिया है, तो इसी ही की वजह से वो इस तरह की बातें कर रहा है। तो आखिर में जोशुआ वेनेसा से बोलता है कि आपने हमारे लिए कुछ बहुत ही ज्यादा किया है, हम जस्ट ग्रेटफुल हैं, इसलिए आपके साथ अपना खाना शेयर करना चाहते हैं। लेकिन आप खा नहीं रही, तो क्या आपने इसमें पॉइजन डाला है? जो कि सुन हमारा चीफोन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि ये एक रॉयल्टी है। ड्यूक आग्नोस एक फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन वेनेसा रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखती है, तो एक रॉयल्टी को इस तरह इंसल्ट करना और वैसे ही इस बात को मजाक में भी कहना बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। जो कि सुन जोशुआ हमारे चीफोन की ओर अपनी किलिंग इंटेंट को रिलीज करता है क्योंकि वो बात बात में अपनी टांग अड़ा रहा है और उससे किसी ने कुछ पूछा भी नहीं। और अगर जोशुआ ही डिसरिस्पेक्टफुल हो रहा है तो चीफन इस वक्त क्या कर रहा है, वो भी जोशुआ के साथ काफी ही बुरी तरीके से बात कर रहा है। ये भी तो एक डिसरिस्पेक्ट हुआ। लेकिन खुद के गुस्से पर कंट्रोल करने के बाद वो वेनेसा से बोलता है कि उसने ये बात मजाक में की है और चीफन कमांडर के एक्सप्रेशन से तो लगता नहीं कि ये बात मजाक है। अब चीफन कमांडर उस पर अटैक करने के लिए अपनी सोर्ड को निकालते हैं, तो वो भी निकालता है और कहता है कि एक तो तुम हमारे खाने में पॉइजन डालते हो और ऊपर से हमें ही ऐसा शो करवा रहे हो कि हमने ही कुछ गलत किया हो, तो अब इस बात का मैं क्या मतलब लूं? दोनों एक साथ पावर को रिलीज करते हैं, लेकिन जोशुआ की पावर को देखने के बाद चीफन कमांडर को लगता है कि ये सी रैंक कमांडर नहीं बल्कि ए या बी रैंक का हो सकता है क्योंकि ये जो पावर वो फील कर रहा है ये कोई सी रैंक का नाइट नहीं कर सकता। तो उसी टाइम पीछे से आवाज आती है जो कि उन दोनों को रोक कर कहती है कि ये कमोशन क्यों और तुम लोगों ने अपनी सोर्ड्स को क्यों निकाला है। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमारे फोर्थ प्रिंस पर पड़ता है, जिसके पास एवरग्रेंट नामी वही बंदा आ जाता है और वो उसे एक चिट्ठी देता है। चिट्ठी दरअसल उन लोगों ने जोशुआ को दी थी ताकि वो अपना जवाब दे पाए कि वो उन लोगों को ज्वाइन करेगा या नहीं। तो लेटर को खोलने के बाद जब वो उसे पढ़ता है तो एवरग्रांट को लगता है कि शायद खुशी के मारे ये शौक हो गए हैं, लेकिन वो उस लेटर को ही फाड़कर जोशुआ के बारे में बोलता है कि जोशुआ तुम तो काफी ही ज्यादा इंटरेस्टिंग निकले, मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगा क्योंकि तुम बाकियों से अलग हो और यही बात तुम्हें काफी ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। लेकिन इस तरह का जवाब मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो इसका मतलब जरूर जोशुआ ने लेटर में कुछ ऐसी बात कही है जिससे फोर्थ प्रिंस कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गया है। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहाँ पर खत्म होता है। अगर आपको पसंद आई तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि ये सीरीज कैसी लगी, और अगर आप वीडियो के लास्ट तक पहुँच गए हैं तो इसका मतलब आपने इस सीरीज को एंजॉय किया। तो अगर किया हो और आप नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। तो चलिए मिलता हूँ इसके अगले पार्ट के साथ। तो